ये नहीं बोलना सर। Mr. Ilham Karim, Mr. Ilham Karim, please go to your seat. Mr. Ilham Karim, go to your seat. The House is adjourned to meet at 11:15 a.m. today. करीब 800 से अधिक स्टेशन ऐसे हैं जिसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम की एक स्कीम चल रही है, जिसमें उस जगह के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोकल प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशन के माध्यम से एक बड़ा मार्केट मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर जो एकदम छोटा सा मार्केट होता था लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, उन विश्वकर्मा समाज के लोगों को आज एक्सपोर्ट का मार्केट भी रेलवे के माध्यम से मिल गया है। तो उसी जो जितने नए रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उन सब में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की व्यवस्था की जा रही है। श्री गणेश सिंह जी। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना एवं विश्व स्तरीय योजना की आज जो ऐतिहासिक काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने मिलकर के किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे मध्य प्रदेश में 80 अमृत रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है और सतना रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय बनाने का चयन हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी ने वर्चुअल उसका शिलान्यास भी किया था। मेरा बस एक प्रश्न है कि उनको कब तक कार्य शुरू होगा, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 1309 अमृत भारत के स्टेशन में से करीब 560 पे बहुत तेजी से काम चल रहा है और हर एक स्टेशन को बहुत डिटेल से देखा जा रहा है कि उसकी डिजाइन कैसी है, किस तरह से वो ट्रैफिक का उसमें मास्टर प्लान तैयार हो, शहर के साथ कनेक्टिविटी। तो इसी प्रयास से बाकी के स्टेशंस भी तेजी से काम होगा। श्री राम शिरोमणि वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा उनकी विद्युतीकरण से संबंधित कोई परियोजना बना रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मंत्रालय ने उपयुक्त लंबित परियोजनाओं और कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी का जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक एक एरिया का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा कि आज रेलवे में डेली 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियां बिछ रही है। पिछले 9.5 वर्षों में करीब 25,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछी है। लास्ट ईयर 5,200 किलोमीटर नई पटरी बिछी है। एक तरीके से पूरा एक स्विट्जरलैंड लास्ट ईयर एक नया जुड़ा गया है देश के रेलवे नेटवर्क में। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हरित क्रांति के बाद यदि इस देश में सबसे बड़ी कोई क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है तो स्टेशन के रीडेवलपमेंट का हो रहा है। इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमारा जो लोकसभा है सर, हमारे यहाँ 5 करोड़ लोग आते हैं देवघर में पूजा करने के लिए बैद्यनाथ धाम। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण सेकेंड एंट्री का जो पैसा दिया वो नहीं हो रहा है और स्टेशन रीडेवलपमेंट में जो योजना है वो योजना कारगर नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से ये पूछना है कि राज्य सरकार के कारण जो हमारा जसीडीह और मधुपुर रेलवे स्टेशन, जहां की कम से कम 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ लोग आते हैं, उसके रीडेवलपमेंट के लिए कब तक योजना होगी और कब तक ये पूरा होगा?
माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा सच है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उसमें से झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जिसमें अनफॉर्चुनेटली राज्य सरकार का रेलवे के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी डिजाइन का और खासकर स्ट्रक्चरल डिजाइन का उपयोग करके जहां पर राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिले, वहां पर भी ऐसी डिजाइन लाने का प्रयास चल रहा है जिससे कि राज्य सरकार के सहयोग के बिना भी काम आगे बढ़ाया जा सके। श्री मलुक नागर जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। मैं एक चीज, रेल सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, पर रेल मंत्री जी बैठे हैं, हमारे बिजनौर लोकसभा के प्रभारी भी हैं। 2004 से लेकर 2014 तक एक बार ममता बनर्जी जी ने, एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने डिक्लेयर करा के दिल्ली से मेरठ, हस्तिनापुर और सरदना होते हुए बिजनौर रेल निकलेगी। और अभी पिछले दिनों फिर 2017 में जो बीजेपी के मेरे से पहले सांसद जी, उन्होंने कहा भारतीय जनता कि चालू होने वाला काम। रेल मंत्री जी ने अभी पिछले दिनों मेरठ घूम के आए हैं और घोषणा करी है। मैं 9 बार पहले इस मुद्दे को उठा चुका हूं। तो क्या रेल मंत्री जी बताएंगे चुनाव से पहले क्या काम शुरू हो सकता है या पिछली घोषणाओं की तरह घोषणा ही रहेगी? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो बात कही, कई ऐसे मंत्री थे, कई ऐसी सरकारें थी जिसमें केवल घोषणाएं होती थी। ये मोदी जी की सरकार है जिसमें जो घोषणा करते हैं, जो काम करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन और उसका फाउंडेशन और इनॉग्रेशन दोनों के दोनों एक ही सरकार करती है। माननीय सांसद महोदय जी ने जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की है, वो उनका स्वागत है। कभी भी आके उसकी डिटेल चर्चा चैम्बर में कर सकते हैं। श्रीमती गीता विश्वनाथन। I would like to convey my thanks to Honorable Minister for sanction of Amrit Bharat stations, Samalakota, Tuni, Kakinada, sir. And also most important and long pending 3 ROBs also you are sanctioned. Already completed, sir, yet to be opened. And then 1 ROB also, RUB also sanctioned. Thank you so much, sir, on behalf of my parliamentary constituency. Sir, I would like to request you, sir. Sir, toilet facilities are very bad in conditions at some stations, and also in Pitapuram there is no lift facility, sir. And Samalkota there is no other side footover bridge also is not there, sir. Sir, you have sanctioned many works in out of Amrita Bharat. We also sanctioned 45 crores for development of stations, sir. But it is not started, sir. I would like to request the Honorable Minister to give instructions to concerned authorities for early completion, sir. Thank you so much, sir. माननीय सांसद महोदय ने जो विषय रेज किया सर, उसको नोट में संज्ञान में लेके इस पे जो भी विषय है डिटेल में एक बार डिस्कस कर सकते हैं। श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने अमृत भारत में जैसा उल्लेख किया है कि 1300 हमारे अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं जिसमें 506 पे काम है, 560 पे। माननीय बुद्धिस्ट सर्किट की तरफ मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है उसको उन्होंने अमृत भारत में स्वीकार किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जो उन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास के स्टेशन हम बनाएंगे, तो क्या इस बात का भी आगे आर्किटेक्ट में ख्याल रखा जाएगा कि अगर ये स्टेशन अमृत भारत जो बन रहे हैं वो बुद्ध के एरा में जो उस समय के आर्किटेक्ट थे उस तरह का एक लुक आए, क्योंकि विदेशी पर्यटक जब आ रहे हैं उनकी आस्था है, तो क्या इस दिशा में भी सरकार विचार करेगी कि ये जो अलग अलग बन रहे हैं आदर्श स्टेशन, वहाँ पे उनका जो लोकल हेरिटेज और एंटीक उनका एक आर्किटेक्चरल डिजाइन रहा हो उसको शामिल करेंगे, और वहाँ के जो गौतम बुद्ध का एक बुद्ध के प्रसाद के रूप में काला नमक चावल था वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उसके एक्सपोर्ट की भी उस स्टेशन से
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, The House stands adjourned to meet at 11:30 a.m. मालकानगिरी जो रेलवे प्रोजेक्ट अभी 2016 में एमओ साइन हुआ था उड़ीसा गवर्नमेंट और रेलवे के बीच कॉस्ट शेयरिंग बेसिस में शुरू होने के लिए अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और खुर्दा रोड बलांगीर 1984 से शुरू हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कब तक खुर्दा रोड बलांगीर कंप्लीट होगा और जयपुर नवरंगपुर और जयपुर मालकानगिरी प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा? धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि ये प्रश्न मेन प्रश्न से बहुत अलग है, फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि 2014 से पहले उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को, उड़ीसा तो आप सब जानते हो ना, इसलिए आप उड़ीसा का तो जवाब दे दोगे। उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एकदम इग्नोर किया जा रहा था। कुछ 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था साल का। मोदी जी ने आके आज उड़ीसा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है माननीय अध्यक्ष जी। और उड़ीसा में जिस तरह से पहले साल के 40-50 किलोमीटर की नई पटरियां बिछती थी, अब 450 किलोमीटर की नई पटरियां बिछ रही है। जो खुर्दा बोलांगीर प्रोजेक्ट की बात कही माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी से पहले की सरकारें केवल एक लिप सर्विस करती थी उस प्रोजेक्ट के लिए, कुल मिला के कभी 10 करोड़ कभी 5 करोड़। और आज देखिए बोलांगीर की साइड से हो या खुर्दा की साइड से हो, दोनों ही तरफ से तेजी से काम चल रहा है। और बहुत एक आनंददायक परिस्थिति है कि इस प्रोजेक्ट को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उड़ीसा के लिए, वेस्ट और कोस्ट को जोड़ने के लिए, वो सच्चाई में परिवर्तित हो रहा है। श्री अरुण कुमार सागर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, मैं अपनी लोकसभा जनपद शाहजहांपुर की ओर से फरुखाबाद, अल्लाहगंज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, पुवाया, खुटार, मैलानी, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, नई रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है। मान्यवर, लेकिन इस परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि
क्या स्वीकृत की गई फर्रुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मानवर। माननीय अध्यक्ष जी, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, इसका डिटेल माननीय सांसद कभी भी मेरे साथ बैठ के ले सकते हैं। श्रीमती संगीता आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि आजमगढ़ वाया लालगंज होते हुए वाराणसी वाया लालगंज होते हुए आजमगढ़ गोरखपुर तक की नई रेल लाइन का सर्वे के लिए बजट 22-23 में वित्त मंत्रालय द्वारा पास कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस सर्वे का क्या रिजल्ट आया है, ये सर्वे का कार्य कहाँ तक पूरा हुआ है, और ये आजमगढ़ लालगंज बनारस लालगंज आजमगढ़ से गोरखपुर तक की नई रेल लाइन का कब काम पूरा हो पाएगा, और ये लालगंज में सब स्टेशन जो बनाना है उसे कब तक सरकार पास करेगी? क्या मंत्री जी इसका जवाब दे पाएंगे? और सर, इसके साथ एक और क्वेश्चन है। एक ही पूछो सर माननीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लंबे टाइम तक विकास के बजाय कुछ और ही होता था। अब परिस्थितियां ऐसी आई है कि आजमगढ़ को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से तेजी से काम हो रहा है, और माननीय सांसद महोदय ने जिस प्रोजेक्ट की बात की है वो प्रोजेक्ट भी टॉप प्रायोरिटी पे उसका सर्वे का काम चल रहा है। के रघुराम कृष्ण राजू। Thanks for allowing my question. It is to Honorable Railway Minister ji that he has done extraordinary work for our Rasapur, that railway doubling and electrification. But because of the doubling and increase of traffic, we are getting problems for the traffic, and at the railway gates, more than 45 minutes there has been stoppage. And I hope the Honorable Minister would have got the request for a few more ROBs to control the movement. And another request is with the Kotipalli Narsapur, the line has been pending, which Honorable Minister is aware, for the last 20 years. Recently, after Honorable Minister took over, there is good development, but because of some funds paucity, there is a problem. I request to work out a way out where if you can give some installments, I think that line can be completed, which has been pending, which has been the dream of the former Honorable Speaker, Mr. Balayogi's dream. Hope you can fulfill it. And finally, some trains are ready for start, but because of some VIP inauguration, it is being pending. By virtually, if Honorable Minister can start that, I would be grateful. Thank you, sir. And underpasses has really picked up very good pace. Last year, we completed more than 1,000 flyovers and underpasses in the entire railway system. And this momentum will help so many areas which Honorable Member has alluded to. The second point that Honorable Member has said, that relates to the state government's contribution. We have actually requested many state governments that the 1 lakh crore fund, which is being given by the central government for development of infrastructure, if that can be used for development of railways, it will be a very big saving grace for both the central government and the state government. श्री हेमंत गोडसे महोदय, सेंट्रल रेलवे में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है कसारा घाट। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम लोग 1:37 ग्रेडियंट पे चलते हैं। सब गाड़ियां वहाँ पे रुकती है, बैंकर्स लगाने पड़ते हैं, और लगभग ये सेंट्रल रेलवे से लगभग 150 गाड़ियां मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियां चलती है। तो उसमें रेलवे का पैसा भी जाता है और लोगों का टाइम भी जाता है। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो 4थी और 5वीं लाइन का सर्वे जो चल रहा है, तो उसमें क्या उस घाट में से जो ग्रेडियंट है वो कम करने का कोई प्लान रेलवे करेगी? और उसी के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, दूसरा नासिक पूना जो रेलवे है उसका करेक्टेड डीपीआर अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे आया है, तो उसको अंतिम मान्यता कब मिलेगी और वो कब काम शुरू होगा? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, कसारा घाट देश के सबसे स्टीप रेलवे सेक्शंस में से सबसे ज्यादा जिसमें चढ़ाई है उनमें से एक है कसारा घाट, और इसीलिए जो 3rd और 4th लाइन बनाई जा रही है
थर्ड और फोर्थ लाइन में इस तरह से व्यवस्था की जा रही है माननीय अध्यक्ष जी कि जो 1/37 की ग्रेडियंट है वो कम होके 1/40 या 1/60 के आसपास रह जाए। उस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है, उस कंप्लीट उसका सर्वे डिजाइन वर्क चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो पुणे नासिक की बात कही माननीय सांसद महोदय ने, पुणे नासिक के बारे में भी बहुत तेजी से बहुत अच्छे से उसकी प्रोग्रेस हो रही है। No. Question. Ram Kripal Yadav. Sir, how can end the parliament? Sir, you are killing the democracy. Sir, you are killing the democracy. No opposition. मैं माननीय सदस्य करता हूं कि आपने पूरा श्री एम आरिफ, मौका श्री दिया है। थॉमस, श्रीमती कविता, वीए कुमार माची को चेतावनी देता हूं, कृपया अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे, प्ले कार्ड को लेकर नहीं आए। When there is no opposition members here. महोदय, सदन की कार्रवाई महोदय, एक मिनट, आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों,
माननीय सभापति जी, Mr. Tiruchi Shiva, if you are so careful about baseless allegations, go to your conscience, search your soul, and then reflect. I urge the leader of the opposition, I request you, sir, as leader of the opposition, as president of the Congress party, to prevail upon opposition members not to engage into this kind of indecorous conduct. We are the house is urgent to meet at 11:45 a.m. with the expectation that leader of the opposition will rise up to his position both as LOP and president of the Congress party and bring about order in the house. 11:45 a.m.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है? नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। द हाउस विल मीट at 12 noon today.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Question hour. Question hour. Yes. Yes, Honorable Minister. Nothing will go on record except the Honorable Minister. As we have already seen, कल हमने देख लिया है सर कैसे ए मेंबर ऑफ अदर हाउस आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहां तक मैं देख रहा हूं, सुना हूं, पढ़ा हूं और देखा हूं, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूं सर, ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूं। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया साहब। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर, राष्ट्रपति को अपमानित किया। ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इसीलिए हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने ये कहा है, आई वॉज डिसमेड टू सी द मैनर इन व्हिच, आई कोट सर, आई वॉज डिसमेड to see the manner in which our respected vice president was humiliated in the parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है, तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर।
हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में, हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर। पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर Shri Narendra Modi ji, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the Honorable Minister is, what major steps are being taken by the ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, सब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी है। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट है और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट है। और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में, एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब। और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक। और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फॉलोआउट है। ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों को कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एक जुगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री भुवनेश्वर कालिटा, सेकंड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. The new education policy encourages the multilingualistic society
and development of all languages and dialects in the country. What measures are being taken by the ministry to implement this paragraph of the policy, new education policy? Honorable Minister. साहब, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है और मोदी सरकार की यह फैसला है, एनईपी की यह परामर्श है, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई सर्कुलर निकाला है। भारत की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उस शेड्यूल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने। बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है। बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की एआईसीटी के द्वारा पूरा 4 साल की कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम की पहला साल पिछले बार आयोजन किया गया, उनके मार्गदर्शन से इस बार दूसरी बार भी हुई है। चेयरमैन साहब, अभी प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक बयान है, भारत की सभी भाषा, वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, ओहमिया हो, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज। ये इस सरकार की एक सैद्धांतिक परिवर्तन है। Honorable members, I am greatly touched by your gesture. I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. Dr. Amar Patnaik, third supplementary. Thank you, Chairman, sir. Sir, the national education policy, as the Honorable Minister just said, promotes all the Indian languages, teaching in all the Indian languages. Considering that Odisha will require over 50,000 teachers in 15 languages, including English, to implement the 3-language formula as prescribed in the new Education Policy 2020, and this was mentioned by the Education Ministry in response to an on-start question on 21st December 22. What measures has the Union government taken to enhance the training of the teachers under the Nishta program? Honorable Minister. Chairman Sahab, education is in concurrent list, especially the school education. Primary responsibility is with respective state government, but in overarching mechanism, right? Honorable member has rightly mentioned, in a post-corona, post-COVID process, Government of India has developed a digital module in the name of Nipun to capacitate or to upgrade the capacity of existing teachers. So NCRT and Ministry of Education is on this job. Diksha is a teaching learning digital module for the school education. In that Diksha module, lot of new capacity building modules in many subjects are there. Any teacher of any state is free to avail that opportunity. I hope Honorable Member will advise his esteemed colleague in the respective state to guide and do some basic work without doing in the secondary work. Let them concentrate on the basic work of teaching learning methodology, because in his state, which is fortunately my own state, the dropout ratio is little bit alarming.
Fourth supplementary, Irana Kadadi. Honorable member. धन्यवाद महोदय। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कर्नाटक में सीबीएसई विद्यालयों द्वारा कन्नड़ में शिक्षा देने हेतु क्या कार्य किया गया है और केंद्र सरकार के अधीन कितने विद्यालयों में कन्नड़ भाषा में शिक्षा दी जा रही है? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मैं तो उसकी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन की एकदम स्पेसिफिक उत्तर अभी मेरे पास नहीं है कि कितने विद्यालय में दिया जाता है, लेकिन मैंने पहला सप्लीमेंट्री में, कलिता जी की सप्लीमेंट्री में ये कहा कि आज सीबीएसई पहली बार भारत की सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की एक सर्कुलर दिया है, सब्जेक्ट टू द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगर विद्यार्थी चाहेगा कि मैं एक्स भाषा में पढ़ना चाहता हूं 22 शेड्यूल लैंग्वेज में, उस सीबीएसई स्कूल में आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही कन्नड़ भाषा में भी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। श्री वीरेंद्र प्रसाद बसे. Thank you very much, sir. I must compliment the government, Honorable Prime Minister, who recently said every state language of our country is a national language. I am equally very proud when Honorable Education Minister today informed the House in Pune, Maharashtra, one engineering college running through the Marathi language actually. It is a very proud moment for us. Recently, Honorable Prime Minister has announced in Assam there will be medical colleges and language of the medical college will be Assamese also. I want to know from the Honorable Minister, is any roadmap is planning by your ministry to follow up this decision? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तहत आती है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा, पिछले 3 दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता है चेयरमैन साहब, जो कहते हैं वो करते हैं, खुद वो प्रैक्टिस करते हैं। उसकी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने भारत की टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, विशेष करके हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मेटी के द्वारा चलाने वाले भाषिणी टूल को यूज करते हुए, सर भाषिणी का अर्थ है कि हमारी जो ट्रांसलेशन की दुनिया है, आप अभी हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, उसको हम इंटरप्रेटर के माध्यम से अभी उसको अपनी भाषा में सुनते हैं, लेकिन अभी और प्रायर इंफॉर्मेशन के साथ, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भारत की नौजवानों ने बना दिया है, आईआईटीज ने बना दिया और मिनिस्ट्री ऑफ मेटी ने उसको मदद किया है। भाषिणी टूल को यूज करते प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 दिनों में एक काशी तमिल संगमम में उन्होंने तमिल भाषाभाषी बच्चों को हिंदी में कहे, वो बच्चे पहला 5 मिनट को एकदम कुछ सेकंड्स के अंतराल में उसको उन्होंने तमिल में समझा। कल ऐसे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत देश में विभिन्न बच्चों से बातचीत करते हुए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चेन्नई का गुवाहाटी आईआईटी में बैठा था। प्रधानमंत्री जी के साथ भाषिणी टूल को यूज करते हुए उनसे संवाद हुई है। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने अगर आसाम में कहा है कि मातृभाषा में, अहोमिया भाषा में भी मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, उसको भी ये सरकार करके देगी, ये मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आश्वस्त करता हूँ। Question number 182, Dr. Sonal Mansingh. Thank you, sir. Question number 182. Honorable Minister. Sir, answer is laid on the table of the House. First supplementary, Dr. Sonal Mansingh. What specific steps have been initiated by the government to reduce the dropout rate of girl students, specifically in schools of rural India, and how effective have been those initiatives in achieving goals? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, ये ड्रॉप आउट के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछी है। सर, उसको मैं 2 हिस्से में उसके उत्तर देना चाहूंगा। एक तो स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। विशेष करके स्कूल एजुकेशन जो मूलतः राज्य सरकारों की दायित्व में है,
ये थोड़ा चिंताजनक है कि कुछ जगह पे ड्रॉप आउट है। उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की स्कीम, जो भारत सरकार की मेगा स्कीम है स्कूली एजुकेशन को मदद करने में, जिसमें लगभग हम 70,000 करोड़ तक भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है विभिन्न राज्यों को। उसमें 2-3 इंटरवेंशन में कहना चाहूंगा। एक, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है। स्कूल में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट एक चुनौती है, इसलिए सारे विषय को स्पेशल इंटरवेंशन करने के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। दूसरी, सब ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक स्कीम भारत सरकार की चलती है, जहां बच्चियों के लिए विशेष स्कूल शिक्षा की दिया जाए, यह भारत सरकार की स्कीम है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण योजना के तहत राज्यों को लगभग 40,000 करोड़ रुपया की खाद्यान्न तथा आर्थिक अनुदान दिया जाता है पीएम पोषण चलाने के लिए। यह एक प्रमुख कारण है देश की ग्रामीण और गरीब इलाका में बच्चे स्कूल में आए। उसको आगे ले जाने के लिए ग्रामीण इलाका में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। प्रधानमंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स, इसकी भी एनविजन किया गया है। 14,500 स्कूल का भी देश में कम से कम सभी ब्लॉक में 1-2 स्कूल हो जाए, कम से कम एक स्कूल हो जाए, ये उसकी कल्पना है। मूल उद्देश्य है बच्चियों की ड्रॉप आउट रेशियो घटे। Second supplementary, Dr. Sonal Mansingh. Whether the dropout rate of country school and education is alarmingly high, if so, the steps that are being taken by government in view of the above suggestions, especially, sir, taking into account Beti Bachao, Beti Padhao, which has been going on for the past 10 years, and still if the dropout rate has not really come down as envisaged, what are the reasons and how do we address Honorable it? Minister. चेयरमैन सर, मैंने पहले सप्लीमेंट्री के अंदर सारे का विनम्रता से उत्तर देने के लिए कोशिश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पहला क्वेश्चन में एक उत्तर दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। इन दिनों में पिछले 14-15 की तुलना में अगर आज हम 21-22 में उसकी कॉन्ट्रास्ट तुलना करें, लगभग 25 से लेकर 50% की ग्रोथ, 80% तक एसटी वुमेन में 50-80% तक ग्रोथ हुई है। ये एक, लेकिन एंट्री होने के बाद उसको कंटिन्यू करके ड्रॉप आउट ना हो, ये एक चुनौती है। हम सभी को मिलकर इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। Third supplementary, श्रीमती सुलता देव. थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से हूँ कि जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, खासकर गर्ल चाइल्ड का जो स्कूल एजुकेशन में, ये महामारी के कारण ज्यादा हो रहे हैं, और कितना ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इसके कारण, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है आंखों के देख ये सामने रख के कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था मैकेनिज्म किया जाए जो वो जो ड्रॉप आउट होते हैं रूरल एरिया में ये महामारी के चलते, वो सब रोका जाए। Honorable Minister. कुल चुनौती वही है कि बच्चियों को हाथ पकड़ के स्कूल तक ले आना पड़ेगा। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब उन्होंने खुद एक कार्यक्रम लेते थे। गर्मियों के दिनों में वो खुद जाते थे, कोई एक ब्लॉक में बैठते थे 3 दिन, और उसमें गांव-गांव घूमते थे। बर्थ सर्टिफिकेट के तहत जो उस इलाका में बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हुई है, उन घरों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के नाते जाते थे। आज भी वो व्यवस्था वहां जारी है। जो गुजरात से सदस्य मित्र आते हैं, उनकी सभी की अभ्यास है, साला को निमंत्रण देने के लिए वो जाते थे, न्योता देने के लिए। समाज की सभी लोगों की दायित्व है बच्चियों को स्कूल तक ले आना, उनको हाथ पकड़ के एक 12वीं तक और हायर एजुकेशन तक ले जाना। बच्चियों की वैज्ञानिक प्रमाण होती है, जब बच्चों के लड़के और लड़की के बीच में पढ़ने की स्पर्धा होती है, लड़कियां अनडाउटेडली अव्वल नंबर आते हैं, ये प्रमाणित हुआ है। लेकिन जो हमारी देश की सामाजिक परंपरा और व्यवस्था है, उसमें समाज जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों की दायित्व है उसको आगे से नेतृत्व करना। Fourth supplementary, श्री
Kanak Medla Ravindra Kumar. As per the union government and the national education policy, they wanted to promote all regional languages and particularly in primary education. As far as the Andhra Pradesh is concerned, the government of Andhra Pradesh has taken a decision to impose English medium in a primary education also, which is a mandatory. Due to the decision, dropouts are more in the state of Andhra Pradesh. Whether the union government has taken any steps to advise the state government to continue the regional language Telugu medium in the primary education. Honorable Minister. It's a very dynamic question, and it's a good question also. It's a pertinent question. Government of India, as I said in my previous answers, Prime Minister is very clear on certain issue. All regional languages, all mother tongue oriented languages are national language. So there is no disparity. The child should read and write in the mother tongue. There is no second opinion. The language he is first time listening or uttering the word in the language, he should continue with that language for writing. There is no second opinion. The primary level teaching should be in the mother tongue. But according to my information, I had been to Andhra. I have seen a very unique model in Andhra. In the textbook of Andhra Pradesh has developed a QR code in all the pages of Andhra textbook. A student through a smart device can read that in local Telugu language also. So education technologies are very dynamic. New things are coming up. We should not create political confusion on that. The primary level teaching should be in the mother tongue. There is a consensus. There is no second opinion on that. Fifth supplementary, Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद। नई शिक्षा नीति ने देश में स्कूली शिक्षा में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा एक प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। टीचर्स ट्रेनिंग में अलग अलग राज्यों में जो ट्रेनिंग के प्रोसेस हैं और जो उसके कुरिकुलम है, उसके पाठ्यक्रम है, उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भिन्नता इतनी अधिक है कि छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। एनसीईआरटी क्या उसमें एक रूपता लाने की कोशिश करेगी? इसके साथ एक छोटा सा मैं चीज जोड़ना चाहता हूं कि इस एक रूपता के साथ एक बहुलता लाने की आवश्यकता इसलिए है कि बोडोलैंड के बच्चे की शिक्षा और झारखंड के बच्चे की शिक्षा या किसी औद्योगिक क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष को उस पाठ्यक्रम में जोड़ने की भी आवश्यकता है। Honorable Minister, it is more of a suggestion. मैं वही कहने वाला था इसे, लेकिन जो अभी मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श से नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनी थी। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने अपना काम पूरा करके सिलेबस और टेक्स्ट बुक बनाने की काम शुरू हो गया है। अभी एनसीईआरटी सारे राज्यों सरकारों के एनसीईआरटी को साथ लेते हुए नई सिलेबस और टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ रहा है। 1-2 साल लगेगा। ये सारे में जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है, यही सारा विषय अकोमोडेट किया जा रहा है और भी विषय को अकोमोडेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्री नरेश बंसल। मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री,
श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूंकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती है उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहां तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, और हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्जरलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरिन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also. And now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with 2 important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing. And now, unfortunately, it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death and 12% in road accident.
Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time, the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind, there is no fear for the law and the respect for the law. That is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually, it is also a problematic thing. Earlier, there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Sri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeed. But when the speed is high, at the same time, the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeed. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km/h. And now particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan. And when the road is designed for 120 km, and there is because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that, considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. So Minister said rightly, this lane discipline. Now, a lot of controlled access roads has come, a lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. A lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large,
it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Question number 184, Shri K.R.N. Rajesh Kumar. Honorable Minister. श्रीमती सीमा द्विवेदी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृतप्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है, और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है, और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है, और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हजार से स्टार्ट किया है, और चूंकि 5-4 करोड़ रुपए हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। और सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी, और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है, तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है, और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है, और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया
से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा। और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5 साल पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री दीपक प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या क्या पहल की गई है। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से ग्रामीण सहकारी बैंकों की बात अभी की है, तब मैं कह सकता हूं कि जब से सहकारिता मंत्रालय हमारे भारत सरकार में बना है और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी के लिए पहले सहकारिता मंत्री को दी गई। बैंकों में बहुत सारे इस प्रकार के व्यवधान आते थे तो कई प्रकार की कठिनाइयां जनता को, किसानों को होती थी, लेकिन बहुत से टैक्स से संबंधित इशू होते थे, उनका सरलीकरण करने का काम किया है। बहुत से टैक्स के इशू थे, उनको खत्म करने का काम भी किया है। और जहां तक ग्रामीण सहकारी बैंकों का सवाल है क्या क्या, तो मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंक बोर्ड अनुमोदित नियमों के माध्यम से अब तकनीकी राइट ऑफ के साथ साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आवास ऋण की सीमा जो पहले थी उसे हमने 2.5 गुना बढ़ा करके उसको 35 लाख से 75 लाख तक करने का काम किया है। और साथ ही साथ ग्रामीण सहकारी बैंकें जो वाणिज्य रियल एस्टेट रियासी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम हो सकेंगे और इसमें न केवल हम व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता मिलेगी बल्कि बल्क हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ इसमें मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम करने का काम भी किया है, जिससे प्रोडक्शन चरण के पहले 3 महीनों में ये सुविधा निःशुल्क इसमें ले सकेंगे। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ सदस्य ऋण संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया गया है। सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85% तक जोखिम कवर करने का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को अब भी सहकारी बैंकों को कॉलेट मुक्त ऋण देने का काम भी किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 188 श्री एस सेल्वागन बाथी। Number 188. Honorable Minister. First supplementary Shri S. Selvagan Bati. Thank you, Chairman, sir. I would like to ask the Honorable Minister, although fast-track transactions are connected to the bank accounts, multiple deductions are occurred some of the travelers into some toll plazas. Is there any mechanism to control such double deduction? Honorable Minister. Honorable Speaker, when we receive any complaint, we have a special cell. Immediately we are taking action and giving relief to the people. But now the software is well established. Probably the problem is very less, but somewhere if it is a problem, we have already resolved the grievances and we will find out the way. Second supplementary Shri S. Selvagan Bati. Thank you, Chairman, sir. Whenever a vehicle crosses a toll plaza, immediately the amount will be deducted from the bank account and the message will be sent to the customer. But sometimes the messages will be received in the next day only. Is there any possibility to say that the messages reaches the travelers within 1 hour or half an hour time? Sir, Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already the system is established by which NPCI refunds procedure is there, and the money within 7 days they are refunding the money, and already the system is established. And if suppose after that if there are some problem, they can directly complain to NHI authority, sir, we will resolve the issue. Sometimes there is a problem because of network delay. Somewhere the frequency is a problem. So that is to be a technical problem.
We are trying our level best to resolve this issue, but anywhere any problem is there, by receiving the complaints with the appropriate authority, we resolve the issue. And if anywhere the problem is there, people can come to NHI and we will have a special section where we will take the decision. Third supplementary, Sri Thambi Durai. Chairman, sir, I want to know through you, sir, Honorable Minister, regarding the fast track. Toll plazas, when they are using fast track, many places not properly working because vehicles are standing for a long time. They are putting technically whatever even the minister says that fast track is not properly functioning and lot of crowds are. Whether the minister aware all these things, take necessary action to see that this can be rectified and the vehicles can be easily moved. That I want to know. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already the penetration of FASTag in the country is 99%. FASTag issued more than 8 crores. Average daily collection through FASTag is 187 crore. The number of FASTag transactions in 2023 is 286 crore, and proportion of FASTag transaction via waste to total transaction 97%. Sir, actually because of the FASTag, the 92% increase in toll revenue since FASTag. It is an advantage of 7,000 to 8,000 crore per year. Now earlier waiting time at toll plaza was 12 minutes. Now with the FASTag waiting time coming to 47 seconds, 93% reduction. But because of connectivity problem, there are somewhere we are facing some technical problem, and now we are resolving that. But I am giving assurance to the honorable member that now we are moving towards the new technology, and that is to be more important. And that technology is of world standard. We have already completed the pilot project in Delhi-Mumbai highway and peripheral ring road of Delhi. The location-based pay as you use. If you are using only 10 kilometers, but because of distance in the toll, you have to pay the price for complete road. But now by this system, whatever the road which is used by the consumer, only that much amount they have to give. So location-based pay as you use road tolling mechanism. A pilot was carried by NHI in 2020 along with Delhi-Mumbai corridor. That is the satellite-based tolling ensures no losses to NHI or concessionary. Now here is the advantage that presently the expenditure for collecting toll to a fast track is 12%. By this system, we will reduce this cost 2 to 3%. There is an advantage of 10,000 crore. And by using the system, there is an estimate that we have increased again toll by 5 to 6,000 crore. So 15 to 16,000 crore will be more revenue to NHI by the system. We are now moving towards that. And now we are planning to move in the direction that there will be a joint venture of the nationalized bank and the technology provider, and that joint venture will take the responsibility for implementation of this new system. We are in the process, and before March, we are very much keenly interested to start this system in the whole country, and which will be beneficial to the people. 100 times it will be useful for NHI and the government to increase the toll by 15,000 crore per year. Sri Sasmit Patra. Thank you, Honorable Chairman, for giving me this opportunity again. Thank you so much, sir. Sir, Honorable Minister is a very dynamic minister who believes in technology and taking up technology to the last mile. And I'm sure Honorable Minister is also aware that there are many technologies now that are coming up where you do not have to go through a FASTag. There are these monitors that are there on the national highways itself. And as you cross those monitors, automatically the tags that you have, it gets deducted. You do not have to go through a toll plaza at all. Going forward with the Honorable Minister, because of the new highways that he's building, consider putting them on a pilot basis so that the vehicles don't have to stop at all at a toll plaza, and toll plazas would be history. Thank you, sir. Honorable Minister. Available best technology in the world, and considering your spirit which you are giving me as a suggestion, on the same way we are on the same line, and before March end we will give this type of good service to you and the people of our country. Question number
189, Shri Dheeraj Prasad Sahu, not present. Honorable Minister. No. Honorable Minister. Honorable members, we follow rules in this house. Only those members who have been suspended, their questions are cancelled. But those members, by virtue of their absence for whatever reason, have not come to be suspended, they were not part of disorder, their questions are read. Okay. Honorable Minister. So, जवाब पटेल पर रखा. Supplementary, Shri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honorable Chairman, sir. The question is basically the road accidents and road safety, and particularly in the national highways. I understand, and the Honorable Minister has announced a very ambitious plan to have underwater highway in Assam, in Brahmaputra. And already concept paper has been drawn already, and the DPR is going to be drawn, and it has been given to an agency. Whether this aspect of accident and safety will be the priority and premier condition in that. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, our automobile industry is the fastest growing industry in the world. When I taken charge as minister, our number was 7. And the total size of the industry was 7.5 lakh crore. Now presently the size of the industry is 12.5 lakh crore, and this is number is now we just surpassed Japan, and our number is 3rd. So first is China, second is USA, and third is India. And our ambition of our government under the leadership of Prime Minister Modi ji that within 5 years we will be number 1 in the world. Sir, one side the automobile number is increased. The industry is very important because this is the industry which is giving maximum revenue as a part of GST to the state and central government. This is, I am giving complete. This is the industry which is giving 4 crore 50 lakh jobs. This is the industry which have maximum export. Now the problem is that at the same time when the automobile number is increased, population is increased, we need to increase the road length. And for that reason, we are using different type of modes, different type of technology. And some of the technology we are using ropeway, cable car, funicular railway, electric bus. Somewhere we are developing waterways. Somewhere we are using amphibious seaplane. Somewhere you are making some roads like under the water also. So the new technology which is available in the world, on the basis of that, we need to improve our transport system. And a project which is suggested by honorable member, it is under consideration and we will work on it. Srimati Seema Dwivedi, last supplementary. सभापति महोदय, मैं अपने माननीय विद्वान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप के नित्य नवीन अच्छे प्रयासों से दुर्घटनाओं में कमी आई है और कई प्रांतों में हमारा उत्तर प्रदेश भी है जिसमें दुर्घटना में कमी आई है। महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि NHI में जो हमारी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें एक प्रमुख कारण होता है हमारा आवारा पशु, जैसे कि नीलगाह। नीलगाह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से ही माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या NHI पर जो नीलगाह जैसे जानवर के आने से दुर्घटना होने की बढ़ोतरी होती है, क्या उनको रोकने के बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय स्पीकर महोदय, सम्मान्य सदस्य जो बता रही है वो प्रॉब्लम है। एक तरफ हम एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दूसरी ओर लोग जानवर लेके रोड पर घुसते हैं। अभी मैं ग्वालियर से गया था तो दतिया तक पूरे रोड पर रात को जानवर छोड़ दिए थे, और ये ज्यादातर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि विशेष रूप से रोड के बाजू में वो पुराने जो भैंसों और गाय को लेकर तबेले जो खड़े हैं वो कभी भी उनको छोड़ के दे देते हैं और रात को स्पीड से गाड़ियां जाती है, अंधेरे में एक्सीडेंट होते हैं। तो राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है
कि रोड के ऊपर जो कानून और सुरक्षा है उसको रखने की है। पर मैं आदरणीय स्पीकर महोदय आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इको फ्रेंडली बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं ताकि ये ना आए। और दूसरी सबसे अच्छी बात आपके ही प्रदेश में आदरणीय स्पीकर महोदय, आपको भी अनुरोध करूंगा कि आपके यहाँ राजस्थान में जो जंगल है, तो हमने जंगल ऊपर है और अंदर से हमने एक टनल बनाई है ताकि ऊपर में प्राणी जा सकते हैं और नीचे से ट्रैफिक जाएगा। हमारे यहाँ जबलपुर से नागपुर के बीच में पेंच के पास एक बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया है ताकि कोई भी जानवर रोड पर नहीं आ सकते, पर ये करने के लिए खर्चा खूब लगेगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखा था सभी गृह मंत्री जी को कि वे आप ये जो जानवर रात को छोड़ देते हैं, ये जो आदत है गांव में, ये कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाइए तो इसमें से कुछ Question hour over. Paris is a city, Honorable Minister, that does not have flyovers. It has only underpasses. And the underpasses are also very, very long. With the leave of the House, I seek to take items 1 to 10. Papers to be laid on the table. Dr. Bharti Parveen Pawar. Mr. Muralidharan. Sir, with your respected chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Srimati Bharti Praveen Pawar, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 12 in today's revised list of business. Honorable members, it seems there is not adequate notice with respect to items 1 to 10. I'll take them at 2 o'clock. Thank you so much. House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. मान सम्मान कमाया उस पर आंच डालने का काम करते हैं और उन पर झूठे मुकदमे लिखाने का काम करते हैं। मैंने पिछली बार 2018 में जब आदरणीय सुमित्रा महाजन जी थी, तब मैं यहाँ सदन में था, SC/ST बिल पास हो रहा था, मैं यहाँ पर वोटिंग कर रहा था और सभापति महोदय आपकी जानकारी में है। और जब मैं यहाँ से सदन से निकल करके गया तो मुझको वहां पर फोन आया कि वहां पर टेलीविजन में चल रहा है कि हमीरपुर के दबंग सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने फायरिंग की। मैं यहाँ सदन में उपस्थित हूँ और वो लोग पुलिस में FIR कराने गए, वहां के पत्रकार लोग पहुंचे और बड़ी ताकत के साथ वहां पर घेराबंदी की। और जब उनको पता पड़ा कि नहीं वो दिल्ली की संसद में बैठे हैं, तो मेरे पिताजी के खिलाफ एप्लीकेशन में दूसरा नाम टाइप किया और लेकर के पहुंच गए। तो मेरा आपके कहने से, जब एक सामाजिक व्यक्ति जो दूसरों की लड़ाई लड़ सकता है, जब उसे कई बार उसको भी मजबूर होना पड़ता है, तो जो सामान्य जो एक व्यक्ति, जो गांव के अशिक्षित व्यक्ति जो सुदूर गांव में रहता है, उसको झूठे केसों में SC/ST एक्ट में कई हमारे यहाँ, मेरे यहाँ बुंदेलखंड के हर जेल में लगभग 70% निर्दोष लोग जेलों में रहते हैं। निर्दोष लोग जिनको झूठा फंसाया जाता है, उनको देर सवेर न्याय मिलता है। ये आज जो मोदी जी जो बिल लेकर के आए हैं, अमित शाह जी बिल लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से इससे लोगों को न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी समय पर वो लोग उससे अपना उनको एक सुविधा प्राप्त होगी और उनका सम्मान उनका कायम रहेगा। महोदय, डिजिटलीकरण से न्याय सभी के लिए सुलभ हो जाएगा।
न्यायालय के आदेश जो पहले पार्टियों के लिए, पहले जो भी दो पक्ष होते थे उनके लिए दुर्गम होते थे, अब इंटरनेट पर बस एक क्लिक दूर हैं। एक ऐतिहासिक कदम है ये। पहले गांवों में संबंधित अशिक्षित पीड़ित अपने स्वयं के मामलों से संबंधित न्यायालय के आदेशों और दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अपने वकीलों, अदालतों, कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे। महोदय, मैं एक दो विषय और रख के अपनी बात पूरी करता हूं, मुझे पता है समय की मर्यादा है। मैं डिजिटलाइजेशन के साथ साथ गोपनीयता और लोगों को बदनाम करने के लिए डीप फेक बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसी नई समस्याओं का समाधान करने की भी आवश्यकता है। उस पर भी विचार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। डीप फेक जैसी झूठी सामग्री प्रकाशित करने को दंडित करने के लिए मानहानि की धारा के तहत उपयुक्त प्रावधानों को पेश करने की आवश्यकता है। महोदय, मैं उन पीड़ितों की दुर्दशा की भी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो झूठे मामलों के कारण अनेकों बार उनके साथ जो अत्याचार होता है, झूठे मामलों में घसीटे जा रहे निर्दोष लोगों को निर्दोष साबित होने पर मुआवजे का हकदार होना चाहिए। और जो लोग, जिनकी प्रैक्टिस बन गई है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा दिए, बहुत से लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, उनकी जमीन है, भूस्वामी है, भूमाफिया आकर के उनको पुलिस से भय दिखा करके झूठा मुकदमा लिखा करके आधी कीमत में, उससे कम कीमत में उनकी जमीन ले लेते हैं और अपना नगर छोड़ने को तैयार होते हैं। तो जो लोग झूठी एफआईआर लिखाने वाले लोग हैं, उन पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और निश्चित लोगों को, जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है, ये दंड देने के लिए नहीं बनाया, ये न्याय देने के लिए बनाया है। मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं। और मैं दिनकर जी की एक पंक्ति कहकर के अपनी बात पूरी करता हूं। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, तेरी तरफ बढ़ रहा जो हाथ है। भारत माता की सुरक्षा के लिए जो जो न्याय कानून की जो आवश्यकता है, उसको हम लोग, हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। इसी विश्वास के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, प्लीज, यू विल बी गिवन चांस, प्लीज। No, you please sit down. You are the lone member of your party, will be given chance. Now please sit down. Please sit down. Harsimrat Kaur ji. Ji. शुक्रिया सर। सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, इनको भी थोड़ा बोलने का मौका दे दें। शुक्रिया सर। Sir, as we debate a total overhaul of the criminal system after many, many years, and the government is bringing in something which is going to send out a message to the entire world, not only to the people in this country, but to the entire world, कि आज जब भारत एक विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चलना चाह रहा है, तो ये विश्व गुरु अपने लोगों के, उनके इस सिस्टम को जब ओवरहॉल करता है, तो ये आगे का, पीछे से सीख के आगे का क्या दिशा देता है। We are looking into the future where we are waiting to compete with the developed countries, and we cannot come up with draconian laws. We can either become an authoritarian state like China, or we can go where human lives, human values, our rights as enshrined in the constitution for everybody, from a minority to an SC to the last person in the queue, are all given equal importance and equal regard. Before me, my colleague Owaisi Saab said a lot of things, and I am in agreement with many of those things, because the fact of the matter is that history has shown that whenever there are atrocities, it is the minority which has suffered the maximum. And I come from a state where we have been at the receiving end of this forever. Sir, today the most important thing for any human being is his freedom as enshrined in the Constitution, my civil rights, my right as a human being to express what I believe, to be able to say what I want, and not live in fear of a police state misusing their powers to hound me because I have certain beliefs and I have the right to express them. Unfortunately today, sir, this law is going to give unbridled powers to the police and make it into an authoritarian state rather than a democratic country that we all
want to live in as enshrined in Baba Saheb Ambedkar's his constitution. Sir, in this bill, I would just like to make a few small points that what is absolutely clear is that the police is getting the kind of powers which I don't think any police force should ever have, because it is clear that everybody in all these posts who are appointed by political people. And obviously their allegiances are towards political people. I don't need to tell what the Supreme Court says about certain caged parrots. But here we are talking about police at the level of state also, starting from the Thanedar to the SSP, to the IG, to the DGP. All are political appointees. And because of that, there is political pressure in their actions. And everybody sitting in this August House, every political party has borne the brunt of that. And nobody should understand it better than us and better than an honorable Home Minister, which is why I feel that these powers which are being given without any checks and balances to do as they want. The police has been given, there is a UAPA law, but today the police is being given exactly the same powers. And there are no checks and balances whatsoever, sir. So these arbitrary powers, which are against liberty, democracy, dissent, opposition, and I think here is a living example that such an important bill is being discussed, which should be in a fair and transparent manner with everybody allowed to air their views. And here there is only the ruling party and a handful of us opposition people who are being allowed to say what we want. This is not the way for such an important bill to be passed, sir. Sir, these bills have many discrepancies. I don't know whether I should repeat what Owaisi Saab has already said. For example, the police custody up to 60 days, how the police are allowed to decide what they want to do and how they want to do it. I don't want to get into all of those, sir. My point is more on the human rights angle of it, because as a Sikh, sir, एक सिख होने दे नाते सा मैं इत्थे दसना चाहांगी कि साडे पंजाब ते पंजाबियां दे उत्ते जिन्हां ਇਹ पुलिस अट्रोसिटीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तिलक ने जंजोई ते रक्षा वास्ते अपना सीस कलम कर दिता, अपनी शहादत दी एक दूजे धर्म नूं जिंदा रखन वास्ते। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, whether it is pre-independence, post-independence and till date, the Sikh community has made the largest sacrifices for this nation and are the most patriotic community. And I would like to highlight a few of these things, sir. Independence to pehla 1.5% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, 1.5%, 1.5%. And sir, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ sufferings at the hands of majorities, this small community. I would like to tell this August House, 77% in the freedom struggle, 77% of all those sent to the gallows, out of which 81% of those, 77% out of the total people sent to gallows, 81% were Sikhs, sir. During Quit India movement, when many indiscriminate arrests were made, 70% of those were Punjabis who were arrested. Out of the 2,000 people who joined the Indian National Army when army was formed, 60% was Sikhs. Out of the 121 patriots hanged during the freedom struggle, 93 were Sikhs. Out of the 2,600 awarded life imprisonment during the freedom struggle, 2,147 were Sikhs, sir. Out of the 1,300 martyred in Jallianwala Bagh, 799 were Sikhs, sir. So, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम ये सिखों ने 1925 में, 1920 में अपने गुरुद्वारा ब्रिटिश के पिठुओं से आजाद हमने करवा लिए थे अपने गुरुद्वारा को, जब देश नहीं आजाद हुआ था, सर. After that, all leaders of every party, be it Pandit Nehru, who said, I salute the Akalis who have started the struggle for freedom and are fighting for it. Sir, this was in 1920 when Jawaharlal Nehru, then who became Prime Minister, later said this. आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, गुरु का बाग मोर्चा has given birth to the freedom movement, which must lead us to Swaraj. ये freedom movement हमारे अकाली दल ने शुरू करी थी.
Lala Lajpat Rai ji said, freedom is our birthright. The Akalis are the legitimate sons of Mother India who are fighting for her. ये Lala Lajpat Rai ji के word से गए. So in every sphere, I can say that considering we were hardly 1.5% of the population, ये भी मैं कह सकती हूँ, ये आज पंजाब हिंदुस्तान में है, इसमें भी हमारे मास्टर तारा सिंह जी की इंटरवेंशन, जब when he went to the Muslim League flag atop the Punjab Assembly at Lahore and pulled it down, which saved half of Punjab for India. Otherwise, entire Punjab would have gone to Pakistan, left to Mr. Nehru. And the Yamuna River would have been the dividing line between India and Pakistan. So, sir, ये लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी. उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ. हजारों लाखों सिख और हिंदू भाईचारों का अपने वहां से उजड़ के सब इधर आए. And लेकिन सर ये सब होने के बाद what did we receive post independence? All kinds of atrocities by the state. हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए, और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग राज्य बनाए गए. हमारे को राजधानी नहीं दी गई, हमारा पानी खो के दूसरे राज्यों को दे दिया गया अगेंस्ट रिपेरियन प्रिंसिपल्स. हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव को दूसरे. सब प्लीज, अब तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, अब तो आज टाइम दे दीजिए. दिल पर बोले आप, इतना थक मैं आ रही हूँ उस पे सर, मैं एट्रोसिटीज की बात कर रही हूँ कि कानून कितना जरूरी होता है. उसके बाद सर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का क्या हो, कैसे हुआ वो हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर इंदिरा गांधी के कहने पे, जब वहां टैंकों तोपों से चढ़ा के हमारी सबसे जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, गुरपुरब के दिन जब वहां पे श्रद्धालु थे उनको कत्ल करके सारा सरोवर लाल कर दिया खून से. ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के ऊपर, तो क्यों आज तक इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों कोई कानून नहीं लगा? उसके बाद जब हमारे दिल्ली में 84 का जेनोसाइड हुआ सर, तो कितने हमारे सिख लोग के कत्लेआम शरेआम हुआ, सारा देश जानता है ये कांग्रेस की देन. आपको हैरानी होगी, एक एफआईआर, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्यों आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला? आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहाँ इंसाफ है? कौन सा वो पॉइंट है, मुझे बताएं जरा गृह मंत्री जी, वो कौन सा है जहां 40 साल बाद हमें इंसाफ मिलो? और सर यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सिखों के जब धार्मिक स्थानों पे अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, कोई वहां पे किसी को सजा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं लगाई गई, कोई हमारे बहनों के साथ जो रेप हुआ कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई. और इसी तरह पंजाब में जब हजारों नौजवानों को, बेगुनाहों को यूएपी लगा के, ऐसे ऐसे कानून लगा के, जब उनको एक पूरी जवानी, अब यहाँ पे वो बिट्टू नहीं है कांग्रेस के एमपी साहब, उनके जो दादाजी थे, पूरा बेअंत सिंह ने एक पूरी पीढ़ी सिखों की खत्म कर दी. ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर्स करके, फेक एनकाउंटर्स, आज तक हजारों लाखों नौजवान लापता, पता ही नहीं लगा कहाँ गए फेक एनकाउंटर्स में, क्योंकि पुलिस के पास अनबिल्डेड पास थे. तो इस तरह के विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस बाहर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये हमें पंजाबियों में देखा. और सर जब ऐसे हालात थे, जब नौजवानों को मारा जा रहा था पुलिस से, कल क्यों आपको हैरानी होगी, कल की कहानी, एक ऐसी लेडी 19 साल की, उसके हस्बैंड को उठा के मार दिया पुलिस एनकाउंटर में. और अब कितने 30-40 साल बाद आज थानेदार से लेके डीजीपी तक, आईजी तक, सबको पुलिस ने अब जाके अदालतों ने उसको इंसाफ दिया, क्योंकि फेक एनकाउंटर था, फैब्रिकेटेड था, उसको एक टेररिस्ट बना के उसका एनकाउंटर कर दिया. तो ये तो लाखों हजारों से हर घर की कहानी थी पंजाब में 80 के दहाकों में. और सर जब ऐसा माहौल था, जब नौजवान मारे जा रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो हमारे सब सिर्फ कुछ सुझाव कुछ देना चाहती हैं? जी सर, मैं उसी पे आ रही हूँ सर, उसी पे मैं कहना चाहती हूँ. जब ऐसे का माहौल पूरे पंजाब में 10-12 साल चल रहा था, तो कुछ नौजवान, अब इधर ही इस हाउस में आपने देखा कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया, क्या कह रहे थे वो नौजवान कि हमने अपनी बेरोजगारी, मणिपुर या फार्मर्स के बारे, तो नौजवान अपने भावनाओं में बह के उस समय उन्होंने कुछ कदम उठाए. 25-25 साल के नौजवान थे, हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर.
जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के भाई राजवाना जी जैसे, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए ते हुण उन्हां सारियां नूं 28 30 35 साल हो गए वो जेल च बैठे हुए ने। So where in the constitution or where in legal prudence does it say that you can just be imprisoned forever without any, आपको कोई इंसाफ ना मिले? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट 5 मिनट सर। Sir, here I want to say that in the mercy petition, जो आपने mercy petition के बारे में कहा है, sir, for example, हमारे भाई राजवाना, you must know sir, 28 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell for 12 years. His mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says, besides his family, nobody can apply for it also. If the person has no family, sir, उनके माँ बाप जे मर गए, तो कौन करेगा? ये कहाँ से ये आप ये लेके आ रहे हैं? और 12-12 साल को इसका फैसला ना हो, तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर, I would say कि ये आप mercy petition वाला, तो I would appeal to you sir, जो 8/8 की चक्की में 28 साल 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उनको बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं, अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए। तो जब वो उनको कोई सोसाइटी ने उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता? सर जस्ट 2 minutes more। सर गुरु साहब के 550 सालों पे सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था। आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि when remission has been granted, when these prisoners are going to be set free, which you promised in 2019, आज तक नहीं हुआ। बल्कि आप यूएपीए उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज किसी को भी टेररिस्ट। 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते। सो सर मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का ये पुलिस का मिसयूज का हम इस चीज का गवाह हैं और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो यही कुत्ता कल आपको। विदुड़ी जी नहीं, why are you every time you are, why are you standing like this? Please sit down. I have told you that your chance will come. You please sit down. गुलामी की निशानी को जी मिटाने के लिए 100 साल पहले ऐसे गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने के लिए मैं बधाई दूंगा देश के माननीय गृह मंत्री जी को कि जिन्होंने लगभग 200 मीटिंगें कर कानूनविद, बुद्धिजीवी वर्ग, स्टैंडिंग कमेटी की स्टडी के बाद, लंबे प्रोसेस के बाद 1860, 1872, 1973 ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के द्वारा राज को बचाने के लिए बनाए गए कानून थे। अगर मैं इसको 1857 और 60 से जोड़ूं तो 1857 के उस अंग्रेजों को हटाने के लिए उस देश ने अंगड़ाई ली थी। उन लोगों को कैसे कानून का सहारा लेकर दबाया जाए। 1857 आप स्वयं वहां से सांसद है मेरठ से, धन सिंह कोतवाल को कौन भूल जाएगा कि देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया और जेलों में जो बेकसूर लोग बनते उनको छुड़ाकर और 6000 लोगों की निर्मम पूरे के पूरे गांव की हत्या कर दी गई थी। ये वो काले कानून आज तक किसी ने बदलने की और देश के अभी सिमरत कौर जी बोल रही थी ह्यूमन राइट, मनुष्य के अधिकार, उन सबको दिलाने के लिए कभी किसी ने साहस नहीं जुटाया। लेकिन मैं मोदी सरकार के द्वारा लिए हुए इस निर्णय के लिए उनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पहले जो कानून थे वो दंड पर आधारित कानून थे। ये 3 तरह के कानून थे हमारे देश के अंदर जो गुलामी के प्रतीक के रूप में थे। इंडियन पेनल कोड जो 1857 में यह बताता कि अपराध क्या है, किसी अपराध की क्या सजा है,
अब यह कानून बदलकर भारतीय न्याय संहिता के रूप में तब्दील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, ना कि अपराध और दंड की तरफ ध्यान दिया जाए। अब यह भारतीय न्याय संहिता जो पहले भारतीय दंड संहिता के रूप में था, मूल रूप से पहले वाला दंड और अपराधी पर केंद्रित था, और अब पीड़ित को न्याय से विधेयक पर यह केंद्रित विधेयक लाया गया, जिसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं माननीय अध्यक्ष जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यह स्टेब्लिश करता है कि इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अपील कैसे होगी। अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब अब प्रोसीजर नागरिक को सुरक्षित एवं न्याय दिलाने के लिए संकल्पित होगा। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यह कानून साक्ष्य प्रस्तुति एवं रिलायबिलिटी के विषय में कानून को लाया गया है। अध्यक्ष जी, भारतीय न्याय संहिता की कुछ विशेषताएं जो तब्दीली करने के बाद माननीय गृह मंत्री जी के प्रयास से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किया गया है, जैसे अलगाववाद, आन अगर जो रेबिलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो जिस प्रकार से अलगाववाद की बातें किया करते थे, अलगाववाद की बातें करने से भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे गैंग के लोगों को ये मौका मिलता था भारत के अंदर अलगाववाद फैलाने का। और नक्सलाइट के रूप में जो होते थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कहते क्या थे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, राज के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये कानून कर दिया गया है, ये राज्य के खिलाफ नहीं होगा कानून, ये राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा, और इसको आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित करने का काम किया गया है, जो आगे आने वाले वक्त में लोग हिमाकत न कर पाए। अभी जो चर्चा की बहुत वक्ताओं ने की, पार्लियामेंट में जो एक सप्ताह पहले घटना घटी, जो लोग कूद गए उनको सरदार भगत सिंह जी की फोटो दिखाई जाती है, उनको सरदार सुभाष चंद्र बोस की फोटो दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पर डाला जाता है, उनको बरगलाया जाता है नौजवानों को, उनको ये बताया जाता, अरे भाई तब देश गुलाम था, तब देश में तानाशाही थी, अब देश में लोकतंत्र है, अब देश में सरकार है, जनता चुनती है। अगर जनता को लगेगा सरकार गलत कर रही है तो तुम्हारी आतंकवादी जैसी गतिविधियों से संदेश नहीं जाना चाहिए। 5 वर्ष के बाद जनता खुद बदल देगी, या तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेकिन सरदार भगत सिंह की फोटो लगाकर और सरदार भगत सिंह के आइकॉन के रूप में उनको भी बदनाम करने का जो काम को लोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और कोई हिमाकत ना कर पाए भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के बारे में। ये सेक्शन 113 के अंदर ये प्रोविजन लाने का काम किया है। ऐसे भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के जो लोग बहाना क्या बताते हैं, हम तो बेरोजगार थे जी, बेरोजगारी के कारण क्या बैंक को लूट लोगे, बेरोजगार थी था, धंधा करिए। 39 करोड़ लोन अभी मुद्रा बैंक के कारण दिए गए हैं, उससे लोन लेकर धंधा करिए। 10,000 से 50,000 रुपए तक स्वनिधि योजना के अंदर आपको काम करने के लिए देश के लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया, उठाइए, आपको कौन मना करता है। लेकिन सरदार भगत सिंह जी की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर, जिससे देश की भी छवि दुनिया भर के अंदर कलंकित होती है। मैं पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे 39 करोड़ जो लोन दिए गए हैं वो देश के ही नौजवानों को दिए गए हैं, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं दिए गए हैं, वो देश के नौजवानों को दिए गए। उससे पहले का इतिहास बताएं कि गरीब लोगों को बगैर लोन के, बगैर ब्याज के कितने लोन प्रोवाइड किए जाते थे। बैंक के अधिकारी और सरकारी अधिकारी जाकर घर पे गरीब को कह रहे हैं गारंटी मोदी जी की है, आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आप ये पैसा लीजिए और काम धंधा करिए। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए 113 के अंदर व्यवस्था की गई है। जहां तक महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, मानसिक प्रताड़ना, जो महिला को पहले मार पीट, इसके बाद केवल उसी को क्रूरल्टी बोलते थे, अब उसको मानसिक प्रताड़िता के रूप, दहेज के रूप में, किसी भी रूप में अगर लोग घर में उसको प्रताड़ित करेंगे बहन को, और कुछ गलत मानसिकता के लोग होते हैं उसको भी अब क्रूरल्टी के रूप में सेक्शन 80C में यहाँ पर स्थान दिया गया है कि बहनों माताओं के साथ अत्याचार ना हो। माता बहनों पर होने वाले सेक्सुअल ऑफेंस जो होते थे, उस केसेस के अंदर वुमेन की आइडेंटिटी जो होती थी उसको डिस्क्लोज करने पर अब 2 वर्ष की डिस्क्लोज करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है। अभी देख लीजिए, पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करके हत्या कर दी एक किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने, वो पप्पू भाई राहुल बाबा जी ने। वो सोशल मीडिया पर अपनी वो मेंबर है जी हाउस के, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं वो मेंबर नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर डालकर
और अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए और ट्विटर पर डाल दिया उस बच्ची का, उसका घर फोटो, उस परिवार को बदनाम करने के लिए। इस प्रकार के भी माता बहनों के साथ अगर कोई ऐसी हरासमेंट होगी और उसको पब्लिसाइज कोई व्यक्ति करेगा तो सेक्शन 72 के अंदर उसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान इस कानून के अंदर रखा गया है, जो पहले नहीं होता था, जो 100 साल पुराने कानून थे सर। ये गैर जिम्मेदार लोगों पर भी रोक लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। सेक्शन 69 में शादी का झूठा झांसा देकर लोग शारीरिक संबंध बनाने पर, उसमें लोग कहते थे जी मैं शादी करूंगा, पुलिस के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब पुलिस को कोई व्यवस्था नहीं मिलती, सेक्शन 376 में कानून में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती थी, महिला बेचारी हॉस्टाइल हो जाती थी, सोचती थी मैं कोर्ट में जाकर बदनाम होती फिरूंगी, कोर्ट में जाके कैसे हुआ क्या हुआ हम जो जलील करना पड़ेगा। उसके लिए भी अब अगर कोई उसका नाम बताकर, अपना काम बताकर, अपना पहचान छुपाकर और मैं शादी करूंगा और उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट उसके भले ही सहमति से भी करे, उसमें भी 10 साल सजा का प्रोविजन रखा गया है, जो पहले हमारे कानून में इसका स्पष्टीकरण कहीं कोई भी उजागर नहीं था। इस प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सर 5 मिनट मैंने 10 मिनट के लिए बोला था जी से, सर 5 मिनट मेरा बढ़वा दो सर। अब ट्रायल कोर्ट टाइम बाउंड मैनर में होंगी कि 15 साल, 17 साल, जैसे निशिकांत दुबे जी ने भी अभी जिक्र किया था सर। मैं सर एक पॉलिटिकल फंक्शन के अंदर खड़ा हुआ था, मैं मंच पे खड़ा हुआ हूं, नीचे कुछ लोगों का झगड़ा हो गया, उनको बहला फुसलाकर विरोधी लोगों ने कहा आप कहो विदुड़ी जी का नाम। पुलिस ने कहा हम मौके में मौजूद थे, विदुड़ी जी झगड़े में थे ही नहीं, लेकिन कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाकर कह दिया कि पुलिस दबाव में आ जाती है, मुकदमा दर्ज नहीं किया होगा। 14 वर्ष तक एक बेतुके 323, 341 के मुकदमे में जाकर मुझे कोर्ट में खड़ा होता था। ये खुजलीवाल जैसे लोग, बौने दुर्योधन, लोगों को गुमराह करते थे, रमेश दुबे हीनियस क्राइम मुकदमे दर्ज है, जबकि किसी देश की अदालत में मेरे पे कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है जी। लेकिन इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए अब टाइम बाउंड, उसको क्लियरिटी होनी चाहिए, वो फैसले किए जाने चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर समाज की आवश्यकता और अभियुक्त के अधिकार, इनको दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस करके कानून में प्रोविजन किया गया सर। यहाँ पर एक तरफ जहां पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, वहीं कोर्ट को भी पावर दी गई है ताकि अब के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। क्योंकि मैं उसमें आगे आने वाले वक्त में बताना चाहूंगा, कम्युनिटी सर्विस के अंदर इस प्रावधान के अंदर ये पेटी ऑफेंसिव जो होते थे, छोटे मोटे अपराधी को समाज सेवा में लगाया जाएगा सेक्शन 4F के अंदर, बाई F के अंदर, जहां पर वह व्यक्ति अगर जेल जाएगा, छोटा मोटा क्राइम हो गया, जेल जाएगा, बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल की संगत में जाएगा, वो उसकी वहां पर लाइफ खराब कर देंगे, उसको मिसगाइड कर देंगे। इसी प्रकार के जैसे बहला फुसलाकर इन लोगों को पार्लियामेंट में कुदा दिया, इसलिए वो उसके लिए हमारी इस रिफॉर्मेटिव थ्योरी के संकल्प को भी यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी ने दोहराने का प्रयास किया गया कि उन्हें सुधरने का मौका मिल जाए, रिफॉर्मिंग उस ऐसे क्रिमिनल की हो जाए। सेक्शन 473 की अगर मैं बात करूंगा, रेमिशन के अंदर 14 वर्ष के बाद सर अगर किसी को सजा हो गई, अभी जैसे कह रही बहन अभी पंजाब के बारे में जिक्र कर रही है, 28 साल हो गए, अगर उसको यह अधिकार मिला हो आजीवन 14 वर्ष की कारावास के बाद, और मिलने के बाद अगर वो अपनी पिटीशन में जाते हैं स्टेट के अंदर, तो सरकार को यह स्पष्ट इसमें सर करना चाहिए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एक शब्द लिखा हुआ है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी सर। एक स्टेट ए है, उस स्टेट के अंदर क्राइम हो गया, दूसरी स्टेट बी है, ए स्टेट के अंदर अगर क्राइम हो गया और वो कहने लगे वहां की सरकार के दबाव में ट्रायल दूसरी स्टेट में किया जाना चाहिए, ट्रायल दूसरी केस में जाकर हो गया, ट्रायल दूसरे केस में जाकर होकर कन्विक्टेड उन्होंने घोषित कर दिया दूसरे स्टेट में, वो व्यक्ति अगर अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट में या माफीनामे के लिए, तो अदालत कहती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेगी। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेरे ख्याल से तो जिस राज्य में जहां जुर्म हुआ है उसी राज्य को एप्रोप्रिएट मानना चाहिए, उसी राज्य की सरकार देख सकती है क्राइम हुआ है नहीं हुआ है। इसको भी यहाँ पर इसमें क्लियर करने की आवश्यकता है सर कि सरकार, मेरा सुझाव है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां अपराध हुआ उसको मानने के लिए सरकार एक लास्ट बस 2 मिनट में सर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है सर। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके या दबंगी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है उसके दबाव में आकर कहीं अगर साक्ष्यों को खत्म कर देता है, लोअर कोर्ट में उस व्यक्ति को सजा हो जाती है, हाई कोर्ट में बरी हो जाता है, अदालत में जज भी कहता है कि मुझे मालूम है ये क्रिमिनल है,
लेकिन क्या करूं, मेरे पास कानून अंधा है, मेरे पास साक्ष्य, सर 2 मिनट में, मेरे पास साक्ष्य पूर्ण नहीं है, इसीलिए उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन का प्रोविजन होना चाहिए जो साक्ष्य को टेम्पर करके किसी बेकसूर को कसूरवार ठहराने में साबित होता है और अदालत को बेकसूर कर दे, या किसी कसूरवार को वो साक्ष्य में कुछ कमी छोड़कर बरी हो जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ भी ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर, मेरा भारत महान, सारा का सारा बेईमान, ये नारे हम सुनते थे 20 साल 30 साल पहले, देश की छवि खराब होती थी। एक सेकंड और, सॉरी 1 मिनट और बस सर, एक नहीं, सारा का सारा ये लोग बोला करते थे सर। और ये भारत तेरे टुकड़े गैंग, ये इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। इस कानून की मजबूताई से दुनिया में भारत की सर इमेज बनेगी। लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे कि भारत का कानून भी सिंगापुर जैसा है, मैं वहां पर व्यवसाय काम करूंगा, तो काम करने के बाद मुझे न्याय मिलेगा, तो मुझे भी भारत में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसलिए थैंक यू, थैंक यू जी, thank you, Mr. Chairman. I want to speak on these bills, the postal bill and the criminal bills that are coming for debate. वो तो डिस्कस हो चुके हैं, Beg your pardon? वो बिल तो डिस्कस हो चुके हैं, पास भी हो चुके हैं। These criminal bills which are being debated. इस पर बोले आप जी, please. I'm talking about those. Right. Don't get suspicious of me. No, I'm not getting. You please. Ji. I'm speaking on these 3 bills which are coming up, and I want to inform the House that this is an undemocratic practice of debating these bills because the opposition is not present. And secondly, they are unconstitutional again because the opposition is not present. And the Supreme Court will, after all, declare them ultra vires the Constitution. So, Mr. Chairman, I propose that these bills, they come up when the whole opposition is present and these bills are properly debated. Because in many of the acts of criminality, death penalty has been given. Now you will understand that in Qatar, there are 8 Indians who are to get capital punishment. And in Pakistan, there is one Yadav who is going to get capital punishment. Now, when the Foreign Office is negotiating with Qatar about not letting the Indians get capital punishment, with what morality will he say when Qatar says that in the new bills you have introduced capital punishment for more crimes? The other thing I want to bring to your notice, sir, is that these bills are exclusive of the National Security Advisor, the RAW Director, IB Director, Military Intelligence Director. They are not responsible to Parliament, and their Secret Service funds are not audited. Now, what difference does it make if the National Security Advisor is not bought under the purview of the Parliament? Then all the actions of the National Security Advisor come upon the Prime Minister. There is no buffer between the Prime Minister and the National Security Advisor and these intelligence agencies. That is why I say that these intelligence agencies and the National Security Advisor must be brought under the purview of Parliament. Now, this has resulted in commission of international crimes. Hardeep Singh Nijjar has been assassinated in Canada. Ripudaman Singh Malik has been assassinated in Canada. Sukhdev Singh has been assassinated in Canada. Avtar Singh Khanda has been assassinated in the UK. Paramjeet Singh Panjwad
and Rote have been assassinated in Pakistan. I'm telling you, these are very relevant things. These are very relevant. And एक मिनट जी. no. The honorable minister wants to intervene. You let me speak. मंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात को खंडन किया है और कनाडा की गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई है जो बातें आप कह रहे हैं. ये इस तरह के आरोप और अनर्गल आरोप यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है. ये विदेश से संबंधित मामला है. If these people have been assassinated in these countries, ये इस कानून की बात करें. Why has अपने देश no, के listen to कानून है me. उसमें You सारी don't want to बातें- listen to me. No, Why no, not? no, Why not? please, Listen to me please, first. please. And then you answer. Mr. Man, आप बिल पर बोलिए. Mr. Man, बिल के अलावा आप कैसे बोल रहे हैं? please, I've taken notice. Let me complete this. Yes. Sir, if these are And serious, what is not related with this country, please don't talk about that. They are No. criminal acts. These are criminal acts, sir. And the National Security Advisor of America has come here. Mr. Blinken, the Secretary of State. No. That is not established. No. कनाडा के These are very please, serious no. things. Why are you Don't running raise, away? Mr. Man. No. This is right. Mr. Man, please Why are don't you raise. running away? आप ऐसी बात मत Why बोलिए. are you running No, away? please. No. Why are you running away? Mr. Man, again, you are deviating. You are deviating. Agarwal Please, Sahab, जी. these are relevant. Please don't call chair with the name. No. Please. जी. You mean to say that there have been No. Please criminal conclude. acts? श्री राजीव प्रताप रूडी जी. This is it. जी. सर इनका समाप्त हो गया सर. हाँ जी, आप बोलिए. व्यवस्था पर की व्यवस्था सर ये है कि जो विषय ये लेकर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय धरती की घटना हमारे सदन से कोई सरोकार नहीं है. उसको एक्सपंज किया जाए. या देख लेंगे. जी बिल्कुल. आप बोलिए. नो. आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. आप बोलिए रूडी साहब. आप प्लीज बोलिए. स्टार्ट कीजिए. देखिए आज की इस चर्चा में प्लीज. स्वाभाविक तौर से अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इस कानून पर केवल रूडी जी का वक्तव्य रिकॉर्ड में जा रहा है. लेकिन एक और अन्य कोई माननीय सदस्य न बोले. जी. इस पूरे विधेयकों में जो चर्चा की गई है उसमें एक विषय महत्वपूर्ण ये भी है कि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया तो उसके पहले भी इस देश में भारतवासियों के लिए कोई कानून था. और अंग्रेजों के कानून के पहले मुगलों का साम्राज्य था और वहां उस समय मोहम्मदन लॉ बना करके देश में जस्टिस सिस्टम लागू किया जाता था, जो कुरान वाज द मेन सोर्स ऑफ लॉ. और उस समय काजीज होते थे जो क्रिमिनल जस्टिस का भी काम करते थे, उनका भी अपना एक स्वरूप था. और जब मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ उसके बाद English criminal law, as modified by several acts, was administered by the presidency towns of Calcutta, Madras, and Mumbai. The system of administration of justice in the presidency town of Bombay was revised in the year 1827, and from time to time, the law administered by the criminal courts was in accordance with the law laid down by Regulation X of 1827. But in the remaining presidencies of Calcutta and Madras, and the Mohammedan criminal law remained in force. And subsequently, the Britishers worked on that and they created the Indian Penal Code. So there, the Britishers also had a semblance of some of the provisions which was there to rule in an authoritarian way this country. And that what the precedences when we got the IPC and the CRPC in this country had some reminiscences of the old laws which prevailed in the country. So this aspect was left behind by many of our speakers. I thought I will just flag it, that it was a combination or a reminiscence of certain Mughal rule provisions which possibly may have been carried into the IPC. But sir, उसके आगे बढ़ते हुए हम जिस विषय पर अब आना चाहेंगे, महोदय, हम सब 150 साल के बाद इस सदन में हैं और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैं पुलिस प्रशासन, अपराध, लोगों को न्यायिक प्रक्रिया बारे में देखता रहता था. और कई बार क्योंकि मैं लॉ का भी विद्यार्थी हूं,
लॉ भी प्रैक्टिस करता हूं, जैसा मेरा चौथा प्रोफेशन है। और मैं कहीं बैठ बैठ के सोचता था कि आखिर वो समय कब आएगा जो इन कानूनों में बहुत सारे ऐसी चीजें जो व्यवहारिक रूप से, चाहे मैं यहां बैठा हूं, चाहे सदन पर आप बैठे हैं, व्यवहारिक रूप से महसूस करते थे कि ये गलत है। लेकिन चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे वो कोर्ट हो या लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो, उसी पर केंद्रित रहा। लेकिन मेरा एक सपना पूरा हुआ कि आज इस सदन में और नए संसद भवन में हम लोगों ने 150 साल के कानून को निरस्त नहीं किया, उसमें जो अच्छी बातें थी उसको स्वीकार किया, और इस देश में जो बातें अब लागू होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब इस विषय को 2019 में रखा था तो शायद इसकी गंभीरता को हम सब लोगों ने नहीं समझा था। और आज 150 साल के बाद जब इस पूरे कानून में संशोधन करके और अमित शाह जी जब लेके आए और एक एक प्रावधान जब पढ़ करके हम लोग देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो जिंदगी में मैं कब से सोच रहा था कि कोई आके करे। और सचमुच देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो सोच इस पिछले 75 वर्ष में, ये 75वां वर्ष पूरा होगा 26 जनवरी को, उस बड़ी सोच को एक बड़े धारा के 3 विधानों में परिवर्तन करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जो शायद देश को मजबूत भी करेगा और प्रेरणात्मक रहेगा। और देश के प्रधानमंत्री को इस बड़े अभियान के लिए, बड़े कार्रवाई के लिए मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। पहले तो जैसे कि सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि चाहे वो राजद्रोह से जुड़ा हुआ था, चाहे वो खजाने की लूट से जुड़ा हुआ था, ये शासन के अधिकारी पर, वो सब था जो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने का था। स्वाभाविक है। और कई बार आज भी हम लोग देखते हैं कि जब सरकारी काम में बाधा का जो कानून है वो सबसे खतरनाक कानून है। और अगर किसी विधायक को, सांसद को, जनप्रतिनिधि और किसी को भी दुखी करना है तो एक साधारण सा धारा ठोक दीजिए कि सरकारी काम का बाधा, और उसमें कोर्ट में बेल भी नहीं होता है। कम से कम आज वैसी स्थिति आ गई है कि उस पर चर्चा करके हम लोग संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि प्रक्रियात्मक तौर से कई सारे कदम हम लोग उठाते हैं, जो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लेकिन उसमें अगर एक धारा लग जाए कि सरकारी काम का बाधा उत्पन्न हो रहा है तो बड़े आंदोलन का भी स्वरूप बदल जाता है और उसका अपराध का स्वरूप ले लेता है। बड़ा कंसल्टेशन हुआ, और कंसल्टेशन पिछले चाहे जजेस से हो या पॉलिटिकल लोगों से हो, यूनिवर्सिटीज से हो, चारों तरफ। और इसी क्रम में मैंने देखा कि ये राज्यपालों से हो, गवर्नर से हो, स्टेक होल्डर से हो, सामान्य नागरिकों से हो, और कई सारे संशोधन किए गए। और कम से कम आज जो हम लोग परहेज करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और वो शब्द कि पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन गजेट, जूरी एंड बैरिस्टर, आज भी पता नहीं आप लोगों के कोर्ट में होता है कि नहीं, लेकिन बिहार में अभी भी जज साहब को हम हजूर, हाकिम से संबोधित करेंगे, हजूर सुना जाए, हाकिम सुना जाए। तो आज भी वो अंग्रेजों का वो जो शब्द था, जो हम गुलामी वाले शब्द, पता नहीं उसमें कोर्ट में अब संशोधन हुआ है कि नहीं। और कई बार लोग कहते हैं कि मिलॉर्ड भी एक ऐसा शब्द है जो इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ इनसबऑर्डिनेशन, बट आई डू नॉट नो, आई डो नॉट हैव टू कमेंट ऑन दैट। बट हजूर, हाकिम, ये शब्दों का उपयोग आज भी बिहार के कोर्ट में, पता नहीं बाकी सारे कोर्टों में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूं, इस प्रकार से। और वो बड़े शब्द ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्न, क्राउन, हर मैजेस्टी, ये सब चीजों से अब हम लोग बाहर निकलेंगे। और लेकिन एक चीज और हो रहा था कि इस कानून से, क्योंकि 150 साल से ये कानून था, मोटे तौर से लोगों का भरोसा कोर्ट में, एक तो न्यायिक प्रक्रिया इस भारत में या तो पुलिस से शुभारंभ होता है। और मैं अपने इलाके में जब भी कोई नया अफसर आता है, चाहे वो छोटे ओहदे का हो, मैं उससे यही विनती करता हूं कि भाई तुम्हारे यहाँ से जो न्याय मिलेगा ना, वो न्याय भगवान के न्याय से बड़ा न्याय होता है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपनी डायरी में सही बात लिख दे तो गरीब को न्याय वहीं मिलता है। क्योंकि प्रत्येक दिन हम लोग गांव देहात में रहते हैं, पता चलता है कि एक महिला अपनी छोटी से बच्चे को लेके आई है, उसका डेली वेजेस पर उसका हस्बैंड काम करता है, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, और पता चला कि उसके पति को, अपराधी है नहीं है वो सब तो हम लोग तय नहीं कर सकते, उसका पति जेल चला गया। अब कोई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेके आता है कि इनका मदद कर दी, ये बहुत गरीब बात। ये नहीं कहते कि उसके पति अपराध में है नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है, एक जो प्रक्रिया है कि अपने स्टेशन एंट्री डायरी करके किसी केस में, आप अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति हम लोग यहाँ सदन में हो और हमारा नाम किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी के विटनेस के रूप में डाल दिया जाएगा,
और 5 लोग कह दे कि ये वहां उपस्थित थे, सिर्फ 5 गवाह लगा दे और 5 गवाह ऑथेंटिक है जो उनको कोर्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप आपराधी करार दिए जाएंगे। और हम लोगों ने कई बार देखा है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस अगर गलत भी आरोप लगा करके अपना बयान देते हैं और वहीं बड़ी जिम्मेवारी होती है आयोग की कि ये गलत बोल करके कह रहे हैं, सच्चाई और साक्ष्य अलग है। और इस विषय पर मैंने देखा है कि पूरे प्रावधानों में इसमें भी एक मजबूती से एक प्रावधान किया गया। प्राथमिकी दर्ज होता है, रजिस्टर हो जाता है। प्राथमिकी में अगर आधार ऐसा हो कि गिरफ्तार करना हो तो रात को पुलिस छापा मारती है। अगर कई ऐसे अपराध हैं जो छापा योग्य नहीं है, अगर कोई जुआ खेल रहा है तो उसके घर पर छापा हो जाता है। छापा हो जाता है तो गांव वाले मिलकर पुलिस को पीट देते हैं। फिर पुलिस जाता है अपने एसपी को कहता है कि भाई मेरे साथ अत्याचार हो गया। पुलिस को लगता है कि जिला में मेरा होता कम हो रहा है, पूरा एसएपी फोर्स लेकर के उसके घर पर मारता है, छोटे छोटे बच्चियों को मारता है, खून का ढेरे उठा के थाने में बंद हो जाता है। सुबह सांसद महोदय के पास फोन आता है कि एकदम अत्याचार हो, उसके दरवाजे पर जाते हैं, देखते हैं कि सचमुच पुलिस ने अत्याचार किया है। गलती किसकी है? अब उसके बाद एसपी साहब से फोन किया, एसपी साहब कहते कि नहीं फला। ये पंचायती करे कौन? न्याय का पहला द्वार है वो थाना, वो आईओ, जो अगर न्याय दे दे और उसकी प्रशासकीय काबिलियत हो तो शायद में बहुत सारे विषयों को हम लोग दूर कर सकते हैं। अब डायरी लिख के आता है और डायरी लिखने के बाद वो नोट करता है और कहता है कि भाई इतने दिन के भीतर इसको चालान कर देना है। तो उसके ऊपर ये नहीं है कि मैं अनुसंधान करूं, उसके ऊपर ये दबाव है कि हम चार्जशीट पेश कर दें। और चार्जशीट पेश करने के बाद वो चलता रहता है और उसके बाद होता है कि चार्जशीट पेश करिए, आप कोर्ट में जाइए। और लगातार इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा महोदय। और स्वाभाविक है इस तरह से अगर केस चलेगा तो 3 करोड़ से ज्यादा जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सब जगह केसेस पेंडिंग है उस प्रकार से। और कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि वर्षों तक चलते जाते हैं। इस बार के जो प्रावधान है कि ये बहुत बड़ा है और कठिन भी है, देश को, सरकार को लागू करने में कठिनाई भी होगी कि अब ये तय कर दिया है कि कोई भी आपराधिक वारदात हो उसमें फॉरेंसिक एविडेंस मस्ट हो। हम सब फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानते हैं महोदय। अभी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट कहीं से अगर उठाया जाता है 3 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता और केस ऐसे ही खत्म हो जाता है, मर जाता है। 11 मिनट हो चुके हैं जी, 11 मिनट हो चुके हैं, आपको ध्यान अभी तो सर आप 11 मिनट हो चुके हैं आप, तो मैं जल्दी खत्म कर जी बहुत जल्दी कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सर। मैं आपको बता रहा था, हमारे दिमाग में पता नहीं आपने कभी, आप तो श्रीलाल शुक्ल एक आईसीएस ऑफिसर थे, पढ़िए पुस्तक राग राग दरबारी, दरबारी, यस उसी के बारे में बता रहे हैं। उसी Classical. बता रहे हैं सर, ये सब बात बताएंगे नहीं तो कहाँ कोई जी बताएगा। जी 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 जानते हैं सर। नहीं जी, सब खत्म please. करें। Anyway. तो राग दरबारी में दरोगा का जो चित्रण अंग्रेजों के बारे में किया था कि लुंगी पहन करके भांग घोट रहा है और बैठा हुआ है और चौकीदार घूम रहा है, महोदय कम से कम उस वातावरण से अब हम लोग बहुत आगे आ गए हैं महोदय। हम तो इस राजनीतिक, अब तो आप कह रहे हैं कि छोटा कर दीजिए, लेकिन 2, 4, 5 बिंदु हम फटाफट आपको बता करके समाप्त करेंगे महोदय। एक तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है माननीय अमित शाह जी ने और देश के प्रधानमंत्री में कि अगर कस्टडी में कोई जाए तो मैंडेटरी सर्टिफिकेट देना है, उस परिवार वाले को सूचना देना है। हम लोग के पास पैरवी होती है कि कहाँ गया, कोर्ट के पास जाओ, हेबियस कॉर्पस लगाओ। ये मैंडेटरी कर दिया गया, बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई सूचना देने की। यौन उत्पीड़न में अगर कोई बयान महिला देती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बिल्कुल और बिल्कुल सीक्रेसी में हो। आरोप डायरी में लिखते रहिए, नाम डालते रहिए। इस प्रक्रिया को समाप्त करने का बड़ा जरूरत था जो इसमें डील किया गया है। और चार्जशीट 90 दिन के अंदर दे देना है। ये नहीं कि चार्जशीट एक बार कर दी और 5 साल तक डायरी इन्वेस्टिगेशन, दरोगा बदल गया, हम लोग पैरवी कर रहे हैं, नाम निकालो, नाम डालो, नाम निकालो, नाम दिलाओ। पता नहीं, हमारे यहाँ तो बिहार में चलता है, लेकिन फिर भी बिहार का पुलिस प्रशासन इस मामले में बहुत अच्छा है। डीम्ड परमिशन, अगर कोई सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप बनता है तो उसे अगर सरकार 120 दिन के भीतर अनुमति नहीं देती है तो अधिकारी गलत करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, नहीं तो सरकार से अनुमति आने में वर्षों लग जाते थे। और एक और बहुत ही अच्छा काम किया, पता नहीं अमित शाह जी के इस बड़े अनुभव का, एसपी साहब जब थे वो केस इन्वेस्टिगेट किए और डीजी बन गए हैं और वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हो, जब तक उनका बयान नहीं होगा तब तक कोर्ट डिस्पोज नहीं होगा। कम से कम अब ये तय हो गया है कि जो एसपी के लेवल पर केस है, चाहे वो फाइल इंस्टीट्यूशनली उसके पास रहेगा और वही उसके लिए जिम्मेवार रहेगा। दोषित आरोपी को कुर्की कर लेने का, पहले था कि महोदय ये बड़ा आपने देखा होगा, 5 लोग अभियुक्त है, 1 आदमी हाजिर हो गया, 4 आदमी हाजिर नहीं हो रहा है जी, तो 4 आदमी अगर हाजिर नहीं हो रहा है तो केस चलेगा ही नहीं होता है। तब तक जब तक हाजिर, वो खत्म करके प्रावधानों में परिवर्तन किया है।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और चेन स्नैचिंग तो कोई ऑफेंस ही नहीं होता था। हम लोग रोज किसी राज्य को अगर कहना है कि यहाँ कानून व्यवस्था टूट गया तो कहिए कि चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट हो, कि उसको कानून पढ़कर के समझ में आ गया कि इसके खिलाफ नहीं। महोदय, एक ह्यूमन टच, पहले लोग था कि एक गरीब आदमी है या विकलांग आदमी है, उस पर केस हो गया, उस पर आरोप लग गया और साबित हो गया वो विकलांग है। अब उसको भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता था जिस प्रकार से कोई ठीक ठाक आदमी जिसको चोट लगा हो, छूट के चला गया हो, उसको भी आप लोगों ने किया, चाइल्ड ऑफेंसेस पर किया। लेकिन महोदय एक बताइए, हम सब नेता हैं यहाँ पर, हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम अपराध करके इस सदन में आते हैं और क्या आपके पास ये अधिकार है, मानवीय अधिकार है कि आप मुझे इस सदन से कानून पारित करके मुझे रिहा कर दोगे? महोदय, बिहार में बिहार की सरकार ने राजनीति के लिए 22 ऐसे लोगों को जिन पर आजीवन कारावास था, जिन पर आपराधिक मामले थे, जिन पर आजीवन कारावास था, हत्या का, लूट का या जो भी कर्म, मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, उन सबको बिहार की सरकार ने छोड़ दिया। क्या ये सही है? उन दोषियों का, उन लोगों का जिनके घर गरीब परिवार। महोदय, मैं ये विषय कर रहा हूं और देश की सरकार ने इसको भी प्रावधान में, मैं तो बिहार से आया हूं, 90 में जब विधायक बना, मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे मित्र हैं तो या तो गोलियों के शिकार हो गए या भगवान को प्यारे हो गए या आजीवन कारावास हो गए। ईश्वर की दया है कि मैं यहां पर तक बिहार के राज्य में जहां चुनाव में जहां मैं आर्मरी खोल करके हथियार जारी किया जाता था चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए, मैं वैसे राज्य से राजनीति करके आया हूं। मैंने अपराध को अपने आंख के साथ देखा और भगवान की कृपा और अपने मित्रों की कृपा, अपने परिवार की, कि अपराध की दुनिया से। लेकिन महोदय एक बात बताइए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं 10 साल तक मैं 11 साल तक जब मैं छपरा कोर्ट में जा रहा हूं, हेडलाइन चलता है जिला में कि राजीव प्रताप रूडी केस में अपीयर हो रहे हैं, हाई कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। मेरे अपराध क्या था? अपराध यही था कि चुनाव घोषणा के एक दिन पहले सर्किट हाउस में मैं ऑथराइज था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां के एसडीओ ने मुझ पर केस कर दिया। महोदय लास्ट पॉइंट, वहां के कर दिया और 10 साल तक मैं कोर्ट में अपीयर होता रहा। प्रसंग जरा संक्षिप्त करिए, कम कीजिए। महोदय अंतिम मैं बता रहा हूं, महोदय उस केस में मुझे 11 साल रहना पड़ा। पिछले बार पुलिस ने लगातार, क्योंकि सरकार मेरी पक्ष में नहीं है सर, पुलिस लगातार केस करते रही चुनाव में, मैंने एक में बेल नहीं लिया, तो मैं चुनाव जीत के आऊंगा, अगला दिन फाइनल हो जाएगा और मुझे कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। तो ये सब इतने सारे लूपहोल सिस्टम है जिसको हम लोग दूर करना चाहेंगे। लेकिन आज देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ऐसा काम कर दिखाया है जो मैं नहीं समझता हूं कि कभी आने वाले दिनों में ऐसा हम लोग, बहुत सारे मुद्दे ऑल भी महोदय, और मैं आपसे यही आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का कि आपने जो निर्णय, अभी हाल फिलहाल चुनाव के परिणाम आए और उसमें परिणाम हतप्रद करने वाले थे। अब मुझे देश के लोगों की समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए किस प्रकार से धरती पर जाकर, और ये कानून भी उन गरीबों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है महोदय, ये कानूनों में संशोधन। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश की सरकार को और खास करके प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और अपने सदन को कि हम लोगों ने इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए आज इस सदन में आकर के हम लोगों ने चर्चा करके पारी करेंगे। मैं इस Thank you, sir. Thank you for allowing me to speak on अपना such मंतव्य देकर के important bill, sir. As we are replacing three bills with three new bills, sir. So when I'm going through these bills that have been presented by the Treasury benches, in my mind there were three cases that are coming to my mind, sir. The first one being there was in the first year of this term there was a rape and a murder incident that has happened in Hyderabad, sir. When it has happened, the people in the common man has actually asked for a immediate justice and everything. But what was surprising for me was even the members in this house were also vying for the instant justice, wherein they were asking for something to be done to the perpetrators. So this is the first thing that has come
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable Parliamentary Affairs Minister, can we take item 1 to 10? Yes, sir. Huh? Sure. No, the items were taken Yeah. at your suggestion, Yeah. but then no one was present. I will. So we take it now? Yes. Okay. So honorable members, we'll take items 1 to 10. Announcement first regarding bills. Honorable members, the Central Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2023 and the Provisional Collection of Taxes Bill 2023 as passed by the Lok Sabha were listed in today's revised list of business subject to receiving of Honorable President's recommendation under clauses 1 and 3 of Article 117, read with clause 1 of Article 274 of the Constitution for the consideration of the said bills by the House. Honorable members are informed that the Honorable President's recommendation has since been received. Papers to be laid on the table. Shri Muralidharan Phagan se Kulaste had taken leave. Is he here? As per the original business, it is Arjun Munda, but he has given a letter for it to be laid down by Bharti Praveen Pawar. Okay, so Dr. Bharti Pawar. Honorable Chairman, sir, on behalf of my senior colleague, Shri Arjun Mundaji, I rise to lay on the table of the House paper mention against his name at serial number 1 in today's revised list of business. Thank you. Item number 2. Shri Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Shri Phagan Singh Kulaste, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 2 in today's revised list of business. साध्वी निरंजन ज्योति. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ. जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 3 of the revised list of business. Shri Rajiv Chandrasekhar. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 of the revised list of business for today, sir. Thank you. Shri V. Muralidharan. 7, sir. 6. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Srimati Annapurna Devi, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 7 in today's revised list of business. Shri V. Muralidharan. Sir, you are at 6 and 7 both. Sir, 6 has been laid by Rajiv Chandrasekhar. 7 I have laid already. Sir, help me get it in order. Dr. Subhash Sarkar, that is item 10 in my listing. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं. नमस्कार. डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई. Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay papers on the table of the House mentioned
at serial number 13 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. श्री अजय कुमार, सर, मैं आज की रिवाइज्ड कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Yes. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Industry, Shri Virendra Prasad Bashe. With your permission, I raise here today to submit the 324 report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Industry on promotion of electric vehicles in our country, which is listed against my name. Thank you, sir. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Defense, Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. Dr. Ashok Vajpayee. Honorable Parliamentary Affairs Minister. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 42वें, 43वें, 44वें, 45वें और 46वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Shri Prakash Javadekar. G20 देशों के साथ भारत का जुड़ाव, इस संबंध में विभाग संबंधित विदेशी मामलों संबंधित स्थायी समिति ने 27वें प्रतिवेदन के प्रति हिंदी और इंग्लिश में पटल पर रखा। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Shri Vijay Pal Singh Tomar, Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। अनुमति से मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति एक मूल्यांकन के संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2023-24 के 52वें प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Shri Mithilesh Kumar. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन सभा पटल पर हिंदी तथा अंग्रेजी में रखता हूं। धन्यवाद। Statements of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Srimati Kanta Kardam. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पर स्थानीय समिति के अंतिम की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। Reports of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Shri Narayan Koragappa. I rise to lay a copy each in Hindi and English versions of the 28th and 29th report of the Committee on Welfare of Other Backward Classes as listed against my name in today's list of business. Shri V. Muralidharan to lay papers on behalf of Shri Nityanand Rai. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Shri Nityanand Rai, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Statements by Ministers Sadhvi Niranjan Jyoti. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद।
माननीय श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। Honorable Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 42nd report of the Standing Committee on Labor, Textile and Skill Development on demands for grants 23-24 pertaining to the Ministry of Textiles. Thank you. Now, motion for election to the Court of University of Delhi. Dr. Subhash Sarkar to move a motion for election of one member to the Court of University of Delhi. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I, on behalf of my senior colleague, Sri Dharmendra Pradhan ji, rise to move the motion for election of one member from amongst the members of the House to the Court of University of Delhi, mentioned against his name at serial number 22 in today's revised list of business. धन्यवाद. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move a motion for consideration of the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Central Goods and Services Act, Tax Act 2017 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Would you like to speak, Honorable Minister? Yes, sir. With your permission, I just want to highlight what this amendment is all about. Sir, you are aware that the GST itself subsumed more than 17 taxes and 13 cesses of the states. Center and state, both of them got blended together into a single tax. Now, there are certain provisions and sections of the Act which give the power to levy the tax and also to review how these taxes are levied. In particular, Section 109 of the CGST provides for constitution of the GST Appellate Tribunal. Now, the Appellate Tribunal, when being set up, will also look at the qualifications, appointments, and terms of and conditions for service of the President, and also the judicial and technical members are specified in Section 110 of the Act. 109 gives you the power, 110 gives you the details of what the qualifications experience will have to be now. Under the GST law, sir, adjudicating orders are passed by the GST officers from the center and state, depending on the jurisdiction allocated to each one of them. Now, appeals are made against these orders, which are passed by these adjudicating officers, and that appeal lies with the first appellate authority, who is an officer again within the tax administration, and therefore of the respective center and the state. The second appeal against the orders of the first appellate authority under the center as well as under the state tax administration lies with the GST Appellate Tribunal, GST Appellate Tribunal. So this is the first forum at which the GST litigation process converges within the state, that is the appellate orders passed by the center and the state GST officers become a part of the same appellate forum, that is the GST Appellate Tribunal. Now, earlier in 2019, the GST AT benches, Appellate Tribunal benches, were notified, but the same was challenged in the High Courts. In its order dated 20th September 2019, in the writ petition which was in the case of the Revenue Bar Association versus Union of India in the Honorable High Court of Madras, the High Court held as follows, and I quote, sir, the number of expert members, therefore, cannot exceed the number of judicial members on the bench, unquote.
So the Honorable High Court of Madras struck down Section 109 and Section 110 of the Central GST Act of 2017, by which we appointed the tribunal and by which the appointment, the qualification and the term, everything else was decided. Now that that got struck off, simultaneously the tribunal's reform of 2017 of 2020-21, which was brought in, also standardized the appointment, the terms, the qualification of all the tribunal benches, and the appointments which are being made to them have all now become standardized for all tribunals. That was happening parallelly. So, given all these developments, in the 47th meeting of GST Council, which was held in Chandigarh on 28 and 29 June, the GST Council discussed the changes that are to be brought in, and brought in such a way that the GST Appellate Tribunal in the GST law, which is there already in it, but it has to get constituted, we have to bring them in conformity with the judgment of the High Court, which was the Madras High Court. So in the GST Council meeting, it was decided that we'll constitute it. So the constitution also happened, constituting of these people, the tribunals were also happened, and then it was realized. I'll just tell you what was constituted also, sir. The report of the group of ministers which went into seeing all this was submitted to the council, and the council then took a call that we amend the 109 and 110 of these sections. Then the amendment of the Finance Act, through the Finance Act in 2023, the GST Appellate Tribunal shall contain one principal bench and various state benches which are notified now. So the principal bench shall be located in Delhi and shall have a president, a judicial member, a technical member which is center, and a technical member which is state. The state benches shall also have two judicial members, a technical member of the center and a technical member of the state. All this was notified even by September 2023. Thereafter, sir, this is the immediate background of this amendment that we are placing before this Honorable House now. Thereafter, it was brought to the notice of the ministry by the Honorable Chief Justice of India in his administrative side through the registrar that the following aspect of the service and its terms are not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021. The Tribunal Reforms Act of 2021 brought a certain kind of rationalized approach to all the tribunals which exist in the country. And therefore, in alignment with this, the Chief Justice wanted the CGST Act also to be in line with it, and therefore the tribunal also to be formed in the fashion. So the 2 points on which the Chief Justice came in to advise us, and the advice has been well taken, is that the maximum age limit for the post of the president and the members is 67 and 65 years in the CGST Act before 2 days, if the House approves amendment. So the maximum age limit for the post of the president and members is 67 and 65 years in the currently prevailing CGST Act, whereas under the Tribunals Reform Act of 2021, it is 70 years and 67 years respectively. That is one point which was flagged by the Honorable Chief Justice of India. The second point that he pointed out, sir, is that the CGST did not have the provision relating to the eligibility of an advocate with a standing of 10 years at the bar for appointment as judicial member, whereas the same is available in the rules framed under the Tribunal Reforms Act. So if the Tribunal Reforms Act of 2021 had something and we didn't have it in the CGST, it wouldn't be right. So for appointing even advocates who with a standing of 10 years should also be brought in. So these are the two points which the Chief Justice of India have highlighted.
we have now brought those as amendments to the current act, and those are the amendments for which we are seeking the approval of the House. Thank you. Honorable Minister has spoken. Now the motion is moved. Now I call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Mani Dr. Amar Patnaik ji. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, on behalf of my party, the Biju Janata Dal, we support the amendment which has been brought in into the GST Act for exactly for the specific reasons that the Honorable Finance Minister has stated. That is number 2, to bring it in uniformity with the Tribunal Reforms Act 2021, and also to ensure that the number of cases that was going to the high courts because of the absence of this particular layer of adjudication would actually become operational, and therefore the number of cases would actually come down from the high courts and the Supreme Court, which already have a large number of cases. For the record, I think the Honorable Finance Minister has stated in several places that there are about 15,000 appeals which are pending at various levels before this particular amendment has been brought in, and this was 25% more than the last year. This is the latest figure which is available, around 15,000. Now, this particular amendment, when passed, would actually settle a number of these issues, and therefore it is very welcome. I compliment the government and the Finance Minister for it. Having said so, sir, there are 2 issues which I wanted to raise before the government by way of suggestion. Of course, one concern is that having the structure in place is one thing, but getting the vacancies filled up is another thing, and that is very important. In 2021, August 2021, the Honorable Supreme Court, the then Chief Justice, Justice Ramana, observed that there were 240 vacancies in these tribunals. And he expressed concern, and the advice to the government was to fill them up very quickly, because otherwise the entire process of the objective of forming these tribunals would not be achieved. Now, in 2022, to an unstarred question, number 1060, on 15/12/2022, the Minister of Law and Justice has given a position of vacancies in the tribunals. Now, unfortunately, madam, these vacancies continue to be there at various levels. For example, in the Ministry of Corporate Affairs at the NCLT and the NCLAT level, the Ministry of Labor and Employment, in the Ministry of Finance at the DRT level. I don't want to get into each of the vacancies against each of these ministries, but these numbers, even after 1 year of the Honorable Supreme Court expressing concern, remains to be around 200 and 210. So I thought the next important thing that the government should be addressing is to fill up these vacancies by either revamping the existing machinery or process of selection of these members, judicial and technical members to these tribunals, or having a one-time measure to settle or to fill up these vacancies and then make the process roll on. Otherwise, the full benefit of this entire amendment would not be available to the people. The next point which I wanted to mention, sir, is the fact that the entire GST principle of one nation, one tax was brought in with the view to simplify the entire taxation law, have a common taxation law as far as indirect taxes are concerned in the country, and as Madam said, by subsuming a number of central and state taxes, that would improve the ease of doing business. This is one such step, and of course, many states have already, and in the GST Council, have taken the next step of having a one-time amnesty scheme also for settlement of GST dispute in the line with Sabka Vishwas scheme of 2019. But there is one more step which probably I thought I would suggest by way of suggestion to the Honorable Finance Minister, that is the authority of advance ruling on the GST. Now, this particular architecture is welcome, but their entire view of looking at this thing is completely revenue-centric.
Now, with the result that none budge from their position and there is no settlement. So each of the states have done this advanced authority for advanced ruling. Is there a need for the government and the GST Council to consider for a central authority for AAR, which could address the issues relating to place of supply and resolve the conflicting views of state level advanced authority for rulings? This is where I think a big bottleneck is there. Honorable Finance Minister may like to address this. The second one is the recourse to alternate dispute resolution mechanisms, sir. I think this is a very potent method. And since we have brought in the mediation bill also now, it should be taken advantage of to reduce the number of appeals that is happening on the GST front, because that would improve the ecosystem of business in the country. The mediation bill the effort in this direction actually should come through the GST authorities themselves, because leaving it to the private authorities, actually the revenue-centric approach always, ensures that the dispute is never settled. If the government itself uses the mediation bills, mediation act that we passed recently, some of the cases which are very clear and where the dispute can be easily settled, and settles these cases, it would give a big impetus to the private parties also to use this forum to settle many of these disputes. So overall, sir, I think the process, the entire architecture, there is nothing to quarrel about that. It is a welcome step. But we have to fill up these vacancies. And number two, probably look at other avenues of settlement of disputes, including alternate dispute redressal mechanisms. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने विस्तार से इस बिल के प्रावधानों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट आर बीइंग अलाइंड विद द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 to initiate the administrative process for operationalization of GST appellate tribunals at the earliest. Actually, the age has been increased. It is allowed from 67 to 70 for president of the appellate tribunal, and for the members from 65 to 67 years. And it has been aligned with the Tribunal Reforms Act 2021. सत्य महोदय, जब हम जीएसटी की चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस बिल की चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं, तो हम आज के दिन श्री अरुण जेटली का स्मरण अवश्य करना चाहेंगे, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और श्री अरुण जेटली जी, जिनके बारे में कहते हैं द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, अगर पूरे देश के सभी राज्यों और सभी राजनीतिक दलों में उन्होंने सहमति पैदा नहीं की होती, तो इस देश के अंदर जीएसटी लागू करना असंभव कार्य था। और आज हम जब 7.5 साल पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कहीं सीपीएम की सरकार, कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं बीजेपी, अलग अलग दलों की सरकारें, अलग अलग राज्यों के अंदर टैक्स रेट्स, अलग अलग राज्यों में वैट की प्रक्रिया इतनी अलग थी, और उन सभी राज्यों को उन सारे टैक्सेस को इंटीग्रेट करके और वन नेशन वन टैक्स ये इंप्लीमेंट करना साधारण काम नहीं था। मैं तो इसके राज्यों की वित्त समिति का और चेयरमैन रहा, और मैं जीएसटी और वैट से लगभग 20 साल से जुड़ा रहा हूं। मैं कितना कठिन काम है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं सभापति महोदय, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने हित। पंजाब और हरियाणा में परचेज टैक्स, उनको they were earning more than 5,000 crore as a purchase tax from procurement. Maharashtra was earning more than 5,000 crore from octroi. बिहार जो है वो इंट्री टैक्स से पैसा अर्जित कर रहा था, और कोई राज्य इन टैक्सेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं श्री अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बारे में एक शब्द में द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, और उन्होंने सभी पार्टियों के लोगों को एक साथ बैठाकर
और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करवाया। और मैं सभी दलों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, प्रणब मुखर्जी नहीं कर पाए, वो काम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखला दिया। तो इसलिए सती महोदय, दूसरी एक बड़ी बात है, जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री अभी निर्मला जी हैं, वो उसकी चेयरमैन है। पिछले 7.5 साल में एक निर्णय छोड़कर एक भी निर्णय वोटिंग से नहीं हुआ। बाहर जाकर कुछ भी लोग बयान देते हों, विरोध करते हों, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। ये भी कोई साधारण काम नहीं है। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने देखा इनको कि अरुण जेटली के बाद हम लोग को डर लगता था कि जीएसटी काउंसिल कैसे चलेगी, क्या अरुण जेटली जिस तरह से चला पाते थे कोई दूसरा चला पाएगा। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके पेशेंस की दाद है। भले ही सदन में कई बार हमको लगता है कि इम्पेशेंट हो जाती है, बट आई हैव सीन निर्मला जी sitting for hours and hours and listening to the suggestions and arguments given by the different political parties or different finance ministers. इसे सती महोदय, ये एक ऐसी बॉडी है जो देश के सभी राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, सभी व्यूज को रिप्रेजेंट करती है, घंटों चर्चा होती है और अंत में बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है। एक निर्णय केवल वोटिंग से हुआ था, वो भी सीपीएम के केरल के वित्त मंत्री थे थॉमस आइजैक, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर, जबकि सारा सदन एकमत था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो वोटिंग कराऊंगा, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर। उस एक मुद्दे को छोड़ दे तो आज तक किसी भी मुद्दे पर कभी भी वहां पर वोटिंग नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय, मुझे तो लगता है कि कुछ दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की बॉडी बनाई जाने की आवश्यकता है, खास करके मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कि बैठकर निर्णय क्यों नहीं हो सकता। क्यों अलग अलग राज्यों में टैक्स की रेट्स अलग होगी, प्रक्रिया अलग होगी, क्यों नहीं पूरे देश में वन टैक्स वन रेट हो सकता है। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बाकी कई विभागों में भी उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। चौधरी महोदय, इस जीएसटी की एक बड़ी खासियत ये रही कि सब कुछ ऑनलाइन है, यानी आप अमेरिका में भी बैठकर टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं तो लंबे समय तक बिहार का वित्त मंत्री रहा 2005 से, और मैंने वैट के समय में देखा कि लोगों को बैंक जाना पड़ता था चलान पास कराने के लिए और ट्रेजरी में जाकर पैसा जमा करते थे। रिटर्न फाइल करना कितना कठिन काम होता था। आज सब कुछ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, रिटर्न ऑनलाइन, जो टैक्स जमा करना वो ऑनलाइन, रिफंड ऑनलाइन। आपको कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने देखा नहीं कि ऑफिस कहाँ पर है, और लोगों ने देखा भी था एक समय के अंदर। और ये जीएसटी नेटवर्क, ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जीएसटीएन, जो जीएसटी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। करोड़ों करोड़ ट्रांजैक्शंस को किस तरह से और कंपाइल करता है, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, ये जीएसटी का नेटवर्क जो है, ये भी भारत सरकार के प्रयास से और आज चल रहा है। सती महोदय, वो दिन भी आपको याद होगा, हर राज्य में चेक पोस्ट होता था। अगर तमिलनाडु से कोई गुड्स लेकर चला और अगर बिहार तक आना है तो उसको एक आधे दर्जन राज्यों में चेक पोस्ट पर रुकना पड़ता था, अपने गुड्स की जांच करानी पड़ती थी। सारे बैरियर्स खत्म, सारे चेक पोस्ट खत्म, लॉजिस्टिक कितना आसान हो गया, और इसके कारण कितने पेट्रोल की बचत हुई,
कितने डीजल की बचत हुई, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और पूरे देश के अंदर जो टैक्स रेट तमिलनाडु में वही बिहार के अंदर, और जो पांडिचेरी में है वही टैक्स रेट जो है मिजोरम के अंदर है। तो इसलिए वन टैक्स वन रेट। और सौती महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता इसको गब्बर सिंह टैक्स करते हैं। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं कहते कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। अगर गब्बर सिंह टैक्स है तो घोषणा करें कि अगर हमारी सरकार गलती से बन गई, जो बननी नहीं है, तो हम जीएसटी को खत्म कर देंगे। है ही मत तो घोषणा करें। लेकिन आए दिन में देखता हूं कि वो कहते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है किसी कांग्रेस शासित राज्य की हिम्मत कि जीएसटी में काउंसिल के निर्णयों को अपने राज्य में वो इम्प्लीमेंट न करें। मुझे याद है कि 1 साल पहले ये कुछ चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, फूड ग्रेन आइटम्स और बाकी पर। कितना विरोध हुआ, लेकिन क्यों कांग्रेस शासित राज्यों ने उसको लागू किया? अगर वो टैक्स रेट गलत था तो आप लागू नहीं करते। और सबसे पहले केरल की सरकार ने लागू किया, जो बाहर में इतने बयानबाजी कर रहे थे। इसलिए सौती महोदय, बाहर जो बयान दें पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, लेकिन सदन के भीतर जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है उसको सभी राज्य जो है और यथावत लागू करने का काम करते हैं। और सभापति महोदय, इतना ही नहीं, तो इसके अंदर 1,67,000 करोड़ का नवंबर महीने में और टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है 1,67,000 करोड़। और जिन लोगों को लगता था कि जीएसटी आएगा तो टैक्स कर संग्रह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो रिकॉर्ड 1,67,000 करोड़ से ज्यादा का संग्रह हुआ है। और 1,60,000 करोड़ की जो लिमिट है कि का जो उसको तो इस साल 1 साल में कई बार जो है इन लोगों ने पार करने का काम किया है। और सती महोदय, अब देश के जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भी जीएसटी को स्वीकार कर लिया है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब जीएसटी लागू हुआ उस समय 64 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे। Means at that time only 64 lakh businessmen were paying GST. Only 64 lakh were registered under GST. और आज उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1,38 लाख। तो 64 लाख से it has been increased to 1,38 लाख। लगभग संख्या उनकी दुगने से ज्यादा हो गई। और इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो गया। जो इंस्पेक्टर राज शब्द चला करता था वो इंस्पेक्टर राज समाप्त हो गया। सौती महोदय, इस अवसर पर मैं निर्मला जी का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक बड़ी चुनौती है फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम्स की। और ये मैं जब इंग्लैंड गया था, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इस अध्ययन करने के लिए, तो उन देशों में भी देखा कि फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम जो है पूरे यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या थी। और आज जीएसटी की सबसे बड़ी अगर कोई एक चुनौती है तो ये फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जीएसटी में जो इवेजन, टैक्स का जो इवेजन हो रहा है इस फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम के कारण, 1920 में द इवेजन वाज 40,000 करोड़, which increased to 49,383 crore in 2021. Again, it increased to 73,000 crore in 21-22. और 22-23 में increased to 1,31,000 करोड़। और अभी तो 23-24 का भी तो नवंबर महीना, दिसंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का आंकड़ा है। टैक्स इवेजन which has been detected 1,51,000 करोड़। और अगर 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 अगर ये 4.5 साल का आंकड़ा ले तो 4,46,000 करोड़ का
टैक्स इवेजन डिटेक्ट हुआ है और करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इवेजन था वो रिकवर हुआ है और करीब 1400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। तो ये मैं जानता हूं कि जीएसटी काउंसिल के सभी राज्य के लोग लगे हैं कि ये जो टैक्स इवेजन हो रहा है और इसको रोकने के लिए किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है। ये सारा काम ऑनलाइन जो सिस्टम है वही रेड फ्लैग दिखा देता है, वही बता देता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का जितना बड़ा इस्तेमाल डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ है, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कहीं इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। तो निर्मला जी के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है। इस फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है उस संबंध में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड फॉर दोज टैक्स पेयर्स who intend to buy and sell only within a state, जो इंटर स्टेट बिजनेस नहीं करते हैं, अपने ही राज्य में माल की खरीद करते और बिक्री करते हैं, उनके लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन और रिटर्न का प्रोसेस जो है इसके बारे में और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बिकॉज सच टैक्स पेयर्स डू नॉट पोज द रिस्क ऑफ पासिंग इंटर स्टेट क्रेडिट which can be buried deep through a network of shell companies. दूसरी बात ये कि जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम करने वाले जो लोग हैं, मैं उसके बारे में भी सुझाव देना चाहूँगा। However, fraudulent credit claims are causing concerns not only to government but also to genuine taxpayers whose credit claims are denied because they have accrued from fraudulent sources and the taxpayer is unaware about this. इसको डील करने के लिए robust system of risk profiles may be set up to forewarn likely suspects and subjecting to such persons to comprehensive and physical scrutiny before granting them registration. और मेरा सुझाव होगा कि इस तरह के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जो क्रेडिट हैं उनका क्वेंटम जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। इतना ही वो केवल क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और अगर वो ठीक व्यवहार करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके क्लेम को और बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन का जो थ्रेशोल्ड है, I don't remember, madam, what is the threshold as on today, but I think it is 40 lakh is the threshold. So if it is threshold 40 lakh, it was decided about 7.5 years back. So GST Council could think of increasing the threshold, raising the threshold from 40 lakh to 60 lakh. And I still remember when Arun Jaitley was there and we were discussing about the threshold because earlier it was 20 lakh. So there was suggestion also 60 lakh, 2 minutes और. But ultimately it was decided for 40 lakh. तो मुझे लगता है कि अगर 60 लाख थ्रेशोल्ड का अगर निर्णय लिया जाता है तो हजारों की संख्या में जो छोटे व्यापारी हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर आ जाएंगे और आपको जीएसटी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और अंतिम मेरा सुझाव है वो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, क्योंकि हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड 71 सो कॉल्ड नोटिसेस involving GST to the tune of 1,12,000 crore have been issued to online gaming companies during financial 22-23 और 23-24। इस संबंध में मैं मैडम इतना ही कहना चाहूँगा, to avoid a situation like the online gaming issue where huge demands have been created for the entire GST period and bunched in just few months, कुछ ही महीनों में आपने नोटिस देकर पूरे पीरियड का 1,12,000 करोड़ की नोटिस दे दिया। There should be ample clarification to trade and the tax administration on other major contentious issues like virtual digital assets and services relating to the digital economy. तो इन 2-3 सुझावों के साथ और अंत में मैं यही कहूँगा, सरस्वती महोदय, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो लोगों ने कहा कि दुनिया की जिस देश में
जीएसटी लागू हुआ, वहां सरकार चली गई और देश के अंदर दुनिया में सैकड़ों सरकारें थी जो जीएसटी लागू होने के कारण चुनाव हार गए। और यही लोग कह रहे थे भारत के बारे में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जीएसटी लागू किया और चुनाव हारने के बजाय प्रचंड बहुमत से और हम दोबारा लौट कर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी। ऑनरेबल श्री विडामस्थान राव यादव। Thank you, Chairman, sir. 5 minutes. Thank you. Oh, Honorable Chairman, sir, fellow members of the House, as we stand here today, we mark a crucial milestone in the journey of Goods and Service Tax Act. The proposed establishment of Goods and Service Tax Tribunal, Appellate Tribunal. This long-awaited body promises a dedicated platform for the taxpayers to seek clarity and addressal on their GST concerns, alleviating the burden of navigating the existing legal system. I would like to begin with some commendable aspects of the bill. Positive, sir. As mentioned above, the Goods and Service Tax Appellate Tribunal represents a dedicated platform to seek clarity on tax positions and resolve outstanding appeals against first appellate orders. The GSTAT will provide taxpayers with a faster and more convenient way to seek redressal for tax concerns. This could potentially reduce legal costs and delays associated with navigating the High Court system. Sir, our concerns and suggestions are higher number of GST slabs. Current system. Regular taxpayers face 5 primary slabs, that is 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, and additional rates like 3% and 0.24% plus a varied cess. Complexity and confusion. India's high number of GST slabs, 5 primary and 2 additional and plus cess, creates confusion for taxpayers, increasing administrative burden and potential errors. So multiplicity of rates hinders tax administration, requiring extensive resources for managing different rates and preventing leakages. Our suggestions are gradual reduction. Implement a phased approach to reduce the number of slabs, potentially merging adjacent rates or creating broader categories, that is 3 to 4 times over time. Rationalized cess system. Review and streamline the cess structure, potentially merging or eliminating certain categories or simplifying calculation methods. Strengthening IT infrastructure. The goods and service tax network has been plagued by repeated technical glitches, disrupting smooth return filing for businesses. These malfunctions are not isolated incidents. In 2019, a system crash triggered by a surge in filings caused widespread inconvenience and hindered compliance efforts for thousands of taxpayers. Our suggestions are scalable infrastructure. Upgrading the GSTN infrastructure to handle spikes in user activity and increased data volume can prevent crashes and ensure system stability during the peak periods. Data reconciliation mechanism. Implementing the automated data reconciliation system can identify and rectify discrepancies between taxpayer data and government records, streamlining return processing and minimizing errors. User-friendly interface redesign. Simplifying the GSTN portal interface with clear navigation and plain language can enhance user experience and improve accessibility for taxpayers with varying technical proficiency. By addressing these challenges and implementing the proposed solution, the GSTN can become a more reliable and user-friendly platform, facilitating smooth return filing and enhancing compliance for businesses across India. Sir, our concerns of anti-profiting matters. The effectiveness and fairness of the Competition Commission of India in fulfilling its intended role of preventing profiting after GST rate reductions is under question.
Several factors contribute to this concern, sir. Case backlog. With nearly 130 cases pending as of October 2023, the CCI faces a significant backlog, causing delays and potentially deterring businesses from passing on rate reduction due to the fear of lengthy investigations and penalties. Streamline case processing, sir. Implement measures to expedite case resolution, such as prioritizing urgent cases, setting clear timelines for investigations, and utilizing technology to automate process. This will reduce the backlog and encourage businesses to comply with the CCI's mandate. Minimize compliance burden, sir. Consider simplifying procedures and audits for small and medium enterprises, potentially through self-assessment mechanisms or tied compliance requirements based on the business size. This is our conclusion, sir. The establishment of Goods and Service Tax Tribunal, Appellate Tribunal, represent a significant step forward in the evaluation of the GST system. This specialized forum for taxpayers holds the potential to streamline dispute resolution and alleviate burdens on the judicial system and foster greater confidence in the overall tax administrative framework. So, however, to truly unlock the full potential of the GST system, we must acknowledge the need for further systematic improvements. The issues surrounding the complexity of the slab structure, the challenges associated with the goods and service tax network infrastructure, and the concerns regarding anti-profiteering measures cannot be overlooked. With this consent and session, we, on behalf of the YSRCP party, support this bill. Thank you, sir. Thank you, Manya Vidamastan Rao ji. All members, you are supposed to speak, not to read your speeches. Yes, thank you. Manya Dr. M. Thambi Durai ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to participate in the discussion on the Central Goods and Services Amendment, Second Amendment Bill brought by Honorable Finance Minister to amend the Central GST Act 2017, sir. Honorable Member, former Finance Minister of Bihar, your state, he raised many issues regarding the state, how the certain states are like Kerala, Tamil Nadu, how they are raising that certain problems. I want to bring to the kind notice to the through you to Honorable Finance Minister and the government also, sir. Even though it's putting a single tax, the tax revenues are coming and sharing, both the states are sharing. In Tamil Nadu, for example, say, the inspection Raj, our Modi said, former finance, there is no inspection Raj. But in Tamil Nadu, if you take a lot of inspection Raj going on, harassing the people. For example, if the secretarial department is also there, they are coming. Instead of GST, people are not coming. GST people. These sales tax people are harassing everywhere, going and collecting, torturing, putting fines and everything. That creating. Because, and I'm, sir, regarding it, because why we are collecting the tax and everything to help the people. Now, present important situation of Tamil Nadu, what we are facing, that I want to highlight, because Finance Minister is here, sir. On 18th December, historic rains and subsequent flood paralyzed life in the southern states of Tamil Nadu, namely Thoothukudi, Tirunelveli, Tenkasi, and Kanyakumari. Unprecedented heavy rain in these 4 districts caused severe damage to crops, for properties, infrastructure facilities. This Maroon district had cut off from the rest of Tamil Nadu, extreme damage. But the present government, what Tamil Nadu government says, due to meteorology, they are not going properly forecasted that. Therefore, even chief secretary level, they are telling this kind, accusing the central government as well as the meteorology government. It's a wrong thing, sir, because the state government failed to solve all this, knowing that how to handle them, how to help them, sir. In that respect, for example, infrastructure, roads, like canal, tanks, all have been affected in southern district. My leader, Adapadi Palaniswamy, former Chief Minister of Tamil Nadu, and ADMK party leader, visited the affected people in those districts and consoled them. He asked the government to provide them food
Tamil Nadu government to provide them food, water, and milk immediately, which where their people are not getting. Had the administration taken sufficient precaution measures, Tamil Nadu government had taken the administration taken sufficient precaution measures, people would not have suffered so badly, sir. The government should immediately undertake rescue and relief of operations. Our leader and former chief in Tamil Nadu, Tamil Nadu Chief Minister, former Chief Minister, Sri Edappadi Palaniswamy, demanded that a sum of rupees 25,000 crores has to be given each of the affected farmers, Dr. Thambidurai and ji, an please on the amount of subject. 10 lakhs should be given to the kin and kin of the 8 persons who died in Tirunelveli. Sir, and also, I request, sir, especially the state government, what they are doing, putting always, they're collecting the money from central government. We don't know how they are spending what they told me, could not understand. But always putting the blame on some other side, failing their maladministration. GST, No, please. subject means, sir, because Yes. it's a GST, because our farmer finance, your finance minister details said about the subject, what subject, in the correlation, I'm also speaking that, sir, you have to allow me, because serious matter. If you take Tamil Nadu tax system, if you take what they are doing, in Tamil Nadu government, they are increased, they are blaming central government not getting the fund, but they are raising fund as they like, affecting the Tamil Nadu people. They are putting taxes, increase property tax heavily, and also proper registration tax also increased there, or property registration also increased. Electricity rates also increased. Milk price also increased. And also, sir, you know very well, most of the governments which are ruled by some other, I don't want to mention the governments, most of the governments, they are blaming the center not to get the money. They are doing the most of the taxes, collecting that is especially liquor is going on. Wherever you see, sir, I'm coming to the point, because of most of the things, the government, through excise department, especially, their rates are increasing more and more and collecting money. Because common men are affected. They cannot blame the central government. But what they are doing about the Tamil Nadu government, if you take, they are outlets that what are these kind of property tax increasing, property registration tax increase, electricity increased, and also, coming to the petrol chest. Petrol chest is a central government is requesting government to reduce it. But Tamil Nadu government in the election manifesto, the DMK government says they are going to reduce it. But they have not reduced. These are tax systems, I am telling you. They are not reduced the tax. GST. But at the same time, GST also, they are getting a lot of money from Tamil Nadu central government. But they are not properly utilizing. They are not in prepared action. That is why the most of Tamil Nadu people suffered now. The Chennai also, what happened, we know. 4,000 crores we don't know. But they demanded 5,000 from central government. Now, last time, yesterday also, our chief minister, Tamil Nadu chief, came and met Honorable Prime Minister seeking the help. But central government, even whether they are using properly that money, that is what I am raising here. That is, I am more concerned that our people must who affected these areas, especially I told you regarding the districts in Tamil Nadu. Yes, speak on the subject now. Tenkasi. Yes, you have already spoken on this. I finish. Speak on the subject. Therefore, our former Chief Minister Edappadi Palaniswamy requested the Union government and Prime Minister should consider people's sufferings and provide sufficient relief funds, because we are not having any faith on the state government. They are not properly utilizing, only putting blames. I request the central government come forward to help rescue our Tamil Nadu people, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Honorable Dr. K. Lakshmanji. Thank you, Deputy Chairman, sir. At the outset, I would like to support the bill introduced by Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman ji. It not only extends the upper age limit of GST Appellate Tribunal Chairman to 67 years, but also allows the advocates with 10 years of experience to be eligible to become members. Sir, the bill introduced by Modi ji's government is not only a reform, it will not only increase the overall efficacy of the functioning of tax tribunal, but will promote the ease of doing business.
Due to inability of the earlier Congress government to introduce such reforms for the last 70 years in their rule, more than 80,000 cases are still pending before the indirect tax tribunals of the country. The introduction of bill not only helped drastically, but reduced the pendency of cases. हमारे नेता सुशील जी ने विस्तार रूप से जीएसटी के बारे में वो जिक्र किया और मैं ज़्यादा राजनीति न करते हुए इतना ही बताना चाहता हूं कि जहां भी हमारे गैर भाजपा शासित राज्य बार बार हमारे पेट्रोल और डीजल के महंगाई के बारे में वो जिक्र करते हैं, पर जब बात आती है तब वैट 1 रुपए भी उसमें कटौती नहीं करते हुए किस तरह उंगली हमारे सरकार के ऊपर बताने के लिए वो प्रयास करते रहते. But when it comes to the discussion on the inclusion of this petroleum products and taxes into the purview of GST, कोई भी हमारा विपक्ष के राज्यों में सहमत नहीं देते हैं. बाहर तो बताते कि महंगाई के बारे में, मगर जब जीएसटी की परव्यू की बात आती है तो कभी उसका समर्थन नहीं की. ये तो सभी लोगों को जानकारी है. But when it comes to the point of bill, sir, it is natural that litigations and taxes go together. It is an unending fight between a taxpayer and a tax collector. Provision of dispute resolution mechanism in the statute is the key to such disputes. Tribunal is the second tier in the GST appeal mechanism. Due to litigation, the GST tribunals could not be so far constituted. Tribunal, being the highest fact-finding authority, must be the place where the disputes must end. The proposed amendment shows the government's commitment to ensure speedy justice to the taxpayers. इसके पहले जैसे बताया सुशील जी ने वन नेशन वन टैक्स के बारे में, आज not only it has helped the ease of doing business for the business people and record collection of 1,67,000 crores. Hats off to our Honorable Finance Minister and Modi ji's government, which is also a transparent and accountability. And have been seen from the government side, Madam Nirmala ji, the share of the states are being contributed on time without any delay. Isliye I once again thank the government for giving an opportunity to good number of advocates to be part of this statutory authority. Madam, my suggestion from my side that chartered accountants with the same qualification as that of advocates may also be considered for appointment as members of GST tribunals. As many CAs have been successfully functioning as members of the income tax appellate tribunals, experience and expertise of CAs in accounting procedures would be an added advantage on the benches of tribunal. So while congratulating the government for successfully implementing the GST law in our federal setup, I fully support this bill and I stand here to support this bill. Thank you, sir. Thank you, Dr. K. Lakshman ji. माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी. Thank you, Chairman, sir. Sir, this bill intends to align certain provisions of the Central Goods and Services Taxes Act 2017 with the Tribunal Reforms Act 2021. Sir, I rise to speak in the favor of this bill. So the bill is also a testimony of the resolve of Honorable Prime Minister towards streamlining of rules. More than 1,500 redundant and obsolete laws have already been done away with. And with such measures, measures are in addition to the process of enhancing administrative efficiencies in reducing the workload and the caseload. Sir, the GST has ushered in a new era of financial governance leading to enhanced financial administration. GST has not only widened the tax collection, but has also led to formalization of the Indian economy. From fragile 5 to top 5, the Indian economy has traveled a long distance in the last 9 years under this government. In 2013-14, our per capita income was 68,000, which has now increased to 1,80,000 rupees in 22-23. In 2014, the capital expenditure was 3.9 lakh crores,
and the Union government under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has increased it to rupees 10 lakh crores by 2023. Between 2004 and 14, tax collection was 19 lakh crores, which has now increased to 70 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. The GST collection has reached 1.87 lakh crores in April 23, and the monthly average GST collection is 1.69 lakh crores. Our foreign exchange reserves were at 309 billion. They stand today at 593 billion. Today, the Indian stack enabling digital India is a focal point of global discussion. In financial year 23, over 103 billion digital transactions worth over 166 trillion Indian rupees of transactions across India. The number of transactions was estimated to rise up to over 411 billion by 2027 in the country, sir. These numbers are just mind-boggling. The world is flabbergasted at our success in the digital payment ecosystem. The robust new companies registration depicts strong growth intentions. Around 93,000 companies were registered in the first half of 23-24 as compared to the 59,000 5 years back. The average daily registration of new companies increased to 622 in 23-24, an increase of almost 58% from 395 in 18-19. All scheduled commercial banks' credit growth year on year has been accelerated since early 2022. Aggregate deposits grew by 13.2% and credit by 20% till September. In the coming months, we expect the credit demand to increase even further. Exceeding all expectations and predictions, India's gross domestic product has demonstrated a remarkable annual growth of 7.6% in the second quarter of financial year 24, building on a strong first quarter growth of 7.8%. The second quarter has outperformed the projections with a growth of 7.6%. The IMF in its recent report, very recently, sir, has applauded India's economic performance and has termed it as a star performer, contributing it to 16% of the global economic growth. It has lauded the country's digital public infrastructure and strong government infrastructure push for the sustained growth, and has projected India's economy to grow at 6.3% in the current fiscal year. India has emerged as an outstanding performer among major economies, showcasing resilience in the face of global uncertain environment characterized by risks related to geopolitical conflicts, fluctuating energy prices, and concerns about about a potential recession. This impressive milestone further substantiates the country's unique development paradigm, a paradigm that has been a hallmark of the Prime Minister Narendra Modi's government in the last 9 years, set to leave an inspiring trail for other developing nations to follow. So, the Honorable Prime Minister Modi is focused on building fundamental public infrastructure first, empowering individuals to act as agents of change. We have seen the approach in the government schemes like Saubhagya, Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, and Ayushman Bharat, among others. Today, we have achieved 100% electrification of villages, while over 13.7 crore tap water connections make water available to 70% of our families from only 17% about a decade ago. So India is following a 4D model of development, demography, democracy, and diversity. And the period till 2047 is one of the huge opportunities that Indians who are living in this era have a great chance to lay a foundation for the growth that will be remembered for times to come. For a long time, India was perceived as a nation of 1 billion hungry stomachs. But now India has been seen as a nation of over 1 billion aspirational minds, more than 2 billion skilled hands, and hundreds of millions of young people. So who are the beneficiaries of this rapid economic progress? I ask myself, and when I see around, it is the maids who come to our houses to assist us in our daily chores. Yes, they are the beneficiaries. Is it the gardeners? Is it the milkman and the vegetable vendors? Yes, definitely. Is it the drivers or the safai karamcharis? A big yes. Is it the watchmen in our offices? It is the employees in my firm, which I can personally vouch for. It is the ST, SC, women in the weaker sections of the rural India, which I travel to almost every other day. Sir, the economic progress has actually percolated down to the last person in the queue. And Antyodaya ka uday hua hai. Sir, I would like to thank the Honorable Finance Minister for addressing the concerns of the Honorable Supreme Court and being able to
bring this bill to its culmination point. It is for the leadership and the vision of the Honorable Prime Minister that young Indians are thinking of coming back to India and not leaving India. The reverse brain drain, which is unheard, has begun. Modi is definitely a short form for man on development of India. Thank you, sir. थैंक यू कार्तिकेय जी। माननीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, माननीय श्री अजय प्रताप सिंह, 4 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज ये जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। उपसभापति महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने इस बिल पर बोलने का तय किया है। इसके पीछे की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमारे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस बिल को इतना भयावह बताते हैं कि उन्होंने इसका नामकरण गब्बर सिंह टैक्स रखा है। मेरी समझ के अनुसार वो इस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि शोले पिक्चर में गब्बर सिंह नामक एक डाकू था, जो लोगों को लूटता था, शोषण करता था। तो उनका आशय यही था कि ये टैक्स भी लोगों को लूटता है। इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि मैं इस टैक्स को जानूं, समझूं, आखिर जीएसटी है क्या। और इसीलिए मैंने इस बिल पर बोलने का निश्चय किया। और इस निश्चय के साथ जो भी थोड़ा बहुत मैंने इसका अध्ययन किया और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो हमारे विपक्षी साथियों ने चाहे जो समझकर इसका नाम गब्बर सिंह रखा हो, लेकिन मेरी समझ के अनुसार गब्बर शब्द की उत्पत्ति गबरू से हुई है। गबरू को ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं जो हष्ट पुष्ट हो, मजबूत हो, ताकतवर हो। तो ये टैक्स वास्तव में गबरू टैक्स है। गबरू टैक्स इस मायने में है कि हमारी इकोनॉमी को ताकत देता है, हष्ट पुष्ट करता है, हमारे देश को मजबूत करता है। तो चाहे उन्होंने जिस भाव से इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा हो, लेकिन ये टैक्स वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत फ्रूटफुल है। जीएसटी के इतिहास को मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, तो इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई और 1954 में पहली बार फ्रांस में इसको लागू किया गया। और इसके प्रभाव का आकलन जब शनय विश्व के अनेक देशों ने किया, तो सभी देशों ने इसको अपने देश में लागू करने का निश्चय किया। आज पूरी दुनिया में लगभग 140 देश इस जीएसटी की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया और कालेलकर कमेटी का गठन किया, जो जीएसटी के संदर्भ में इसको हिंदुस्तान में कैसे लागू किया जा सकता है, इसके प्रभाव का आकलन करने की जिम्मेवारी उसे कमेटी को सौंपी गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट से किसी की असहमति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लागू करने का प्रयास किया। 2011 में तो एक यहाँ पर सदन के अंदर बिल भी लेकर आए, लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, इसके कारण उस बिल को पारित नहीं करा पाए। 2014 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण 2016 में यह बिल एक संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ और 2017 में यह पूरे देश में लागू हुआ। और ये लागू करना आसान बात नहीं थी, बहुत सारी जटिलताएं थी। विश्व के जो दूसरे देश हैं जहां पर ये सफलतापूर्वक लागू हो रहा है, उनकी जो स्थानीय परिस्थिति है, उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति है और भारत की भौगोलिक परिस्थिति, भारत की जो आर्थिक संरचना है, उसमें काफी विभिन्नता है। इसके कारण एक बड़ी चुनौती थी। आदरणीय सुशील मोदी जी ने ठीक ही
स्वर्गीय अरुण जेटली जी का स्मरण किया है। उन्होंने अपनी कुशलता और मेधा के साथ, अपने चातुर्य के साथ, लोगों को कन्विंस करने की पावर के साथ पूरे देश के अंदर जो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकारें थी, उनके प्रतिनिधियों को सहमत किया, एक टेबल पर बैठाया और आज परिणाम है कि ये जीएसटी पूरे देश में समान रूप से लागू है, सभी सहमत हैं। आदरणीय अरुण जेटली जी के पश्चात आदरणीय निर्मला जी भी इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। ये जो जीएसटी का एक्ट है, इसमें प्रोविजन है एक जीएसटी काउंसिल का, और जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। टैक्स के बारे में तो ठीक है, डिसाइड करती है, समय समय पर बैठती है, लेकिन अगर उसकी जो संरचना है, उस संरचना के बारे में अगर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचें तो हमारी देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है वो जीएसटी काउंसिल, हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। हम में वैचारिक स्तर पर चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन यहाँ देश की बात आती है, देशवासियों की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, देश के कल्याण की बात आती है, देश को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो इस देश के भूभाग में रहने वाला व्यक्ति सच्चे और सही अर्थों में भारतीय है, और ये भारतीयता का प्रदर्शन करने वाली हमारी जीएसटी काउंसिल है। इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो प्रदर्शन है, जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिए हैं, इस पर मैं उन सभी को, सभी साथियों, जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसके, उन सभी को साधुवाद देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार ऐसी सरकार होगी जो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस पे विचार पर कार्य करेगी। ये जो जीएसटी टैक्स है, इसी को चरितार्थ करता है। अभी आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए हम सभी को बताया है कि 17 केंद्रीय कर और 13 राज्य स्तरीय करों का समावेश इस जीएसटी टैक्स के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो टैक्सों की जटिलता है, ये समाप्त की गई है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कथन है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इसको परिलक्षित करता है। और ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी के माध्यम से बहुत सारी जटिलताएं समाप्त हुई हैं, व्यापार करना आसान हुआ है। इसकी बिल पर तो आया ही नहीं सर अभी। अरे तो आपको मैं कहा था 4 मिनट समय था, आप 7 मिनट बोल चुके हैं, तो बिल पर बोलिए, एक आध मिनट में बिल पर खत्म करिए। 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं बिल पे, इस बिल के संदर्भ में क्योंकि समय कम है तो मैं चर्चा करते हुए करना चाहता हूं कि बिल केवल भूल सुधार का बिल है। भूल सुधार का इस मामले में है कि जैसे आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए बात की है कि इसमें जो अपीलेट अथॉरिटी है, विशेष रूप से जो द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का गठन करने के लिए जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है, उसके प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था। तो उस प्रावधानों के साथ संगत बैठाने के लिए ये बिल प्रमुख रूप से लाया गया है। इसमें केवल न्यायिक अधिकारी ही नहीं, जुडिशियल मेंबर के रूप में जो हमारे एडवोकेट हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। जो आयु सीमा है, वो आयु सीमा के भी जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान हमारे इस बिल के अंतर्गत जो ट्राइब्यूनल बनेगा, वो आयु सीमा के प्रावधान इसमें भी हो, जिसमें न्यूनतम 50 वर्ष हो और अधिकतम मेंबर के लिए 67 ईयर हो, और जो अध्यक्ष है उसके लिए 70 वर्ष हो। इतना ही प्रमुख रूप से संशोधन इस बिल में किया गया है। बाकी कंपोजिशन की बात है, इसमें जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, अब विधि विशेषज्ञ हैं, राज्य के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधि, इनका सभी का समावेश किया गया है। इतनी बातें करने के लिए इसमें प्रमुख रूप से प्रावधान किए गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बिल जो है, प्रमुख रूप से जो भूल हो गई है, जो छूट गया था, जो संगत नहीं बैठी थी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के साथ, उस संगत को बैठाने के लिए बिल लाया गया है। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कनकमेडल रविंद्र कुमार। Thank you to
Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity. I congratulate you. I'm seeing in the first time in the chair, Deputy Chairman, as Deputy Chairman. Sir, the Central Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2023, sir, this Act provides for levy and collection of CGST on the intrastate supply goods and services. Sir, mainly the bill proposes to amendment to Section 110, change in qualification of members of appellate tribunal and also age limit. Changing with regard to the qualification, the eligibility criteria, a judge of the High Court, district judge or additional judge, or the bill allows the advocates also who have 10 years experience as judicial member. Sir, I request the Honorable Finance Minister, instead of relaxing the age limit and extending the age limit, several advocates have been practicing in tax sites also. Practicing advocates may be considered as a judges of or the judicial members of the tax tribunals and appellate tribunal, because they are also equivalently able to discharge their functions being a practicing advocates. Sir, there are so many vacancies in the tribunals that have to be fulfilled. For the last several times, the Honorable Supreme Court also pointed out with regard to fulfilling the vacancies. If it is vacancies are fulfilled, filled up, then the pendency also will be reduced. Advocates and also chartered accountants also can be given this opportunity. Sir, with regard to the disposal of the cases, more benches and tribunals also can be constituted for this purpose. Sir, my senior colleague, Thambi Duraisi, as I already explained to the House, in respect of the conditions in the state of Tamil Nadu. I do not know with regard to the conditions of Tamil Nadu, but I, being a member of from the state of Andhra Pradesh, the present conditions of in Andhra Pradesh is very pathetic than Tamil Nadu. But the conditions, the reason is several crores of rupees are disbursing by the central government to the state government. The state government is diverting the funds. Instead of they are misusing the funds, increasing the taxes, and not only increasing the taxes, common man has been suffering. In respect of petrol and diesel, they have increased taxes. They did not reduce the VAT. When compared with the neighboring states, Karnataka and Tamil Nadu, there is a difference of rupees 10 to 15 rupees difference per liter. It has to be considered the petrol and diesel also. It is advisable, rather desirable, it is high time to bring into the fold of the GST. Otherwise, the state government people, the people of Andhra Pradesh have been suffering since long time. In addition to that, most of the funds which were, dispersed to the state government have been diverted and misappropriated and misused by the state government. For the present state government debt is more than 11 lakhs. Not only that, apart from that, sir, the Andhra Pradesh government is now even yesterday also they have taken a loan of 5,880 crores by exceeding FRB limits. Ultimately, the people of Andhra Pradesh will be burdened, huge burden. In addition to that, the prices have been increased in day in, day out. There is no control. There is no financial management. Financial anarchism is going on in Andhra Pradesh. So, in view of these present circumstances, I urge the central government to, in view of the, sir, I urge the central government, I request to at least, it is not my statement, sir. The Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, and Honorable Finance Minister, during their visit to Andhra Pradesh, they have pointed out about the financial misappropriation and financial anarchism in the state of Andhra Pradesh by the state government. In view of the present scenario, I request the Honorable Central Government and the Honorable Finance Minister to conduct an inquiry about the financial misappropriation in the state of Andhra Pradesh, and with regard to the diversion, particularly diversion of funds, if there is no accountability, the COG also, sir, finally, the COG also has pointed out huge irregularities of the state government. Till now, they did not shoot to give any answer to the COG also. That itself shows
financial misappropriation in the state of Andhra Pradesh. Okay. Thank you, sir, for giving this opportunity. Shri G.K. Vasanji. Sir, this is a very important bill, sir. My party, Tamil Manila Congress, Mupanar, supports this bill, sir. Sir, economy of our country after COVID-19 has been steadily growing, and each and every business in the country is developing, from the village to the town, sir. Poor and needy of this country get their share and are helped by Garib Kalyan Yojana, sir. Sir, record collection of GST is the need of the hour for the country, sir. At the same time, sir, when the state governments are pressurizing the central government, requesting for the GST, sir, as the finance ministry say, I would only request them to follow the guidelines, sir, properly, so that they get the share of the GST in the right time, sir. Sir, Ministry of Finance not only plays a role for the development of the state and the country, it plays a very important aspect and role at the time of nature's fury and when calamity takes place in the states. Sir, 4 days back, unprecedented rain in Tamil Nadu, sir, southern districts, especially Thoothukudi, Tirunelveli, Tenkasi, and Kanyakumari, sir. Even today, after 3-4 days of the rain, rescue operation is going on, sir, which is mainly carried by the central government team, NDRF, with the state government agencies, sir. Sir, towns and villages are reeling under water. 15 days back, we had the same nature calamity in Chennai and suburbs, sir. I thank the central government and the finance ministry at this juncture, sir, that they were very kind enough. Quickly they helped the Chennai and suburban people for a immediate revival, sir. Sir, yesterday evening, before the Chief Minister of Tamil Nadu was in Delhi for an alliance meeting of his party in Delhi, could reach Tamil Nadu, the central team from the Home Ministry and the central team which has gone there for seeing the rain-hit areas and to assess to the Finance Ministry has reached the spot, sir. Yesterday, the Finance Minister told me that 12 helicopters were sent immediately to Tamil Nadu. Even today, NDRF team is the main team which is helping the people of the southern districts, sir. Sir, to conclude, I would like to say, yesterday the Chief Minister was here, met the Prime Minister after his alliance meeting was over, and requested the Prime Minister to give money to the state of Tamil Nadu to southern districts, sir. I would request the central government to assess the situation as early as possible, sir, and help the people of southern Tamil Nadu, sir, so that they get back to normalcy at the early, sir. With this, I support this bill. Thank you very much, sir. Thank you. Srimati Ramilaben Bachurbai Bera. धन्यवाद मान्य अध्यक्ष श्री। जीएसटी ની અદ્ભુત સિદ્ધિ માટે દેશના વડાપ્રધાન માન્ય મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, જીએસટી ભારતનો સૌથી મોટો ટેક્સ રિફોર્મેશન છે। જીએસટી પહેલા આપણા દેશની અંદર લગભગ 15 થી વધારે અપ્રત્યક્ષ કર હતા, જેનું ભારણ પ્રજા ઉપર હતું, પ્રજા ત્રાહિમામ હતી। પરંતુ જીએસટી આવવાથી બધાનો એક જ વન નેશન વન ટેક્સ લાગુ થઈ ગયો, અને એટલા માટે
હું દેશના વડાપ્રધાન અને વિત્ત મંત્રી નિર્મલા સીતારામજીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. માન્ય સભાપતિજી, હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ IMF ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડનો રિપોર્ટ આપ્યો છે. એ રિપોર્ટમાં વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારત પ્રથમ નંબરે નો એમના રિપોર્ટમાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને એટલા માટે હું ધન્યવાદ આપું છું. માન્ય સભાપતિજી, જીએસટી દેશના વિકાસની સીડી છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. જીએસટી આવવાથી 15 થી વધારે જે નાના મોટા અપ્રત્યક્ષ કર હતા એ વિલીન થઈ ગયા, સમાપ્ત થઈ ગયા, સરળીકરણ થયું. એટલું જ નહીં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, બીજો ફાયદો એ થયો કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ, યાને ટેક્સ ઓન ટેક્સ સમાપ્ત થઈ ગયો. એટલે સૌથી વધારે ફાયદો પ્રજાને, એ સમસ્યાનું સમાધાન થઈ ગયું. એટલું જ નહીં, વેરા શાખને મોટો ફાયદો થયો અને વેરા શાખને ફાયદો થતા વસ્તુ જે માર્કેટમાં આવી એ માર્કેટની વસ્તુ ઓછા ભાવે પ્રજાને મળવા લાગી. આ જીએસટીના કારણે ફાયદો થયો અને ગ્રાહકને ખૂબ સરળતાથી ઓછા ભાવે વસ્તુ મળવા લાગી. મને સભાપતિજી, હું જીએસટી પર ગર્વ અનુભવું છું. કારણ કે જીએસટી આવવાથી લોકો સામે ચાલીને સરકારમાં વિશ્વાસ બેઠો અને પોતાનો કર સામે ચાલીને ભરવા ગયા. મને સભાપતિ, ભૂતકાળ તરફ નજર કરીએ આપણે તો ભૂતકાળમાં ટેક્સ ભરવા માટે અગાઉની સરકારોએ કેટલી બધી લાલચ, લોભ, સ્કીમો મૂકવી પડતી, તો એ લોકો ટેક્સ ભરવા માટે આગળ નતા આવતા. પણ આજે જીએસટી આવવાથી લોકોને સરકારમાં વિશ્વાસ બેઠો છે, ભરોસો બેઠો છે અને એટલા માટે ટેક્સ સામે ચાલીને લોકો ભરવા જાય છે. મને સભાપતિજી, આ જીએસટી આપણા 2017માં લાગુ થયો અને હમણાં લાસ્ટ નાણાકીય વર્ષના આપણે આંકડા જોઈએ 2022, 2023 અને 23-24 ના આંકડા તમે જોશો, પ્રત્યેક વર્ષે જીએસટી પોતાના જ હરીફાઈ કરી રહ્યું છે. લગભગ 22 થી 23 માં 11% વધારો થયો છે. આંકડા તમે કલેક્શન આંકડા જોશો તો ક્રમશઃ વધારો જોવા મળે. એટલું જ નહીં, પ્રત્યેક રાજ્યો, આપણે હિમાચલ છોડીએ અને મણિપુર રાજ્ય છોડી દઈએ, બાકીના તમામ સ્ટેટોમાં કલેક્શન આંકડા ખૂબ ઊંચા આગળ વધ્યા છે. એ જ અર્થ બતાવે છે કે જીએસટી કેટલું લોકોએ એનામાં વિશ્વાસ બેઠો છે. જનતા જ નહીં, વેપારીગણ, ઉદ્યોગપતિઓ બધાએ જીએસટી ને સ્વીકાર્યો છે. અને માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું વાત કહીશ આપને કે જીએસટીના કારણે મોદી સરકાર ગરીબો, વંચિતો અને છેવાડાના માનવીને એની યોજનાથી એમને લાભ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે અને છેવાડાના માનવીને ગેસનું કનેક્શન આપ્યું છે, પોતાના ઘરનું ઘર આપ્યું છે, વિશ્વ કક્ષાના હાઈવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને દુર્ગમ વિસ્તારોમાં દરેક ઘરમાં શુદ્ધ પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં મોદી સરકાર સમર્થ રહી છે, બીકોઝ જીએસટી ની આવક. અને આ માટે માન્ય સભાપતિજી, નારી જગત વતીથી હું મોદી સરકારને વંદન કરું છું. એટલું જ નહીં, જીએસટી આવવાથી લોકોને ટેક્સ ભરવામાં ક્યાંય કચકચાટ થતી નથી. અને એટલું જ નહીં, આજે આપણે જોઈએ છે માન્ય સભાપતિજી, પ્રત્યેક સેક્ટરોમાં આપ વિકાસ જોઈ શકો છો. અને હમણાં તો છેલ્લા મહિનાથી મોદી ગેરંટી વાળી, વિકસિત ભારત વાળી ગાડી પ્રત્યેક છેવાડાના ગામ સુધી જઈ રહી છે. એટલું જ નહીં, ગાડી જઈ રહી છે એટલું જ નહીં, આમ વિવિધ યોજનાઓ છે, એ યોજનાઓના લોકો સુધી પહોંચે, લોકો લાભ લે, એ માટે સરકાર એમને ઢંઢોળીને, જગાડીને, ઉઠાડીને લાભ આપવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. એટલે માન્ય સભાપતિજી, માન્ય નિર્મલાજી, જે જીએસટી બિલ લઈને આવ્યા છે સૌના માટે કલ્યાણકારી છે. સૌ એટલા માટે હું
હૃદયપૂર્વક આવકારું છું, અભિનંદન આપું છું. ધન્યવાદ. नेक्स्ट श्री घनश्याम तिवारी जी. माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये 10 साल का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल विभिन्न सुधारों के लिए याद किया जाएगा और उन सुधारों में एक सबसे बड़ा सुधार ये जीएसटी का भी सुधार है. उपसभापति महोदय, सबसे पहला 4 बड़े संविधान संशोधन इस सरकार ने किए. पहले न्यायिक आयोग को बढ़ाने का संशोधन किया, दुर्भाग्य से उसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया. उसके बाद जीएसटी का संशोधन हुआ, ईडब्ल्यूएस का संशोधन हुआ और ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का संशोधन हुआ. ये सारे संशोधन इस बात का प्रतीक है कि भारत के संविधान के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत कर आम जनता को राहत दी जा सकती है. उसमें सबसे पहला काम यह है कि जीएसटी का कानून संविधान संशोधन कर 101वां संविधान संशोधन के अंदर जो बना, इसको बनाने में कितनी दिक्कत थी. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक और उसके बाद में इसको सारे राज्यों को सहमत करके सारे राज्यों की काउंसिल बनाकर और सबको एक साथ लेकर संपूर्ण देश ने इस कानून को स्वीकार किया. इससे बड़ा काम आर्थिक क्षेत्र में और टैक्सों के सुधार में नहीं हो सकता था, जो काम इस जीएसटी के माध्यम से हुआ. और सही कह रहे थे माननीय अपने भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो बिहार के थे, उन्होंने सही कहा कि श्रीमान अरुण जेटली जी ने इसमें महत्वपूर्ण काम किया और वह संशोधन हुआ. सभापति महोदय, मैं जानता हूं जब इस पर लोकसभा राज्यसभा के बाद में जब विधानसभा में इसकी चर्चा हुई तो मैं राजस्थान की विधानसभा में था. तो राजस्थान की विधानसभा में चर्चा करते समय एक भूतपूर्व जागीरदार थे जो माननीय सदस्य थे, उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से हमने हमारी राज्यों को और जमींदारों का परित्याग किया था, उसी प्रकार से राज्यों ने अपने टैक्स लगाने के अधिकार को परित्याग करके संपूर्ण देश में एक राष्ट्र एक देश और एक कर के सिद्धांत को स्वीकार किया. यह भारत की राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ा सहयोग करने वाला कदम था जो उठाया गया, उन्होंने शब्दों में कहा था. सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जानता था जब सेल्स टैक्स और इनके इंस्पेक्टर जाते थे लोगों के पास और वो जाकर जिस प्रकार से वसूली करते थे, तो उसके 2 मापदंड थे, कितना टैक्स और कितना जेब का टैक्स. कुछ टैक्स तो सरकार के लिए देते थे और कुछ टैक्स उनकी जेब के लिए देते थे. और जयपुर में तो उपसभापति महोदय 2-3 कॉलोनियां बन गई. एक कॉलोनी का नाम है इनकम टैक्स कॉलोनी, एक का नाम है सेल्स टैक्स कॉलोनी. जो एक बार सेल्स टैक्स में लग गया उसका भी मकान बन गया और जो इनकम टैक्स में लग गया उसका भी मकान बन गया. और इस टैक्सों के कारण से आम आदमी पीड़ित था. उस सारी पीड़ा को समाप्त करने का काम इस जीएसटी ने किया. इसके लिए हमारी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र. सभापति महोदय, इसके अंतर्गत अब जैसा कि भी कहा गया कि 1,67,000 करोड़ रुपए आ रहा है और उसमें राज्यों के पास भी जा रहा है. और राज्यों को अब टैक्स कलेक्शन में कोई जिम्मेदारी प्रमुख रूप से नहीं है. उनको एक बंधा हुआ पैसा जो है उनको मिलता है और भारत सरकार की व्यवस्था कारण से मिलता है. इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और वो काम हुआ है. लेकिन इसमें 2 बड़े काम हैं जो काम इसके बाहर रह गए. एक तो आबकारी का टैक्स था, वो रह गया, और एक पेट्रोलियम पदार्थों का टैक्स रह गया. अब भारत सरकार बार बार प्रयत्न करती है, लेकिन विपक्ष की जितनी सरकारें हैं वो सरकारें इस प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों वाले टैक्स को वेट को जीएसटी को कम करने के लिए तैयार नहीं है और उसको जीएसटी के अंतर्गत देने के लिए तैयार नहीं. वो इसलिए तैयार नहीं है
कि सबसे ज्यादा जब राजस्थान में भी चुनाव हो गया, अब तो सरकार बदल गई, पर राजस्थान में जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा बेट जो सबसे ज्यादा था वो लगा हुआ था पेट्रोलियम पर, इन पर। अब हमारी सरकार उसमें आगे निर्णय करेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो काम है, अगर भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनकी कीमतों को भी कम करना है और उन पर एक साथ कानून करता है, तो मैं माननीय निर्मला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वभाव, निर्मल स्वभाव से सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात कर कर इस पर भी अगर सहमति बना लेते हैं, तो ये उसी प्रकार का काम होगा जिस प्रकार से जीएसटी को लागू करने के लिए रात को 12 बजे लोकसभा का अधिवेशन बुलाया गया था, और 12 बजे लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर जिस प्रकार आजादी के समय घंटा बजाया गया था, उसी प्रकार के घंटे बजाकर जीएसटी को लागू किया गया था। उस जीएसटी में कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए ये धारा 109 और 110 का संशोधन कुछ न्यायिक कारणों से और कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, पहला जो प्राधिकरण है वो केवल अधिकारियों के द्वारा है, लेकिन दूसरा जो प्राधिकरण है उस प्राधिकरण में न्यायिक लोग भी होंगे, उनकी उम्र को बढ़ाने का भी प्रावधान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्वागत योग्य है और ये सारी भूमिका रही है भारत के आर्थिक उन्नति में। जो सबसे बड़ा एक सहायक बना है वो बना है जीएसटी का कानून, और उस कानून पर आज संशोधन आया है, मैं इसको स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री डॉक्टर अनिल सुखदेव बॉन्डे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज सेंट्रल जीएसटी के ऊपर जो सेकंड अमेंडमेंट है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं, और सेंट्रल जीएसटी के माध्यम से एक नया आर्थिक परिवर्तन हमारे भारत देश में आया है, और उसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तथा अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारमन, इनका अभिनंदन करता हूं। अभी जब लास्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था जीएसटी आने के पहले, तब 36,000 करोड़ पर मंथ टैक्स आता था, और अभी 1,67,000 लाख करोड़ टैक्सेशन भारत को मिल रहा है। और उसके माध्यम से आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को जो भोजन देने का, अन्न देने का गरीब कल्याण निधि का काम भी हो रहा है। तो कोई कुछ भी बोले, कोई गब्बर सिंह टैक्स बोले, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि ये गरीब सहायता टैक्स है। जीएसटी यानी गरीब सहायता टैक्स है। ऐसा भी बोला जाता था जब जीएसटी लगा था कि जीएसटी कहते हैं उसे निभाने का काम करते हैं, और जो भी वायदा करेंगे जीएसटी काउंसिल में, हमारे वित्त मंत्री उसको सरकारें पूरा करने का काम करेंगी। और उसका नतीजा हुआ कि 2017 में जीएसटी का गठन हुआ और जीएसटी को देश ने अंगीकार किया, और तमाम राज्यों ने जीएसटी के अंतर्गत अपने को सहमति प्रदान की, और उस दिन सारे देश में एक देश और एक कर की व्यवस्था लागू हुई। लंबे समय से इसकी स्थापना की चर्चा थी, चिंता थी, और देश चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संभव हुआ। मान्यवर, आज देखें, आज जो टैक्स कलेक्शन हमारा है जीएसटी के माध्यम से 20 लाख करोड़ से ज्यादा 2022-23 का जो टैक्स कलेक्शन है वो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। और इस तरह से निरंतर आने वाले वर्षों में जो आज हमने 1,67,000 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया इस महीने में, आने वाले वर्ष में मैं समझता हूं 2 लाख करोड़ एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन होने की उम्मीद है। इस तरह से अगर देखा जाए, हमारी तमाम सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो आज भारत सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात हो, 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क भोजन देने की बात हो, चाहे 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि, ये सारी चीजें हम लोक कल्याण की तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास
करदाताओं के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कर आ रहा है, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। माननीय, इस संशोधन के आने से ये कोई ऐसा बड़ा संशोधन नहीं है। 2017 में जीएसटी कानून बनने के बाद 2021 में ट्रिब्यूनल के इस पर संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कहा कि जो ये ट्रिब्यूनल का गठन है इसमें अशुद्धियां हैं और इसको संशोधित करने के लिए कहा गया। तो 2021 में इसके बाद ये अपेक्षा की गई कि हम इसको संशोधित करके, तो आज जो ये हम लेके आए हैं, जो हमारे माननीय निर्मला सीतारमण जी जो विधेयक लेके आई हैं, बिल लेके आई हैं, वो उसमें केवल ये संशोधन होना है कि चेयरमैन की आयु जो 67 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 70 वर्ष करने का, सदस्यों की आयु जो 65 वर्ष थी उसे बढ़ा के 67 वर्ष करने का, और अगर इनकी पुनर्नियुक्ति होती है तो 2-2 साल की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही साथ जो हमारे इसमें न्यायिक सदस्य होंगे उनको कम से कम 10 साल का कोर्ट का अनुभव हो और टैक्सेशन की प्रैक्टिस उन्होंने की हो, चाहे उच्च न्यायालय में की हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसे व्यक्ति को ही सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और उसकी आयु जो है 50 वर्ष से अधिक हो। तो ये सारे प्राविधान करने का काम किया गया। माननीय, मैं कहना चाहूंगा इस सेंट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के बाद हमारे तमाम सारे राज्यों के ऊपर जो तमाम बोझ होता था, एक सेकेंड अपील का अवसर मिलेगा। जो राज्य ट्रिब्यूनल है उनके मामलों के बारे में अभी तक केवल एक रास्ता था कि हाई कोर्ट में अपील किया करते थे, और जिसके चलते तमाम जीएसटी के मामलों के कारण हाई कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन इस ट्रिब्यूनल के बनने के बाद करदाताओं को एक दूसरी अपील का भी अधिकार होगा कि स्टेट ट्रिब्यूनल के बाद सेंट्रल ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकेंगे और कोर्ट पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी मुकदमों का बोझ कम हो सकेगा। इसलिए महत्वपूर्ण विधेयक है और मान्यवर इस विधेयक के आने से निश्चित रूप से करदाताओं को भी सुविधा होगी और तमाम सारे मामलों का जल्दी समाधान हो सकेगा, न्याय भी लोगों को जल्दी मिल सकेगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाए हुए इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं सदन से इसको सर्वसम्मत से पारित करने का कष्ट करें। डॉक्टर अनिल अग्रवाल। धन्यवाद उपसभापति जी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 23 और प्रोविजन ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस बिल 23 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय महोदय, इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये संकल्प रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और उसके परिणाम भी जो उन्होंने सुधार किए हैं दिखने लगे। माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की अर्थव्यवस्था संभाली तो ये 10वें नंबर की थी और आज 5वें नंबर पे आई है। उसमें टैक्स नंबर पे आई है। उसमें टैक्स रिफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस थे। उस टैक्स के मकड़ जाल में ही व्यापारी फंसा रहता था और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोचता नहीं था और टैक्सेस का इतना बड़ा जाल था, वो चाहता था कि टैक्स ईमानदारी से जमा करें, लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था थी कि वो टैक्स भी ईमानदारी से जमा नहीं कर पाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लाकर इस देश के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और उनके इस योगदान को व्यापारी कभी भी भुला नहीं सकता और इस उनके जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसी का नतीजा है कि आज जीएसटी कलेक्शंस इस कदर बढ़ रहा है और उन कलेक्शंस से देश के गरीबों का भला हो रहा है, दलितों का भला हो रहा है, वंचितों का भला हो रहा है, देश के हर वर्ग को उसका फायदा मिल रहा है। एक दिक्कत व्यापारी महसूस कर रहे थे कि इस देश में जो जीएसटी के बढ़ते मुकदमे हैं वो एक चिंता का विषय थी और उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे जो मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, उनकी आयु कम थी, जल्दी रिटायर होते थे और इसमें बहुत सारे पद रिक्त थे। इस मामले में बहुत सारी व्यवस्थाएं बीच बीच में आई
मद्रास हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी, जो हमारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 था, उसका भी हवाला दिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी जो ये बिल लाई हैं, ये उन्हीं के लाइन में है और उन्हीं लाइनों से उस प्रकार के अमेंडमेंट से देश के व्यापारियों का भला होने जा रहा है। बढ़ती हुई संख्या जो मुकदमों की थी, जो अपील्स की थी, वो निश्चित रूप से व्यापार को हर्डल कर रही थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जहां 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, आने वाले समय में ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है और उसके लिए आवश्यक है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और उसमें अगर मुकदमे देर से तय होंगे तो निश्चित रूप से जो व्यापारी को अपना व्यापार करने में, अपनी पूंजी बढ़ाने में, टैक्स सही देने में दिक्कत आती थी, वो नहीं हो पाती थी। इस बिल के माध्यम से जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रोविजन किए हैं, चेयरमैन की आयु 67 से 70 करने का प्रोविजन है और 65 से 67 मेंबर का करने का प्रोविजन है। और इसमें एक जो बड़ी बात माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाई है, इसमें एडवोकेट्स को भी मेंबर बनने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से जब हमारे संख्या बढ़ेगी मेंबर्स की, तो जितने भी अपील हैं वो जल्दी तय होंगी। एडवोकेट्स के लिए 10 ईयर का अच्छी उनकी ख्याति के साथ होना और 50 वर्ष की मिनिमम आयु होना आवश्यक है। और जब ट्रिब्यूनल्स बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और मेरे कुछ साथियों ने, जो विपक्ष आज यहाँ खाली बैठा है, जीएसटी लागू करने में जितने भी रोड़े अटका सकते थे वो रोड़े अटकाए हैं। मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो एक व्यापारी मित्र ने ही मुझे कुछ सुझाया, मैं आपके सामने वो बोलना चाहता हूं। यूपीए लूट रहा था देश और प्रदेश में, इसलिए नहीं चाहता था जीएसटी देश में। जीएसटी बना है वरदान देश में, इसलिए अर्थव्यवस्था बढ़ रही है इस देश में। व्यापारी जीएसटी बढ़ा रहे मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी भी भला कर रहे हैं गरीब, दलित, पिछड़ों, महिलाओं का इस देश में। धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रकाश जावड़ेकर। समय की सीमा कुछ नहीं, आप बोलिए जितना कितना है। उपसभापति महोदया, जीएसटी एक आधुनिक भारत में हुई क्रांति है। इसके अनेक विशेषताएं, मैं 5 विशेषताओं को चिन्हित करूंगा। पहली विशेषता ये कि ये सभी राज्यों ने इकट्ठा आकर बनाया हुआ कानून, तय किए हुए रेट और तय किए हुए नियम, ऐसा कानून पहली दफा बना है। केंद्र सरकार अपने कानून करता है, राज्य सरकार अपने कानून करता है, लेकिन सभी राज्य इकट्ठा आकर ये कानून बना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और उसमें बीजेपी तो है ही, लेकिन बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेडी है, डीएमके है, सीपीएम है, वाईएसआरसीपी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है। देश के सभी राजनीतिक दल बाहर कुछ भी बोले, इकट्ठा आकर ये कानून तैयार हुआ, इकट्ठा आकर उसके नियम बने, इकट्ठा आकर उसके रेट तय हुए। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अद्भुत नमूना है और इसलिए हमें गर्व होना चाहिए इस जीएसटी पर। और अरुण जी का स्मरण सभी करते हैं कि सभी राज्यों को साथ लेने के लिए
उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो ये पहला विशेष है। जीएसटी काउंसिल ये दूसरा विशेष है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य है, लगभग हर महीने 2 महीने में मीटिंग होती है, सभी वित्त मंत्री आते हैं, बाहर आके कुछ भी बयान दे, लगभग 90% डिसीजंस यूनानिमसली हुए हैं। इसमें मेजॉरिटी की प्रोविजन है, लेकिन निर्णय यूनानिमसली हुए। इतनी पारदर्शिता केंद्र सरकार ने रखी, इसीलिए ये इस तरह के निर्णय एकजुटता से हुए। तीसरा है कि इससे सबसे जो बड़ा मुद्दा था कि 30-40 कर वो एक हो गया, तो उससे पूरा लोगों की तकलीफ समाप्त हुई। और एक पहलू है जिस पर ध्यान नहीं ज्यादा जाता। मुझे एक दिन शाहपुर जी पालन जी के मुखिया मिले, तो वो कह रहे थे कि हमारे 30,000 वेंडर्स हैं, लेकिन 6,000 ही रजिस्टर्ड थे। अब जीएसटी में एक जादू आई है, इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट के मिलने के लिए अब सबको लाइन में लगना ही पड़ता है, सर्कल में आना ही पड़ता है। तो अब 6,000 जहां थे वहां 30,000 हो गए। तो टैक्स का हिसाब दिया मोदी जी ने, देश को अकाउंटेबल बनाया और आसान भी बनाया। ये मोदी जी के राज की विशेषता है, और जीएसटी उसका उदाहरण। तो इसलिए और 2 चीजें है ही कि स्टेट जीएसटी का तुरंत क्रेडिट राज्य को मिलता है, तुरंत 1 मिनट में। तो ये पहले कभी नहीं होता था। केंद्र से कुछ आना है तो कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कांग्रेस के जमाने में। लीकेजेस सारे बंद हो गए, क्योंकि अब लुका छपी कोई नहीं कर सकता। अब बात सीधी हो गई कि हर एक कोई अपना टैक्स भरेगा तो उसको आगे इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ये चेन चलती रहेगी और फाइनली जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो सरकार को मिलेगा, और इसका कलेक्शन भी बढ़ रहा। 1,60,000 करोड़ हर महीने, यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए साल भर में केवल इसी एक टैक्स से मिल रहे हैं। और ये सबसे पारदर्शी दुनिया की सबसे आसान सिस्टम बनी है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे दूसरा एक उसकी विशेषता लगती है कि कंटिन्यूअस रिफॉर्म हुए हैं। निर्मला जी ज्यादा बताएगी कि कितनी बार हर एक हमें सभी मंत्रियों को भी उस समय सभी राज्यों में भेजा था, व्यापारी और जो टैक्स देने वाले हैं उनसे चर्चा करने के लिए कि उनके क्या सुझाव है। सुझाव मांगने के लिए दरवाजे में जाने वाली ये पहली सरकार, और सुझाव लिए और उस दुरुस्त भी किए। आज भी यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, इसीलिए जीएसटी पर लोगों को गर्व है। मैंने 4 दिन पहले ही वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स मेरे पास आए थे पुणे में, तो उन्होंने एक जीएसटी में क्या सुधार होना चाहिए, और भी और एक क्या अभी की प्रोविजन है उससे क्या परिणाम हो रहा है, क्या करने से कैसे ठीक होगा, ये अच्छी तरह से लिख के दिया। ये सुनने वाली सरकार है, और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जीएसटी जैसे टैक्स सुधार ये देश को बल देते हैं। ये सुधार आम सुधार नहीं है, और खासकर मैंने देखा है कि टैक्स के बारे में कभी एक राय नहीं होती। मैं महाराष्ट्र से आता हूं,
महाराष्ट्र में ये मनरेगा जो आज है वो पहले हमारे यहाँ रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी 72 के अकाल में। तब प्रोफेशनल टैक्स लगाया था जो ज्यादा कमाते हैं उन पर। वो प्रोफेशनल टैक्स एक टैक्स था जो उदाहरण की सभी पार्टियों ने एक साथ तय किया और सर्वसम्मति से पास हुआ। ये कानून ऐसा ही हो गया और इसलिए जीएसटी ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार में, पारदर्शिता लाने में और पारदर्शिता के साथ एक लोगों को आश्वस्त करने का कि ये पैसा आपका आया, आपको भी तसल्ली होगी कि कोई हेराफेरी नहीं है। जीएसटी के कुछ केसेस होते हैं जिसमें कोई अधिकारी गड़बड़ी करते हैं तो बीच बीच में उनकी भी छानबीन होती है और ऐसे अधिकारी निलंबित भी हुए हैं। तो ये एक सुदृढ़ प्रशासन का परिचय है और इसलिए मेरा मानना यह है कि जीएसटी जैसे कानून, जैसा तिवारी जी ने कहा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कानून जिसे संविधान संशोधन करना पड़ा, लेकिन वो इसलिए माइलस्टोन है कि जैसे ईबीसी का ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य है कि आज तक एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता, लेकिन जो अन्य समाज में भी गरीब है उनका क्या? तो गरीबी के आधार पर आरक्षण मिले, ये पहली दफा हुआ कानून और लोगों ने सहर्ष स्वागत किया, स्वीकार किया, सभी समाज उसमें आते और इसलिए इस तरह के जो सुधार हुए हैं मोदी सरकार में, उसमें एक बेहतरीन पहलू है जीएसटी। यह हमेशा यादगार रहेगा और लगातार इसमें सुधार होता रहा है। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि नहीं तो फिर वहां अटक जाता है। लेकिन यह हर एक को अब सुकून है कि हमें अगर कोई अनुभव आया, गलत आया, शिकायत है तो शिकायत करेंगे, उसका सुधार होगा। तो ये इस कानून के सारे पहलू है, जो विशेष पहलू थे मैंने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि उनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक मिसाल पेश की है। और आज सुबह जब मैं सवेरे हमारी नींद खुली तो मैं बधाई फिर से देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को। तो अखबार के, दुनिया के अखबारों में एक सुर्खियां भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी पढ़ने का अवसर मिला और वो समाचार ये था कि भारत आर्थिक क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर से दुनिया में मिसाल पेश कर रही है, मिसाल पेश कर रही है। ये रिपोर्ट कोई भारतीय का नहीं, कोई हमारा नहीं, कोई बीजेपी का नहीं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16% से भी अधिक रहने का अनुमान है। और यह संभव इसलिए हुआ कि देश के में आज जो नेतृत्व करता है उनका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। इसलिए और यह समाचार देश के 140 करोड़ जनता के मस्तक को ऊंचा करने वाला है, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। हर भारतीय आज अपने मस्तक को ऊंचा करके आज कह रहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में
दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है, उभर रहा है। और दुनिया पहले भारत दुनिया को देखती थी, और आज दुनिया भारत को देख रही है, भारत को देख रही है। यह है मोदी जी का काम करने के तरीके, उनके कार्य पद्धति और भारत के आर्थिक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प था, संकल्प से सिद्धि का उदाहरण अगर कोई दुनिया देखना चाहती है तो भारत के आर्थिक क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है वो उसको देखा जा रहा है। मैं इस बिल के संदर्भ में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। यह विधेयक वास्तव में आर्थिक सुचिता का तथा पारदर्शिता का एक खूबसूरत स्वरूप है। एक ऐसा विधेयक जिसमें आर्थिक सुचिता भी है और पारदर्शिता भी है, और उसमें लाल फीताशाही, जिसको रेड टेपिज्म किसको कहते हैं, लाल फीताशाही खत्म करने का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है इस विधेयक के माध्यम से। इतना ही नहीं, इसमें जो नियुक्ति है ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह भी युगानुकूल है और व्यवहारिक बनाया गया और व्यवहारिकता के साथ इसको काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। और अब अपील जो होगा, अधिकरण होगा, वो प्रचालनशील होगा, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा, प्रचालनशील होगा तथा प्रशासन प्रक्रिया से युक्त होगा और सुचिता से युक्त होगा। इसलिए विधेयक अपने आप में एक मिसाल बनकर के सामने खड़ा है। इसलिए मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसलिए जो कुछ चीजें मेरे पास आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े को इस सदन में रखना चाहता हूं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो NSSO के द्वारा पिछले सप्ताह जारी जो GDP अनुमानों से पता चला है कि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत अर्थव्यवस्था में उम्मीदों से अधिक, दुनिया जितनी उम्मीद की थी, दुनिया के जितने आर्थिक विशेषज्ञ भारत के आर्थिक प्रगति पर उम्मीद किए थे, उससे भी ज्यादा 7.6% की स्वच्छ दर से बढ़ी है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक कदम जिसको बढ़ाया जा सकता है, क्रांतिकारी कदम है। इसलिए इतना ही नहीं, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके साथ ही हाल में जो संपन्न चुनाव हुए, संपन्न चुनाव में जो नतीजे घोषित हुए हैं, उसके बाद शेयरों के बाजार में, शेयर के मार्केट में जिस प्रकार से उत्साह देखा गया है, उससे पता चलता है कि अब निवेशकों को और अगले साल जो आम चुनाव होंगे उसमें राजनीतिक और नीतिगत जोखिम जो होता है, जिसके चलते इन्वेस्टर डरते हैं, वो नहीं होगा। और अब सब कोई जानता है कि ये फिर से अगली सरकार मोदी जी की सरकार बनेगी, इसलिए निवेशक आज डरे नहीं है, सहमे हुए नहीं है। इसी के साथ साथ S&P ग्लोबल की एक नई रिपोर्ट आई है। S&P की जो रिपोर्ट है वो कहता है कि देश में आने वाले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी देश की होगी तो उसका नाम भारत होगा और भारत होगा। 2 मिनट और दे दें। हम सबको जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास का दर का अनुमान 20 पॉइंट से बढ़ाकर 6.3% करने का, जुलाई में IMF ने 2023-24 में 6% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन दूसरी तिमाही में भारत 7.5 विकास दर के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना। और इसलिए बना कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, जो नवंबर 2023 में जो GST का संग्रह 1.68 ट्रिलियन रुपए हुआ, वित्त वर्ष में 2023-24 में नवंबर के समाप्ति के समय में सकल GST संग्रह औसतन 1.66 लाख रुपए प्रति माह था। यह एक आश्चर्यजनक वृद्धि था। वो वास्तव में अपने आप में भारत के लिए, भारत की जनता के लिए एक बेहतर और अच्छा आर्थिक संग्रह का एक कदम है। अक्टूबर महीनों में जो IIP का जो रिपोर्ट आया, जो इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो IIP में 11.7 के साथ
पिछले 16 महीने में उच्चतम स्तर पर था। ये उच्चतम स्तर पर था। ये आईआईपी का रिपोर्ट है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के कालखंड में जो आधारभूत संरचना के कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके उत्पादन में एक रिकॉर्ड वृद्धि हुआ, और रिकॉर्ड वृद्धि का कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं सभापति महोदय। बिजली उत्पादन में हमने 20.3% हम सब लोगों का बढ़ा है। हम सब कोई जानते हैं कि पिछले सरकार की तुलना में अगर हम करें तो बिजली उत्पादन 20.3% बढ़ा, और इसका मूल कारण है मोदी जी के नीतिगत निर्णय और उनके कार्यकाल के पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करके देश को आगे बढ़ाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उसी के चलते बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई। कोयले के उत्पादन 18.4% की वृद्धि हुई। हम सबको जानते हैं पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार, कोयले घोटाले में मस्त सरकार, आज अगर उपस्थित रहते तो अच्छा रहता, उनको सच का सामना हम सब लोगों के माध्यम से होता। लेकिन सच है कि कांग्रेस को कभी सच पसंद नहीं है। इसलिए कोयले के उत्पादन में मोदी जी के नेतृत्व में 18.4% बढ़ाने का काम है। उसी प्रकार से सीमेंट का उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है। किस प्रकार से आधारभूत संरचना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव देहात टोले बस्ती तक ले जाने का संकल्प था, उसको पूरा करने का काम किया। इसलिए सीमेंट के उत्पादन में भी 17.1% की वृद्धि हुई। ये कोई छोटा काम नहीं है, और ये संभव इसलिए हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसी प्रकार से इस्पात के उत्पादन में 11 की वृद्धि हुई, और ये इस्पात के उत्पादन में हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस्पात उत्पादन में भारत ने एक नई मिसाल पैदा की है। एक नई मिसाल पैदा की है। दुनिया देख रही है कि भारत में किस प्रकार से कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने से, इस्पात के उत्पादन बढ़ने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस का उत्पादन 9.9% बढ़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बड़ी देश को बढ़ाने का ये संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है। साथ ही साथ जिसको उर्वरक उत्पादन जिसको कहते हैं किसानों के लिए, ये सरकार समर्पित सरकार, समर्पण भाव से काम करने वाली मोदी जी की सरकार 1 मिनट में पूरा कर दें। 1 मिनट बस हम खत्म कर देंगे। उर्वरक उत्पादन में 5.3% बढ़ा है, और किसानों के हित में काम करने वाली सरकार ये मोदी जी की सरकार साबित हुई है। पेट्रोलियम रिफाइनरी के उत्पादन की बात किया जाए तो 4.2% बढ़ा है। और उसी प्रकार से कच्चे तेल का उत्पादन में 1.3% बढ़ा करके भारत के मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अक्टूबर में कुल निर्यात 9.43% था, लेकिन उससे बढ़कर के 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत के निर्यात को किस तरह से बढ़ाने का काम भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हम जानते हैं कि हम एक्सपोर्ट में आत्मनिर्भर भी भारत बन रहा है, और साथ में दुनिया में सामानों की आपूर्ति करने का भी भारत एक हब बन के सामने आया है। उसी प्रकार से अक्टूबर 2023 में घरेलू हवाई यातायात में 11 की वृद्धि देखी गई है। हम समझ सकते हैं एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से। बस 1 मिनट खत्म करके, इसी प्रकार से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बीत वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के वित्त वर्ष में 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए हो गए। 160% वृद्धि की गई, और यह संभव इसलिए हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते, सदन से अनुरोध करना चाहते कि वित्त मंत्री जी के द्वारा लाया हुआ यह बिल देश के आर्थिक सुधार में एक नया कदम है, क्रांतिकारी कदम है। हम सब मिलकर के इस बिल का समर्थन करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डॉक्टर सिकंदर कुमार। Opportunity to speak on two important bills, that is the Central Goods and Service Tax, Second Amendment Bill
2023. And the second one, the Provisional Collection of Taxes Bill 2023, introduced by the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Madam, the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023, it has been proposed by the Modi government to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017. According to the provision of the bill, the Central Goods and Services Tax Act 2017 is being aligned with the Tribunal Reforms Act 2021 to initiate the administrative process for the operationalization of the goods and services tax appellant tribunals. The proposed bill allows for the appointment of advocates with 10 or more years of substantial experience in indirect taxes before the appellant tribunal, the High Court or the Supreme Court as judicial members of the GST appellant tribunal. Madam, in September 2023, the government notified 21 branches of the GST appellant tribunal. However, the advocates were not eligible to become members, unlike other tribunals. Furthermore, it increases the retirement age of both the president and serving members of appellant tribunals. In the line with the Tribunal Reforms Act 2021, the bill has fixed the minimum age for tribunal members at 50 years. The proposed bill brought in by the Modi government aligns the Central Goods and Services Act 2017 with the Tribunal Reforms Act 2021, paving the way for the administrative process to operationalize goods and services tax appellant tribunals. This alignment is expected to streamline the adjudication process, facilitating quicker resolution of cases. The inclusion of advocates with substantial experience in indirect taxes as judicial members further contributes to the expertise available for expeditious decision-making. Madam, by allowing the appointment of advocates with 10 or more years of substantial experience in indirect taxes as judicial members of the GST appellant tribunal, the proposed bill expands the talent pool from which judges can be selected. This move broadens the scope for appointing individuals with diverse experiences and expertise, ensuring a more comprehensive and well-informed judiciary. The increased retirement age for both the president and serving members of the appellant tribunals, in accordance with the Tribunal Reforms Act 2021, signifies a commitment to continuity and stability within the tribunal system. This provision contributes to a more conducive environment for business by fostering consistency and reliability in the adjudication process, thereby promoting ease of doing business. Honorable Madam, setting a minimum age of 50 years for tribunal members ensure a level of maturity and experience in the judicial system. This criterion is likely to contribute to the overall improvement in the quality of judgments delivered by the appellant tribunals. By aligning with the Tribunal Reforms Act 2021, the government signals its dedication to enhancing the judiciary efficiency and effectiveness, leading to more robust and well-founded legal decisions. Madam, as for the Provisional Collection of Taxes Bill 2023 is concerned, it provides for giving immediate effect for a limited period to provisions in bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise with or without change in tariff classification. The bill also provides for the repeal of Provisional Collection of Taxes Act 1931. The Provisional Collection of Taxes Act 2023 being introduced to give immediate effect to increased
or newly imposed tax and empower the government to collect such taxes provisionally for the interim period, that is, the period between the introduction of the bill and the enactment of the bill. This interim period is limited to 75 days. Further, there are provisions in the bill to refund these provisionally collected taxes in certain cases where the bill is not enacted within 75 days or enacted with amendments. This bill replaces the erstwhile Provisional Collection of Taxes Act 1931. The power to immediately implement the increased taxes is required in order to moderate domestic prices, avoid speculation in the market, provide protection to domestic industry on immediate basis, as well as revenue consideration. Indian states like Maharashtra, Rajasthan, Karnataka have their respective Provisional Collection of Taxes Act. In recent years, PCTA 1931 was invoked to implement various announcements like increasing duty on specified cigarettes in 2023 and implement phased manufacturing program on smart meter hearable devices in 2022. In the case of income tax, the tax changes are made in the finance bill for the next financial year. Thus, the power to immediately implement and collect tax provisionally is not required. In the case of GST, the design and structure of GST is such that all rate changes can only be carried out based on recommendation of the GST Council, which has representation from both center and states. In addition, the effective date of rate change is synchronized between center and states so as to enable both center and states to carry out similar changes in the respective GST laws. Hence, the power to collect tax provisionally is not required. Madam, I congratulate to the Honorable Prime Minister and the Finance Minister for introducing these two important bills in the House. And I think by introducing these bills, these bills further improve the health of the economy. With these words, I welcome both the bills and support the bills and request all the honorable members for their support and to pass these bills. Thank you very much. श्री अरुण सिंह जी। महोदय, मैं जो जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। इस बिल के माध्यम से जो ट्राइब्यूनल मेंबर्स हैं उनका एज बढ़ाने का प्रावधान है। उसमें अध्यक्ष का भी, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर का भी, जिसके माध्यम से जो पहले ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 है उसको भी अलाइन करने का इसमें इसके बाद एक प्रयास हुआ है, होगा भी। अगर पूरा बिल को देखें तो इसमें मिनिमम एज भी 50 साल रखी गई है, जिससे उससे कम के एक्सपीरियंस के व्यक्ति ट्राइब्यूनल मेंबर नहीं बन पाए। और जो एडवोकेट होंगे उनको भी 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस मतलब टैक्सेशन में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर यह बिल पास होने के बाद हाई कोर्ट पे बर्डन भी कम होगा और दूसरा एक बहुत बड़ा पूल मिल जाएगा एक्सपर्ट का, जिस पूल के माध्यम से जो जुडिशियल है उन मेंबर का भी सरकार अब जो भी सर्च कमेटी है अपॉइंट करने का उसको एक मौका मिलेगा। जब वकील जो एडवोकेट को 15 साल जो एक्सपीरियंस है उनको ट्रिब्यूनल मेंबर बनाने का इसमें प्रावधान है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा पूल मिल जाएगा। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं उनको भी जुडिशियल मेंबर बनने का एक मौका मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है उसमें भी तेजी आएगी। तो बिल ले आने के पीछे बहुत बड़ा होलिस्टिक व्यू है।
एक बहुत बड़ा पूल मिलेगा जिसके माध्यम से जो एक्सपर्ट को हम जो सर्च कमेटी है और ट्राइबल मेंबर बनाने का उसका मौका मिलेगा। दूसरा जो एक्सपर्ट है जिनको लंबे समय से काम करने का अनुभव है, जब उनकी उम्र बढ़ा देंगे, जब प्रेसिडेंट के 70 ईयर कर देंगे, मेंबर की 65 से 77 ईयर कर देंगे, 67 ईयर कर देंगे, तो उनके एक्सपर्टाइज को भी और अच्छी तरीके से उपयोग हो सकेगा। और जब उनके एक्सपर्टाइज का अधिक उपयोग हो सकेगा तो वास्तव में जो ग्रीवेंसेस की पार्टी जो रहती हैं, जो अपील करती हैं, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और समय समय पे माननीय न्यायाधीशों द्वारा अपना उनका ऑब्जर्वेशन भी समय समय पे इस प्रकार से वक्तव्य दिया गया, जिसको भी ध्यान में रख करके ये बिल ले आया गया है। और ट्राइब्यूनल रिफॉर्म तो मैंने कहा है 2021 जो है उससे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, अलाइन कर जाएगा। यह तभी संभव होता है जब हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो है वो इस फंडामेंटल पे काम करती है कि मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और प्रो एक्टिव और प्रो रिस्पॉन्सिव। जब लोगों के सुझाव आते हैं उस सुझाव के आधार पे समय समय पे अमेंडमेंट करना, एक्ट में अमेंडमेंट करना, रूल्स में अमेंडमेंट करना, और लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से बदलाव ले आना। उसी का अगर आप नतीजा देखेंगे, इसी सोच का नतीजा है कि मोदी सरकार आने के बाद एक दो नहीं 1500 ऐसे कानून थे जो एक तरीके से रिडंडेंट हो गए थे, जिनको कोई यूज नहीं था, ऑब्सलीट हो गए थे। ये सरकार समय समय पे जोड़ते जोड़ते 1500 कानूनों को समाप्त करने का, रिपील करने का काम किया। दूसरा, 25,000 ऐसे कंप्लायंसेस थे, उन कंप्लायंसेस को भी समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया, जिससे लोगों को राहत मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आए। और यहां तक कि कंपनीज एक्ट, जब कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था तो लोग जाते थे, तो उस समय 14 स्टेप्स होते थे, तब जाकर 14 स्टेप के बाद कंपनी रजिस्टर होती थी। लेकिन मोदी सरकार ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 14 स्टेप को 5-10 नहीं किया, सीधे 14 स्टेप को 3 स्टेप पे लिया है, और 3 स्टेप पे ले आने के कारण आज 1.5 लाख से अधिक कंपनियां हर वर्ष रजिस्टर हो रही हैं। और टैक्स में भी जो हमारे आयकर दाता है, उनको भी समय समय पे कि टैक्स बर्डन उनके ऊपर कम कैसे हो, वो कम टैक्स दे, उनको राहत मिले। तो अगर आप देखेंगे तो 15 लाख तक जिनकी आमदनी है, अगर यूपीए के समय में देखेंगे तो उन पे टैक्स बर्डन उनके टैक्स बर्डन 19.22% होता था। हमारी सरकार में जो टैक्स के रेट्स कम किए, उनको 10.4%, मतलब सीधे अगर देखें तो 9% राहत टैक्स बर्डन का देने का काम ये मोदी सरकार ने किया। और कारपोरेट में भी जो नई कंपनियां थी, पहले 25% का टैक्स होता था, उसको धीरे धीरे कम करके 15% पे लिया है। जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, और उसके साथ जो अन्य कंपनियों पे भी 30% की जगह 25% टैक्स रेट कम किया, 25% हुआ, 30 की जगह 25%। मतलब सोच देखिए, यह सोच वही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किला से बोला था कि हमको वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह वेल्थ क्रिएटर ही है जो इंडस्ट्री लगाता है, लोगों को रोजगार देता है, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और उसी के कारण धीरे धीरे टैक्स में भी कटौती किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी ले आए, कई प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया। कई सेक्शंस ऐसे थे जो क्रिमिनल नेचर के सेक्शन थे, लोगों को डर लगता था कि अगर यह हमने काम कर दिया तो हम बंद हो जाएंगे। समय समय पे आप देखेंगे तो पिछले 7-8 सालों में डीक्रिमिनलाइजेशन बहुत सारे सेक्शंस को किया गया, जिससे लोगों को एक डर न लगे कि हम उसको बंद कर देंगे। और आगे देखिए, सरकार की सोच ही है कि लोगों को बार बार जाकर के असेसमेंट कराने के लिए जाना न पड़े।
तो पहले फेसलेस स्कूटनी ले आए, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ करके फेसलेस स्कूटनी हो, आपको जाके इनकम टैक्स ऑफिसर के बेंच के बाहर बेंच पे ना बैठना पड़े, फेसलेस स्कूटनी लिया। फेसलेस स्कूटनी के बाद फेसलेस अपील लिया, और फेसलेस अपील के बाद फेसलेस ट्राइब्यूनल ले आने का काम हमारी सरकार ने किया। यह होता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके फंडामेंटल जब का सरकार काम करती है तो इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है। और इन्हीं सब का नतीजा है कि जो हमारा जीएसटी है, उस जीएसटी जो विश्व का सबसे बड़ा कर सुधार, जब वास्तव में जब जीएसटी आया था तो उस जीएसटी के समय चूंकि 17 मेजर टैक्सेस को क्लब किया गया और 13 सेस को उसको मर्ज किया गया। सबको मर्ज करना और एक साथ पूरे देश भर में लागू करना विशेषज्ञों को भी लगता था कि ये तो बड़ा असंभव काम है, क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का वह कर सुधार था। लेकिन यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। जब मुखिया का हौसला बुलंद हो, मुखिया अगर उसकी इच्छा दृढ़ संकल्प हो तो सब लोग काम करते हैं, और काम करके दिखाया। जीएसटी सफल पूर्वक लागू हुआ पूरे देश भर में, और जीएसटी लागू होने के बाद जो पहले 1,25,000 करोड़ रुपए इतना जीएसटी आता था, 2023-24 में देखेंगे तो 6 बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं 6 बार ऐसा हुआ, जीएसटी का कलेक्शन 1,60,000 से ऊपर गया। 1,60,000 से ऊपर। पिछली बार 1,67,000 और 1,60,000, कोई कल्पना कर सकता था? जब जीएसटी का कलेक्शन, जब सरकार के पास जेब में पैसा अधिक आएगा, तभी तो गरीबों के लिए, उनके लिए मकान बनेंगे, उनके लिए स्कूल खुलेगी, उनको अनाज मिलेगा, उनके लिए बिजली मिलेगा, उनको पानी मिलेगा। अधिक पैसा आ रहा है, इसलिए यह जो गरीब के कल्याण में इसका खर्च हो रहा है। दूसरा, जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, इसका सीधा सीधा अगर देखेंगे तो इसी के कारण तो हमारे आज के दिन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले यूपीए के समय में मुश्किल से 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था, आज 10.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने के कारण जो आज जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उनकी 12 किलोमीटर जो यूपीए के समय में सड़कें बनती थी, क्योंकि सरकार के पास पैसा है तो 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बन रही है। क्योंकि सरकार के पास पैसा है, इसलिए आज वाटरवेज 111 वाटरवेज बन रहे हैं। सरकार के पास पैसा है, इसलिए 74 एयरपोर्ट बने हैं। सरकार के पास पैसा है, इसलिए मेट्रो भी चल रही है। अलग अलग शहरों मेट्रो भी 30 शहरों मेट्रो भी चलाने का काम हुआ, और वंदे भारत ट्रेन में भी चल रही है। इसमें जीएसटी का ही सबसे बड़ा योगदान है। इसके कारण यह संभव हुआ। और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बड़ी स्पेंडिंग हो रही है, 10.5 लाख करोड़ रुपए, तो पूरी की पूरी देखिए अर्थव्यवस्था हमारी उठती हुई चली आ रही है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह सारा का सारा एक दूसरे से लिंक होकर के हुआ है, और यह मोदी जी की नीतियों के कारण हुआ। और तभी तो आज के दिन में जितने भी वर्ल्ड की एजेंसी हैं, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, जितने भी विश्व की अगर जो चाहे संस्थाएं हैं या रेटिंग एजेंसी है, आज भारत को अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं। कोई कह रहा भारत उगता हुआ सितारा है, ब्राइट स्पॉट है, और सब इस बात पे तो सभी सहमत हैं कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था चलने वाला देश है। और ये पहली बार नहीं, 3 साल से अगर सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई चल रही है तो भारत के पिछले 3 साल से, कोई 1 साल का नहीं है। तो उसके कारण जो पूरे विश्व में भारत के बारे में देखने का, सोचने का नजरिया ही बदल गया। आज सबको लगता है कि भारत जो पूरे विश्व का एक इंजन है, पूरे विश्व की इकोनॉमी को लेके चलने वाला कोई है तो भारत है, आगे भारत ही रहेगा। यह लोगों को परसेप्शन बदला है, और यह हकीकत भी है। और इसी के कारण हमारे दोस्तों ने जैसे कहा अभी कई मित्रों ने कि भारत जो है, जो 5वीं अर्थव्यवस्था बना, तीसरी अर्थव्यवस्था तो ये मान के चलिए नहीं बनना है,
और तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ही बन के रहेगा, यह मान के चलिए। एक टीमलिस का सर्वे आया है, ये उसने 1820 कंपनियों का एक सर्वे किया। 1820 कंपनियां 14 शहरों में सर्वे हुआ। उनसे जाकर के पूछा कि आप बताइए, आपको नई नौकरी है, वर्क फोर्स हायर करने के आपके क्या प्लान है? तो आप यह मानेंगे कि उसमें से 1820 कंपनियां जिनका सर्वे हुआ, 79% कंपनियों ने यह कहा कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के हाफ ऑफ द ईयर में हम अधिक से अधिक वर्कफोर्स हायर करने जा रहे हैं। उनके प्लान में अधिक से अधिक लोगों को नौकरी वो देने जा रहे हैं। इसका मतलब आर्थिक प्रगति तेजी से चल रहा है, उनका कंपनियों में उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है या सर्विस सेक्टर में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का और अधिक अवसर प्राप्त होगा। यह इसने सर्वे कंपनी ने अभी उसको करके दिया, टीम लिस्ट सर्वे ने। दूसरा, फ्लिपकार्ट, इसके भी अब के देखेंगे, इसने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में जो $60 बिलियन यह रिटेल सेल है, आगे चल करके ये लगातार 17 से 20% ये बढ़ने का काम करेगा। और क्राइसिल ने कहा है कि कोविड के समय के पहले की जो हमारे कंज्यूमर जो कंजम्पशन था, उसमें से कोविड के पहले जो था 18% उसमें वृद्धि हो चुकी है। दिवाली के समय अगर लोगों के पास पैसा है तभी तो दिवाली पे खर्च करते हैं। इस दिवाली पे 3,75,000 करोड़ की खरीदी हुई है। यह अर्थव्यवस्था हमारी कितनी अच्छी चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, तभी तो 3,75,000 करोड़ रुपए की बाइंग केवल दिवाली पे हुई है। और फॉरेन टूरिस्ट, आज विदेश के जो फॉरेन टूरिस्ट है वो केवल भारत की ओर देख रहे हैं, भारत में लगातार वो आ रहे हैं, क्योंकि भारत की छवि बहुत बदल भी चुकी है, अर्थव्यवस्था भी हमारी बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। 9 महीने में यह फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने में, फाइनेंशियल 1 जनवरी से अगर हम 9 महीने लगाएं तो 9 महीने में 6.43 मिलियन, इस 6.43 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए। और जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है तो नहीं चलिए फॉरेन की अर्निंग भी होगी, वो उसमें भी आमदनी होगी। 1,66,000 करोड़ फॉरेक्स की अर्निंग इन 9 महीने में फॉरेन टूरिस्ट के माध्यम से यह भारत को ही है। इसलिए यह चमकता हुआ सितारा है। इसके अलावा जो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, यह इसी से, जो कि जैसा मैंने कहा, जेब में अधिक पैसा रहेगा तो अच्छी तरीके ईमानदारी से खर्च करोगे, ईमानदारी सोच के साथ खर्च करोगे, सही दिशा में खर्च करोगे तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। जब यूपीए का समय था तो उस समय स्थिति थी, बैंकों की हालत बहुत खराब थी, बैंक डूब रहे थे। यह मोदी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू में देखा कि किस प्रकार का जो पहले पैसा जो है बैंकों के कैपिटल के लिए मांगते थे और बजट में डाला जाता था। टाइम हो गया तो वह बैंकों के लिए वो पैसा हर बार आता था कि 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ बैंकों को देना है, क्योंकि बैंक को बचाना है। जब कई आईबीसी से लेकर के कई एक्ट आए बैंकों के सुधार के लिए, इनकी वर्किंग के लिए, तो आपको जान करके यह, सभी सदन में जान करके यह इस बात की खुशी होगी कि सभी बैंकों का अगर टोटल इनकम देख लें पीएसयूज का, तो पीएसयूज का इनकम 2022-23 में 1,04,000 करोड़ नेट प्रॉफिट, 1,04,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आया। और अपना स्टेट बैंक जो है वो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बैंक है, वो हो गया पीएसयू, जितनी भी देश की कंपनियां हैं। तो 1,04,000 करोड़ रुपए जब बैंकों के पास प्रॉफिट आता है तो वह प्रॉफिट क्या होगा? वह प्रॉफिट जो होगा वो डिविडेंड के माध्यम से वो सरकार को दे रही है, और डिविडेंड जो सरकार को दे रही है तो वो खर्च कहाँ हो रहा है? गरीब के मकान के लिए, गरीब को
पीने के पानी के लिए, इन चीजों में खर्च हो रहा है। बैंकों की हालत कितनी, पहले उनको हम देते थे, अब बैंक सरकार को डिविडेंड देना शुरू कर दिए है। यह पिछले 9 सालों में इस प्रकार से बदलाव आया है और यह नीतियों, सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों का ही यह नतीजा है कि देखिए आज स्टार्टअप हमारे जो, चूंकि भारत के बारे में छवि बदली है और युवाओं के मन में विश्वास भी आया है, इसके कारण जो पहले स्टार्टअप जो यूपीए में थे 350 स्टार्टअप थे, आज 90,000 स्टार्टअप हो गए। कितने लोगों को नौकरी मिल रही होगी, कल्पना करिए। इसी प्रकार से यूपीए के समय में यहाँ के उद्योग बंद होते थे, उद्योगपति बाहर लगाकर जाते थे उद्योग लगाने के लिए। आज बाहर के लोग लगातार लाइन लगाए हुए हैं कि आकर के उद्योग यहाँ लगाओ। मोबाइल जो है, उनके समय में 2 कंपनियां थी मोबाइल बनाने वाली, आज 200 से ऊपर मोबाइल कंपनियां हो गई। डिफेंस के क्षेत्र में 686 करोड़ रुपए का पहले यह एक्सपोर्ट होता था, आज 16,000 करोड़ रुपए। इंटरनेट यूजर पहले 32 करोड़ थे, आज हमारे 88 करोड़। यह इन सब चीजों का यह नतीजा ही है कि, और जो आज हमारा एमएसएमई एक्सपोर्ट है, एमएसएमई एक्सपोर्ट जो है, वह भी, चूंकि एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वह एमएसएमई एक्सपोर्ट का आज 13.84% आज एक्सपोर्ट में उसके वृद्धि हुई है। और हमारे जो मिडिल इनकम के लोग हैं, ग्रुप हैं, आज डीमैट अकाउंट, सीधे सीधे देख लीजिए, डीमैट अकाउंट पहले यूपीए के समय में 2 करोड़ थे, आज डीमैट अकाउंट हमारे समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनके नीतियों में विश्वास करके जो माहौल बना, उस माहौल के कारण आज 11.5, 2 करोड़ से 11, मतलब 6 गुना से अधिक डीमैट अकाउंट खुल गए हैं। और म्यूचुअल फंड में उनके समय, यूपीए के समय 1 करोड़ म्यूचुअल फंड होते थे इन्वेस्टर, आज के दिन में 4 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो गए। आज हमारे कांग्रेस के लोग हैं नहीं तो इनको इस बात को सुनना चाहिए था कि किस प्रकार से भारत की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। और यह भारत की जो तस्वीर बदली है, यह तस्वीर उस ओर जा रही है जो एक संकल्प लिया है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनेगा तीसरे कार्यकाल में। और जो भारत की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है, उस नीतियों के माध्यम से भारत विकसित भारत बन के रहेगा और भारत विकसित भारत बनेगा। यह सबके मन में इस विश्वास भी है और संकल्प भी है। टाइम हो गया मान्यवर, इस प्रकार से कहने को तो बहुत कुछ है। अब एप्पल फोन है, एप्पल, पहले एप्पल फोन क्या होता, बाहर से आता था और यहां से फॉरेक्स बाहर जाता था। आज आपको मालूम है नहीं, इसको समझना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि जब हमारे पास जीएसटी के माध्यम से पैसा आता है, कलेक्शन बढ़ा, कलेक्शन जब बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लोगों को सुविधा देने के किया, तो फॉरेन की भी कंपनियां आके मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। अगर पैसे ही नहीं जेब में हो तो कोई क्या करेगा। जैसे पहले यूपीए का समय था, पॉलिसी पैरालिसिस थी, ये बाहर यूपीए के समय जब बाहर जाते थे विदेशों से पैसा मांगने के लिए, एक बार $25 बिलियन पैसा मांगने के लिए गए। ये पैसा 25 ट्रिलियन नहीं, $25 बिलियन पैसा मांगने के लिए गए थे। ये चिदम्बरम जी से लेके सब जा करके वहां बड़े बड़े रोड शो करने का काम किए। और जब यूपीए की सरकार थी और पैसा मालूम है कि 2.1 या $2.5 बिलियन ही मिल गया, इससे ऊपर मिला नहीं। $25 बिलियन का लक्ष्य लेके गए थे कि विदेश से पैसा लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट, और $2 बिलियन ही मिला, क्योंकि सभी को लगता था कि भारत में तो 25 के टारगेट लेके गए थे और 2 लेके आए। हाँ 2 ही, हाँ 2 खर्च करके गए हो। तो इस प्रकार के हाँ
इस प्रकार से एक पॉलिसी पैरालिसिस थी, कोई निर्णय नहीं करता था। 25-25, 26-26 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, इतनी कमेटियां बनती थी, किसी को मालूम ही नहीं निर्णय कौन करना है। निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनती थी और निर्णय लेती थी कि निर्णय नहीं लेना है, तो कोई निर्णय नहीं होता था। उद्योगपति जेल में जाते थे, ब्यूरोक्रेट जेल में जाते थे, 2G 3G कितने स्कैम होते थे। और उस समय एक सर्वे किया गया था जो विश्व की एजेंसी थी, उस एजेंसी ने जो सर्वे किया, उसने सर्वे किया कि आज 10 में से 9 भारतीय नाखुश थे। अब यहाँ के इंडस्ट्रीज विदेशों में पैसा जाकर के लगा रहे थे, पूरी पॉलिसी पैरालिसिस थी, अंधकारमय की स्थिति थी। उससे बदल करके आज लाइन लगा करके फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, और आ ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ पे उत्पादन करेंगे, यहाँ टैक्स देंगे, वो भारत की उन्नति के लिए काम आएगा। यह बदलाव आया है, और इसीलिए एप्पल कंपनी FOB की बेसिस पे जो फॉरेन ऑन बोर्ड एप्पल कंपनी, उसके माध्यम से अब आप देखिए जो 60,000 करोड़ रुपए का उसमें मैन्युफैक्चरिंग एप्पल के फोन के कहा हुआ है, इंडिया में हुआ है। और 60,000 करोड़ रुपए का जो मोबाइल यहां मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 70% मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है, 70% मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ। इसका मतलब देश को उसकी आमदनी मिली। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते थे, पहले हम नेट माइनस में जाते थे, आज ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का देखेंगे तो पिछले वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट हुआ है। तो भारत से एक्सपोर्ट विदेशों में हुआ है। पहले हम इंपोर्टर होते थे, बाहर से आयात करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। यह भारत की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। यह हुआ इसलिए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच के कारण हुआ है, उनकी नीतियों के कारण हुआ है। जो ट्रांसपेरेंसी ले आने का काम उन्होंने किया अपने सभी कार्य के क्षेत्रों में, उसके कारण ऐसा हुआ है। और इसीलिए आज सभी लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस बिल का जो आया है, इस बिल का समर्थन करता हूं। और इसलिए भी कि और खुले मन से समर्थन करता हूं कि जैसे मैंने कहा कि यह मोदी सरकार है, प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है। जब लोगों की राय आती है, लोगों की जरूरत होती है, उन जरूरतों को ध्यान में रख करके समय समय पर अमेंडमेंट ले आती है। इस बार भी अमेंडमेंट ले आई। इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत बड़े वर्ग को जो GST पे करता है उसको राहत मिलेगी, हाई कोर्ट पे केस कम होगा, हमारे जो पूल है, जो एक्सपर्ट के पूल है, जो उसमें भी वृद्धि होगी और उसमें भी अधिक लोग होंगे, और उसमें भी सुविधा मिलेगी। खुले मन से जो निर्मला सीतारमन जी ले आई है बिल, उसका मैं समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ले जनरल डॉक्टर DP was retired. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उपसभापति जी। जैसा कि सर्वविदित है कि टैक्सेस से मुल्क का खर्चा चलता है, और टैक्स सिस्टम जितना सिंपल होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और टैक्स इकट्ठा होगा। मोदी जी का तो ये रिकॉर्ड है कि न वो समस्या को टालते और न उसको पालते। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि सेक्शन 2 बिल हैं इसमें। एक तो है कि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023, सेक्शन 109 and 110 of the CGST Act 2017, earlier amended through Finance Act 2023 to provide for
Constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal. Section 1110 of the GST Act 2017 deals with the qualifications, appointments, and terms and conditions for services of the President and the judicial and technical members of the principal and state branches of the GST Appellate Tribunal. Supreme Court of India had observed that certain provisions of the Section 110 of the Central Goods and Services Tax Act 2017 are not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act 2021. The said provisions are as under. The prescribed maximum age limit under Section 1109 and 11010 of the Central GST Act 2017 for the post of President members is 67 and 65 years, respectively. Whereas under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 years and 67 years, respectively. A provisioning relating to eligibility of the advocate with a standing of 10 years of the bar for appointment as a judicial member akin to the one available in the rules formed under the Tribunal Reform Act 2021 is missing in the Central GST Act 2002. Hence, amendment has been brought to increase the age of members and president. इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय अरुण सिंह जी ने बताया कि लोअर एज लिमिट 50 साल है, उसमें ये भी है कि उनका जजेस ऑफ दी यानी डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस हो फॉर जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स के लिए एक वकील का 10 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि नॉट ओनली वकील, सीए को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। एज फार एज इंक्रीजिंग द एज इज कंसर्न, क्योंकि रिटायरमेंट एज बाहर के मुल्कों में, रशिया में तो रिटायरमेंट एज है ही नहीं। पूल को इंटैक्ट रखने के लिए, टैलेंट को कारगर रखने के लिए वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता रहता है एंड पीपल कीप वर्किंग इन ऑफिसेज आल्सो, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है और नीचे वालों को प्रमोशन भी देनी होती है। तो इस हालात में रिटायर कर दिया जाता है। हम डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के टूर पे गए, स्टडी टूर पे, एंड देयर आई फाउंड दी साइंटिस्ट एंड कंसल्टेंट्स who were very agile, able and learned, और वो कह रहे थे कि हम रिटायर हो रहे हैं जल्दी, तो हमने रिकमेंड किया कि इनको रिटायर मत करो, ये तो नेशनल पूल है। इसी तरह यहाँ भी जैसा कि बताया गया कि इस पूल में भी टैलेंट अवेलेबल रहेगी, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि 50 years लोअर एज certainly prevents the young blood to participate, मगर क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और उनकी स्टैंडिंग भी जरूरी है, तो इसलिए ये जस्टिफाइड है। जैसा कि एज ग्रुप को बढ़ाया जा रहा है, उसमें मैं जरूर रिकमेंड करूंगा फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मोरली अपराइट पीपल कैन टेक करेक्ट डिसीजंस लाइक मोदी जी। जैसा कि हमने देखा कि मोदी जी की इंस्पायरिंग एंड सीजन्ड लीडरशिप में कंट्री इज फोर्जिंग अहेड ऑन ऑल फ्रंट्स। इसलिए इन मेंबरान का भी एक मेडिकल एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली जरूर होना चाहिए ताकि दे कैन टेक करेक्ट एंड जस्ट डिसीजंस। तो ये तो मेरा एज के बारे में था। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेस से सरकार चलती है, मुल्क चलता है, और उसका फेयर कलेक्शन में इट हैज बीन एम्पलीफाइड
कि 1,67,000 करोड़ का मंथली कलेक्शन हुआ है और पूरे साल में तो ये 20 लाख करोड़ चला जाएगा, जिसका यूपीए के टाइम में कंपैरिजन किया जाए तो बहुत भारी जंप है। और दुनिया की भी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की इकोनॉमी को सराहा है। जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेस से मुल्क चलता है। अगर आपकी सरकार की किट्टी में पैसे हैं तो गरीबों को लाभ भी मिलेगा, और गरीबों को लाभ टू दी ट्यून ऑफ कि जैसा बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट तो बढ़ गया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया था कि 20,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मित्र मुल्कों को। साइमल्टेनियसली वन रैंक वन पेंशन is a very big moral booster for the ex-servicemen। यानी कि जितनी मेरी पे थी उससे ज्यादा पेंशन है, तो ये जहां देश में सैनिक का सम्मान है वो देश महफूज होता है, सुरक्षित होता है। इसी तरह से ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन की नौबत आ गई है। पहला तो ऐसा था कि चाहे अनएम्प्लॉयमेंट कहो या डिफिकल्टी इन गेटिंग दी जॉब, के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए माइग्रेट होते थे, खासकर टेक्निकल पीपल या जिसको भी मौका मिलता था इन ए राइट वे, और डोंकेट वीसा से भी बहुत गए। अभी भी उनकी बहुत जरूरत है बाहर के मुल्कों में, यानी कि हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि दे हैव ए बिटर एक्सपीरियंस विद अदर्स, विद चाइनीज, विद देयर नेबर्स। तो इंडियंस आर रिक्वायर्ड इन मास। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पूरा वर्ल्ड चलाएं, खासकर उसको सर्विसेज दें। तो विदेश जाने के लिए तो मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर रिवर्स माइग्रेशन ये प्रूव करता है कि वहां से भी बेहतर फैसिलिटीज हमारे देश में पैदा हो गई हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम असल में जमीन पे उतरा है। वन नेशन वन टैक्स इज ए बिग सिंप्लीफिकेशन। और इसी तरह से आयुष्मान भारत का कार्ड है, सारे देश में चलता है। यूनिफॉर्म अगर मुल्क में सारे कानून हैं तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहती है। हरियाणा इसमें 5 कदम आगे चला गया। जो गरीबी रेखा का कार्ड 1,20,000 सालाना आमदनी का था, हरियाणा ने बढ़ा के 1,80,000 कर दिया है। और इससे दायरे में जंप करके काफी बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान भारत का, उज्ज्वला योजना का, जितने भी लाभकारी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं मोदी जी सरकार की, उनका लाभ बहुत लोगों को मिलेगा। यानी कि अभी तो मैं बीच में ही था मैडम। हाँ। इसी तरह बर्डन ऑफ कोर्ट्स सिंप्लीफिकेशन से, यानी ट्रिब्यूनल बनेगी, ट्रिब्यूनल में अपील का मौका मिलेगा, तो ये 6 करोड़ का जो केसेस का पेंडेंसी है ये कम होगा। हालांकि ट्रिब्यूनल की टैलेंट बढ़ेगी और उनकी नंबर्स भी बढ़ेगा, तो केसेस का जल्दी निपटारा होगा और कोर्ट्स को भी रिलीफ मिलेगा। आधा मिनट में करिएगा। चलो, आपका हुक्म हमने मान लिया। जय हिंद। और भी मेंबर हैं। धन्यवाद। श्री धनंजय भीमराव महादी। धन्यवाद उपसभापति जी। 10 मिनट है आपके पास। जी,
आपने मुझे द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पे बोलने का मौका दिया। उपसभापति जी, ये बिल 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, उसमें सेक्शन 109 और 110, ये जीएसटी एक्ट, उसमें अमेंडमेंट के लिए बिल लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल रिकमेंडेशन से जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन के लिए ये बिल है मैडम। जीएसटी काउंसिल में एक प्रेसिडेंट, एक जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, ऐसा प्रस्ताव है। जो फॉर्मेशन जुडिशियल मेंबर्स का होगा, उसमें जो चयन होगा, जुडिशियल मेंबर के लिए जज या फिर हाईकोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जिनका 10 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है, उनका चयन हो सकता है। इस बिल में एडवोकेट्स को भी चयन करने का प्रोविजन है मैडम, जिसको 10 साल का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का अनुभव है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बिल में प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स की आयु निश्चित की गई है। कम से कम 50 उम्र होना जरूरी है। पहले प्रेसिडेंट की उम्र 67 थी, वो अब 70 कर दी गई है। मेंबर्स की उम्र 65 थी, वो अब 67 इयर्स कर दी गई है। अगर कोई क्लेम्स डिनाय होते थे तो उन्हें सेकेंड चांस नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ये सभी लोग, सारी कंपनियां हाईकोर्ट जाते थे और ये हाईकोर्ट के जो केसेस की संख्या है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास हाईकोर्ट में है। मेरे ख्याल से जब ये ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन होगा तो ये हाईकोर्ट का बर्डन कम होगा और इन लोगों को न्याय मिलने में सुविधा होगी। ये जीएसटी कानून, उपसभापति जी, आधुनिक भारत निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। विकसित भारत संकल्प का जो सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, वो पूरा करने में ये जीएसटी कानून बहुत बड़ा सहयोग देगा। उपसभापति जी, 2017 में जब ये जीएसटी कानून लाया गया, तब केंद्र के 17 और राज्यों के 13 अलग अलग कानून थे, उसको खारिज करके ये जीएसटी कानून लाया गया। तब कुछ राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने चिंता जताई कि केंद्र हमारा शेयर अगर समय पे नहीं देगा तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। उनकी और एक चिंता थी कि उनका जो स्थानीय कर है, आबकारी कर है, वो उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी को, जिन्होंने सभी राज्यों से बात करके उनको कन्विंस करके ये कानून लाया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सुरक्षित करने का आश्वासन तब दिया था और इसी के चलते 5 साल तक अगर उनके टैक्सेशन में, कलेक्शन में कमी हुई तो उसे पूरा करने की हामी भी केंद्र सरकार ने दी थी। वो चलता रहा और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कोविड के महामारी के राज्यों के वक्त जो राजस्व कलेक्शन कम हुआ, टैक्स में गिरावट आई, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा किया था। महाराष्ट्र राज्य में भी हमने देखा सर, कई सारी बड़ी कंपनियां जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, एक एक कंपनी के 600, 800, 1000 वेंडर्स रहते थे। इनपुट क्रेडिट की वजह से ये सारे अंडर वन अम्ब्रेला आ गए और सबने रजिस्ट्रेशन किया और इसकी वजह से आज देश में ये जीएसटी कानून की वजह से देश का राजस्व बढ़ा है। पिछले महीने का अगर आंकड़ा देखें तो सभापति जी 1,67,000 करोड़ पिछले महीने का हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। साल का लगभग 20 लाख करोड़ कलेक्शन होने का अनुमान है। इसी की वजह से केंद्र सभी राज्यों को लगातार अपना हिस्सा देता रहा है और इसी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है सर। ब्रिजेस हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, रेलवेज
रेलवे स्टेशन जो कई सालों से पुराने थे, मरम्मत की जरूरत थी। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक ही दिन में 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण का शुभारंभ एक दिन में किया था। एयरपोर्ट्स, 70 साल में हमारे देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, आज सभापति जी देश में 149 एयरपोर्ट्स कार्यान्वित हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। आधार कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड के नाम से हर एक परिवार को 5 लाख रुपए देकर आरोग्य की दृष्टि से उनको सुरक्षित किया गया है। पीएम स्वनिधि से छोटे व्यापारियों को लाभ हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से रेशन देने का काम हो रहा है। वंदे भारत जैसी रेल जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, पूरे देश को इंटरकनेक्ट करने में ये काम भी हो रहा है। कई सारे शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। ये सभी पैसा लोक कल्याणकारी काम में खर्च करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसकी वजह से उद्योग कर्मियों का और कंपनियों का इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, जिसकी वजह से देश प्रगति कर रहा है। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। देश में सर स्टार्टअप्स की संख्या आप देखें तो जो 2014 से पहले 350 स्टार्टअप्स कंपनियां थी, आज देश में 90,000 स्टार्टअप कंपनियां हो चुकी हैं, जो जॉब्स भी क्रिएट कर रही है। लगातार ये सवाल पूछा जाता है कि बेरोजगारी पे पूछा जाता है, तो ये एक अच्छा समाधान उसके लिए हो रहा है। हमारे देश में 2014 से पहले 2 कंपनियां थी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। सर आज 200 से ज्यादा कंपनियां देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एमएसएमई सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। एमएसएमई सेक्टर में आज 13.4% की ग्रोथ हम देख रहे हैं। डीमैट अकाउंट की बात हुई सर, 2014 से पहले देश में सिर्फ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, आज 11.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स देश में है सर। इंटरनेट आज हमारे देश में करीबन 88 करोड़ लोग इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरह लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है सर। सभी एयरपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, सभी होटल्स अच्छे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, आप एयरपोर्ट्स में आप फ्लाइट की बुकिंग्स देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इस वजह से आ रहा है सर। और ये सब करते वक्त, ये सब ऑनलाइन करने की वजह से बहुत बड़ा फायदा देश का हो रहा है। ऑनलाइन प्रणाली की वजह से अभी ये फेसलेस कर दिया गया है, किसी को गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। इससे करप्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है सर। मेरी बस एक मांग है आदरणीय वित्त मंत्री जी से कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी है सर। केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जो राज्य है, उन्होंने इसे लागू करने से मना किया है। हमारे महाराष्ट्र में भी सर 2 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, तो वहां पे मना किया गया था। जब 2 साल पहले केंद्र ने डीजल पेट्रोल के रेट कम किए थे, तब महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी। जून 2022 में जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आई, तब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने तुरंत इसको लागू किया और पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे सर। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 2014 में 10वें स्थान पर था, वो आज 5वें स्थान पर आ चुका है सर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे करके हम तीसरे स्थान पर आएंगे। मैं समझता हूं सर, ये बिल विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, वो विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए ये बिल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017
के संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, इस विधेयक में प्रस्ताव है कि जो ट्रिब्यूनल है सीजीएसटी का, उसमें जो नियुक्तियां होती है धारा 109 और 110 के अंतर्गत, उसमें जो पहले संशोधन हुआ था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने इंगित किया कि जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के अन्य नियम हैं उसके अनुसार ये नहीं है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। जो अन्य ट्रिब्यूनल है, चाहे वो वेट के ट्रिब्यूनल है, एक्साइज के ट्रिब्यूनल है या अन्य जो भी ट्रिब्यूनल हैं, उन सब में जो नियुक्ति का प्रावधान था, जो जज की नियुक्ति होती थी उनकी आयु 70 वर्ष थी और जो अन्य उसके सदस्य होते थे उनकी 67 वर्ष थी। जबकि इसमें जो संशोधन हुआ था उसमें आयु जज की 67 वर्ष और जो अन्य सदस्य हैं, टेक्निकल है, जुडिशियल है, उसकी आयु 65 वर्ष थी, न्यूनतम 50 वर्ष थी। तो इसमें यह संशोधन आवश्यक था और ट्रिब्यूनल्स के समान लाने के लिए कि जो भी उसमें नियुक्ति हो तो जज की आयु इसके तहत 70 वर्ष 67 के बजाय और अन्य सदस्यों की आयु 65 से 67 वर्ष की जाए। इसके साथ साथ सेंट्रल का जो ट्रिब्यूनल है उसको भी गठन करना आवश्यक था और स्टेट में भी सब में ट्रिब्यूनल रहेगा जिनको नोटिफाइड किया जाएगा। अगर ये सेंट्रल का ट्रिब्यूनल गठित नहीं होता है तो इससे न्यायालयों में सीधे लोग स्टेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट से जब एग्री नहीं होते तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उससे वहां पर मामलों का बर्डन बढ़ रहा था। ये बनने से सेकंड अपील सेंट्रल वाले ट्रिब्यूनल में करने को करदाताओं को मिलेगी और कोर्ट का भी इससे बर्डन घटेगा। इसके माध्यम से जहां जो एक विसंगति थी वो तो दूर होगी ही, लेकिन माननीय सभापति जी, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कौटिल्य का सिद्धांत था कि जो कर देने वाले हैं उनसे कर इस प्रकार लिया जाए कि उनको कष्ट ना हो, वो भी दुखी ना हो, और जो कर लिया जाए उसका उपयोग गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए किया जाए। पहले भी जीएसटी लागू करने के बड़े प्रयास हुए, किंतु उन सरकारों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो प्रयास सफल नहीं हुए। क्योंकि जब हम आजाद हुए, जो काम 10 वर्ष के अंदर हो जाने चाहिए थे, उन पुराने कानूनों को बदलने के, वो 75 साल तक नहीं हुए। माननीय मोदी जी के आने के बाद सब प्रकार के कर सुधार भी लागू हुए, जिसमें से जीएसटी भी एक प्रमुख कर सुधार था। सबका मोदी जी के ऊपर विश्वास था, क्योंकि पहले की सरकारों की जो स्थिति, प्रधानमंत्री जी कहते थे 100 रुपए भेजता हूं तो
15 रुपए खर्च होते हैं। तो करदाता सोचता था कि कर क्यों दिया जाए, जिस कर में से विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए खर्च ही 15 रुपए होने हैं और 85 रुपए की बंदर बांट होनी है, तो कर क्यों दिया जाए। व्यापारी भी जो सब प्रकार का कर भी देता था, सब प्रकार के सामुदायिक कार्यों में सहयोग करता था, चाहे कहीं मंदिर बनाना हो, धर्मशाला बनानी हो, हॉस्पिटल बनाना हो, कोई जागरण हो, कोई कीर्तन हो, बिना उसके सहयोग के होता नहीं था। लेकिन फिर भी उसको चोर साबित किया जाता था, उसका अपमान किया जाता था। उससे लेते सब थे, जो लेने वाले थे उनके चुनाव भी उससे बिना लिए नहीं होते थे, लेकिन उसको चोर कहते थे। मोदी जी की सरकार आई तो उसको जिम्मेदार नागरिक के रूप में, इज्जतदार नागरिक के रूप में, देश का विकास में सहयोग देने वाले के रूप में स्थापित करने का काम हुआ। मैं जब छोटा था तो पढ़ता था, जब मैं जा रहा था बाजार में गया तो एक जानने वालों की दुकान पर बैठा, आरती थे, वो कहने लगे आओ बेटा। मैं बैठा, मैंने कहा क्या बात है, पसीने क्यों आ रहे हैं। कहने लगे सेल टैक्स अफसर आने वाला है। ये स्थिति थी। वो कहते थे अपने लिए कम कमाते हैं, उनके लिए ज्यादा कमाते हैं। चोरी करना वही बताते थे क्योंकि बिना उनकी रिश्वत के केस डिसाइड नहीं होता था। अभी घनश्याम तिवारी जी ने कहा वो केवल जयपुर में नहीं, हर शहर में सेल टैक्स कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी है। इसके लिए उनको करना पड़ता, इसलिए किसी का विश्वास नहीं था। जो विपक्ष के साथी, विपक्ष के लोग विरोध करते हैं, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब मोदी जी की सरकार आई और यह प्रयास हुआ कि वन टैक्स वन नेशन किया जाए और जीएसटी के माध्यम से 17 टैक्स और 13 सेस एक करके एक किया जाए, तो सरकारें बहुत सारी विपक्ष की थी। आखिर नेता और नीयत ठीक थी, नीति ठीक थी, इसलिए सबको विश्वास में लेकर के ये किया। क्योंकि जो विपरीत सरकारें थी वो भी अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए विरोध करती थी, पर मन में उनके भी कहीं ना कहीं ये था कि ये मोदी जी की सरकार है, ठीक दिशा में चल रही है, इसलिए इसमें सहयोग करना चाहिए। सबने जीएसटी काउंसिल में सहयोग किया और आदरणीय सुशील मोदी जी बता रहे थे, वो अनेक वर्ष तक उसके चेयरमैन रहे। उस काउंसिल में एक भी फैसला, केवल एक फैसले को छोड़कर ऐसा नहीं हुआ जिसमें सर्वानुमति ना हुई हो। उस सर्वानुमति से फैसले हुए। हर महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें जो तय हुआ, कभी रेट घटे कभी रेट बढ़े, लेकिन उसी आधार पर सरलीकरण होते हुए आज व्यापारी खुश है। मैं एक व्यापारी से मिला, मैंने पूछा जीएसटी के बाद क्या परिवर्तन आया। कहने लगे एक परिवर्तन आया, पहले मैं टैक्स 5,000 रुपए देता था लेकिन परेशान भी रहता था, आज मैं टैक्स 1 लाख रुपए देता हूं जीएसटी के बाद, पर मैं सुकून के साथ सोता हूं, कोई मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगता। यह जीएसटी का परिवर्तन है। सारे इकोनॉमिक सुधारों के साथ जिस समय जीएसटी लागू हुआ 92,000 करोड़ का कलेक्शन था, आज 1,67,000 करोड़ का कलेक्शन है। और मुझे जहां तक ध्यान है, एक महीने में तो शायद वो मार्च या अप्रैल का महीना था, 1,82,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। यह 2 लाख करोड़ की ओर आगे बढ़ रहा है, लगभग दुगुना कलेक्शन हो रहा है। लेकिन उस कलेक्शन से क्या फायदा हो रहा है? देश का बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, दूरियां घट रही हैं। माननीय सभापति जी, मैं पहले देहरादून से दिल्ली आता था तो 7 घंटे लगते थे, पेट्रोल डीजल भी ज्यादा लगता था, शरीर भी थक जाता था। लेकिन मैं अब आता हूं तो 4 घंटे में, और अभी 1 साल बाद आऊंगा तो 2.5 घंटे देहरादून से दिल्ली आने में लगेगी। यह मोदी सरकार का कमाल है। केवल बुनियादी ढांचा नहीं, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है, पूरे विश्व में आज विश्व का व्यापारी, विश्व का उद्योगपति
बंद करना बंद करना सर टेक्निकल फॉल्ट आ रहा, अपलोड नहीं हो रहा है, रिमेन ऑन सीट कर रहा है। मुझे बताया गया था कि 20 मिनट बोलना है। माननीय सभापति जी, मैं 1-2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं कि जिस प्रकार से सारे विश्व का उद्योगपति व्यापारी भारत में आना चाहता है, मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इन्वेस्टर मीट के लिए विदेश होकर के आए, बड़ा अच्छा उनको रेस्पॉन्स मिला है। आज सब तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में प्रतिदिन 2 डिग्री कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है, हर हफ्ते वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई है, 5 लाख रुपए तक का गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक मिलेगा। इस प्रकार गरीब कल्याण के काम, एमएसएमई को बढ़ावा देने के काम, सब क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए पुरजोर समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि हमने देखा है जब आपने एक्साइज, केंद्र की सरकार ने एक्साइज 10-10, 15-15 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल पर घटाई, तो विपक्ष की सरकारों ने नहीं घटाई, महंगाई का शोर तो खूब बचाया। हिमाचल में तो यहां तक हुआ कि चुनाव में वादा करके आए कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, पर सरकार में आते ही तीसरे दिन 3 रुपए लीटर दाम बढ़ा दिए। इसलिए डीजल पेट्रोल भी इसमें आ जाएगा, तो इस प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब चलेगा और देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में ब्रीफली। सभापति महोदय, मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। जो अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया है, उसी का यह बिल एक अंग है और वो व्यापक सुधार में लेबर लॉज, लैंड लॉज से जुड़ा हुआ और टैक्स में जो सुधार हुआ जीएसटी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में इनफॉर्मल सेक्टर की बड़ी भूमिका थी, पूरी दुनिया में इनफॉर्मल सेक्टर की भूमिका होती है। ये अनौपचारिक सेक्टर वह होता है जिस पर जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा तो होता है, लेकिन जिस पर टैक्स नहीं लगता है, सरकार किसी भी एजेंसी से उसको मॉनिटर नहीं कर पाती है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उसकी हिस्सेदारी नहीं होती। सबसे बड़ा एडवांटेज जो जीएसटी का मोदी जी ने किया है, वह एडवांटेज यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी है। अभी जो जून 2023 तक जो जीएसटी एसएससी की संख्या 2017 में 44,35,000 थी, वह बढ़कर 1,40,00,000 हो गई। यह 218% की वृद्धि हुई है। ठीक उसी प्रकार से जो रजिस्टर्ड कंपनीज की संख्या, एक्टिव कंपनीज की संख्या 18% बढ़ी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस जीएसटी के द्वारा जो हम एक पंक्ति में कह सकते हैं, इंडियाज रिवर्स ब्रेक्सिट मोमेंट था। गुड, थैंक यू। श्रीमती निर्मला सीतारमन to reply the discussion. Sir, thank you very much. And I thank all the members, more than 20, who have spoken on this bill. It was a fairly simple, small amendment, but a very significant one at that, because the ministry was rightly alerted and also advised by the Supreme Court of India's registrar on the suggestion of the Chief Justice of India that the amendments that we have brought earlier will have to be in alignment with and be in line in similar fashion with the amendments done to the tribunals, other tribunals. So, since it was a very valid suggestion,
and it was only right that it was pointed out by the Supreme Court. So we quickly thought it is important for us to respond and respond in time. And therefore, we've come up with these amendments, essentially just two of them, where the age limits had to be for appointment, both for judicial and technical members, had to be aligned with the rest of the tribunals, where 67 and 70, respectively, for the member and the chairperson, had to be addressed. So we readily brought that in. The second amendment also, which was desired, so that we are in consonance and in alignment with the rest of the tribunals, was where advocates with 10 years standing in the courts will also be eligible to be appointed, which was only a fair suggestion and right suggestion. So we agreed that this should come through. But in the course of talking in support of this bill, many honorable members have raised, I would think, absolutely important issues about the GST. And I would like to just respond to some of them, because it is important for the members to know that the issues that they've raised are definitely of such nature that it needs to be clarified or replied to. I won't protract the replies with too much of a response, detailed response, but pointedly, Member Amar Patnaik had certainly raised the issue of an authority for advanced authorization. It is provided for in the law, the central GST law, and section 101A does speak about it. But it is also equally true that it has not yet been set up, and the importance of setting up is what the member has highlighted. GST is still evolving. We have overcome many of those difficulties by gradually fulfilling those which have been identified even at the drafting stage of the law. Advanced authority ruling is also something which the trades would love to have it. But I just want to say that we recognize the concern of the member. Member Amar Patnaik also was very clear that the vacancies in the tribunals, referring to the former Chief Justice of the Supreme Court, saying at that time the concern expressed by the Chief Justice then seems to be true and relevant even today, saying that the numbers are. I would like to respond by saying the concern expressed by the Honorable Chief Justice, former Chief Justice, was well worth mentioning, and we took into cognizance and acted on it, tried filling up the post vacant. Filling vacant posts is a dynamic thing. People come in, people retire, we immediately find alternative lists and then fill it up. But the numbers have today come down, and there are still a lot of shortlisted numbers and names with which we are moving ahead. So sooner we will be filling up as many vacant positions. But even as I say this, and since Sri Amar Patnaik is somebody who's been in the administration, has done a lot of these kind of, looking at public accounts and so on, it is not easy to find people, especially technical people and also retired judicial officers. There are only a certain number. Even if you fill all of them in, you still have vacancies lying there. So it is a real-time, hands-on problem that I am facing, and I would certainly like to bring that to the notice of the honorable member. We also had a former finance minister of Bihar, Sri Sushil Modi ji, talking, highlighted many of the issues, and whilst agreeing with the amendments that we have brought in this time, raised issues and also suggested that the risk profiles can be asserted before, giving input credits, and also making sure that we can restrict the claims. These are specific points. I'd like to assure the member that these are specific points on the GST Council has had elaborate discussions. Risk profiling before input tax credit is given are all issues on which the discussions have happened in the GST Council.
Some steps have been taken to address them, and these are not as if it is addressed once and never again this topic comes up for discussion again. Some topics keep coming as we go along to realize if this can be a better opportune time to do if we didn't do it earlier. So risk profiling before giving input tax credit or restricting claims are issues on which the GST Council has been talking. Sir, there was also this reference made by Honorable Member Sushil Modi that if 60 lakh is the threshold for these small firms to get registered, beyond which they have to get registered, and if they are 60 and below, they can be kept outside. Or is it 40 now, or is it 20 now? Has been a question which he did raise, and conceded that at the current moment it is 40 lakhs, and suggested that even at the time of drafting this legislation, there was this question whether 60 can be given and can it be therefore given now, was his suggestion. I do hear him. Equally, I was very pleasantly surprised when one of the other members speaking said that it is a desire to, because once you come into this GST enrollment, small or big companies all benefit because of the input tax credit. And the attempt should be, and ideally should be, for more and more small firms also to come on board, because they then become also people who can vend or sell things to larger companies and therefore get the benefit of input tax credit. So whilst increasing the cap from 40 to 60 may be a good suggestion, I leave it to the council to decide, but it is also equally that more small firms ideally should also come on board. So the other question about the other suggestions that Honorable Member Sushil Modi spoke about was ease of doing business for small companies. I want to say that from registration to return filing and payments, all steps are now completely online. There is no need for anyone who wants to come and set up a unit and then register for GST to run after the offices. In fact, I had the happy occasion of visiting Gujarat and going over to the constituency of the finance minister of Gujarat, where he has set up GST Seva Kendra, which is an idea which many states are adopting, where in one entry, meaning one visit to the GST Seva Kendra, you can register all in a matter of 5 minutes. There are people sitting there looking at your documents, also cross-verifying there and then. Register within 15 days. But if there is more to be asked, they shall do it, and only then will they go and visit these firms which want to get registration. So this example I'm taking of this Gujarat e-Seva, GST Seva Kendra, is because such measures are being taken by the GST Council and the ministers who are in it to make sure that ease of doing business, particularly for the small firms, is brought in. Also, the GSTR 3B returns are now auto-populated. So it doesn't matter if you have all the data or not. All that you have to see is if those entries which have come in as a part of the auto-populated information, whether you agree or you don't. And if you don't, you can always say you don't. So these kind of measures are already being taken up. And I think because of that, the ease of doing business is genuinely an issue which the council is servicing. So I had another member talk about improvement in the GST system. Bida Mastan Rao, if he's here, member, he is here, I can see him. So he said improvement in the GST system is important. The grievances will have to be addressed. And on that, he also wanted us to do a lot of steps to go ahead taking. But I want to bring some facts before the honorable member. The number of grievance tickets which were raised earlier in return filing, that is, has fallen to 4 per 10,000 returns which are getting filed. So 10,000 returns, it used to be 67 tickets before, that is in 2017, for every 10,000. Today it's only 4. Then there has also been consistent growth in the monthly return filing, which has reached now 90% by the end of this month,
and as against the 71%, which was the case 3 years ago. In the current financial year, the revenue has grown to average 1.66 lakh crores per month, and with a growth of about 11.9% over the GST collection of 1.49 lakh crore per month in the financial year 2022-23. So the growth is steady, the growth is consistent. It has reached a sort of number where you can say safely that below that will not be the collection, it can only be above it. In GST now, sir, pre-filled returns are provided to taxpayers. Just a minute ago, I spoke about it. Also, the input tax credit statement is provided to ensure error-free returns. So earlier, there used to be this worry that if I do one error, I'm unable to correct it. I can't get the same form back, or if I get it also, I'm not sure if I'm doing the right correction. So now we are providing the statement, ITC statement, so that error-free entries can happen. So nil returns can be filled by sending just an SMS. So you don't have to every time only keep filling the the form online. You can send an SMS, and that will also say nil returns. I don't have any returns to file. Even that is taken on board. And for mismatches in the return, and self-assessment and correction facility has been provided for the taxpayer. So these are all steps which are taking the system to be better, and I'm sure more such steps will happen. So then Dr. Anil Bonde spoke about needing more GST appellate tribunal benches. He says we need more in Pune, Mumbai, Aurangabad, and Nagpur. I wish to say, sir, the decision on the number of benches in any state is as requested by the state itself. We don't decide how many benches have to be given to A state as opposed to B state. So when the state itself says, give me only 3, for instance, in Maharashtra, they've asked for 3 and we've given 3. So if the member wants more, or the honorable member feels Maharashtra needs more, he's very welcome to talk to the state government and see if the state government wants to have more. And also, even the locations of where these benches will have to be situated is very much as per the state's own recommendations. Sir, there are other members who spoke about various other issues which are not so pertaining to the GST itself. But even though they refer to issues which are beyond the GST, there's one thing which I want to respond to Sri Tambidurai, who spoke because there is a severe extreme weather situation having created rain and floods in the southern districts of Tamil Nadu, as a result of which just yesterday or the one day before, there have been representation. But coincidentally, representations also had come to me because 10 days ago, 10 or 15 days ago, there was a serious flood in Chennai city. And the industrial estate in Ambattur was completely affected. So they wanted us, because every 20th people will have to file some returns. This 20th they thought, which is today, they thought they will not be in a position to file. And because that request had come in already because of Chennai, and now because of the 4 states in southern Tamil Nadu, we have extended the deadline. That is, that which has to be done on 20th can now be done till 27th. 1 whole week we have extended the date. So I wanted to respond to that. That is a relief, because November GSTR 3B filing time is what I'm referring to. So that has been now postponed. Sir, but the issue which, for instance, member Tambidurai referred to, since it pertains to the flood situation, and I want to just take this opportunity, the members will kindly pardon me for talking about non-GST, non-bill related issue, but just 1 or 2, because this might be some kind of a
message also for those people who are in a desperate situation because they are cut off completely. Women and children are being airlifted with helicopters. So I take the few minutes for it. So on 18th December, a total of 10 rescue teams of the NDRF were mobilized for southern Tamil Nadu in consultation with the state authorities. 8 teams are deployed just in Thoothukudi district, 2 teams in Tirunelveli district, 1 team in the RRC Chennai even now. 2 teams are reserved at battalion headquarters, and total of 13 teams are available in Tamil Nadu. Sir, 8 helicopters were provided. Additional helicopters are also being sent. Then 1 ship with ICG, with rescue and relief material are all waiting there and also supplying materials for those affected districts. 19 rescue teams are in those 4 districts. Army has 2